ये तमिलनाडु हिस्ट्री जो बुक आती है ना, सबसे फेमस बुक है, सबसे ज्यादा एंशियंट मेडाइवल के लिए रिकमेंडेड बुक है बाय द टॉपर्स। उसको सोर्स करके ये नोट्स बनाया हुआ है। और नोट्स बनाने वाले कोई और नहीं, ही इज द लेजेंडरी अभिषेक सर, जिन्होंने लगातार 2 बार यूपीएससी निकाला था, और ही इज नाउ अ सर्विंग आईपीएस ऑफिसर, है ना। तो उनके ये नोट्स है, काफी सक्सेंट नोट्स मुझे लगते हैं, और मैं इस नोट्स को लगभग 1 साल से पढ़ रहा हूँ। दीज आर द बेस्ट नोट्स इन द मार्केट। कोई भी आप कोचिंग का नोट्स देख लो, उससे 1000 गुना अच्छा रहता है किसी भी टॉपर का नोट्स पढ़ना। क्योंकि इससे ना टॉपर के नोट्स वगैरह से एक साइकोलॉजिकल वो आ जाता है कि यार उसने पढ़ के निकाला तो इसको मैं भी पढ़ के निकाल सकता हूँ, ऐसा करके कुछ। तो लेट अस स्टार्ट द तमिलनाडु बुक। जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। 38 पेजेड नोट्स हैं, देखते हैं कितना ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें। अगर आप तमिलनाडु उठा के देखोगे तो सबसे पहला चैप्टर है ये वाला, इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन हिस्ट्री। इंडो गंगेटिक प्लेन, देखो इंडिया में ऐसे गंगा नदी ऐसे बहती है, तो ये जो गंगेटिक प्लेन है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट था हिस्ट्री पे। जैसे पाटलिपुत्रा शहर जो सबसे पहले मगध एम्पायर था, इट वाज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन विद द गंगे। सोन नदी यहाँ से आती है, गंगा नदी यहीं पे पटना शहर बसा है। जितने भी बैटल्स हुए, जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, ये सब दिल्ली के आसपास लड़े गए, क्योंकि ये गंगा यमुना वहीं पे बहती है। और मतलब वो एक तरह से प्लेन है, गंगेटिक प्लेन है। प्लेन हैज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स, क्योंकि प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, वेल्थ सही जनरेट होता है। इंपॉर्टेंट पावर फॉट फॉर द पोजेशंस ऑफ दीज प्लेन्स एंड वैलीज। इन एंशियंट टाइम्स इट वाज डिफिकल्ट टू मेक रोड्स, सो मेन एंड मटेरियल को कैसे हम लोग मूव करते थे, बाय द बोट। तो इसीलिए रिवर्स एज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ टिल द डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से तो फिर जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ तो जहाज वगैरह आने चालू हो गए, उड़ने वाले जहाज। तो मेन और रोड्स में ऑटोमोबाइल आना चालू हो गया। तो उसके पहले नदी और नाव ही सबसे इंपॉर्टेंट सहारा हुआ करती थी, चाहे समुंदर से आओ या फिर आप नदियों से आओ। इंडो आर्यन, इंडो ग्रीक, पार्थियन, सका, कुशाना, हुनाज, ये सब इंडिया में कैसे आए? खाइबर, बोलन, खुर्रम और गोमल पासेस से आए। ये पासेस कहाँ पे हैं? हिंदू कुश, सुलेमान और किर्थर रेंज में है। ये सारा यहाँ की बात हो रही है। मतलब कैसे हमारा ज्योग्राफिकल जो फैक्टर है वो हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे इधर हिंदू कुश रेंज है, यहाँ पे पामीर नॉट है, यहाँ पे ये वाला जो है हिंदू कुश रेंज है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास। यहाँ पे है खाइबर पास, जिसके थ्रू मुगल्स आए, जितने भी इंडो ग्रीक्स आए, कनिष्क आए, कुषाण वगैरह जो होता है सब, शक, कुषाण, हून, ये सब सब जो बाहर से आए, वो इसी रेंज से, खाइबर पास, बोलन पास, खुर्रम पास वगैरह से ही आए थे। और आपको पता ही है कि पानीपत की लड़ाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पानीपत में बार बार इंपायर शेकिंग बैटल्स हुआ, यूपीएससी ने पूछा है। क्योंकि ये पास वगैरह से आ सकते थे, रास्ता आसान था, और ये दिल्ली के नजदीक भी पड़ता था। चलो अगला है सदर्न पेनिनसुला क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इट्स अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। डेक्कन प्लेटू इज अ ब्रिज। यहाँ पे आप ऐसे देखो, ये हो गया पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू, है ना। यहीं पे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी शिफ्ट करवाई थी, देवगिरी, दौलताबाद, है ना। तो ये सब आगे चल के हम देखेंगे। डेंस फॉरेस्ट है, देखो यहाँ पे विंध्य पर्वत है, और यहाँ पे क्या है? सतपुड़ा रेंजेस। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, और सतपुड़ा के नीचे साउथ में जो है वो तापी बहती है। तो आपको ये देखना है कि विंध्य माउंटेन्स मेक दिस रीजन आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्थ। मतलब ये पूरा का पूरा नॉर्थ से अलग आइसोलेटेड एरिया है। इसीलिए आप देखोगे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एम्पायर चेंजिंग वगैरह हो रहा है, लेकिन साउथ जो है वो एक तरह से अछूता है। सदर्न पेनिनसुला का जो लैंग्वेज कल्चर भी है वो भी इंटैक्ट है, बहुत दिन तक इंटैक्ट रहा था, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। पाल घाट दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये सब मैं आपको बताता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है इंडो रोमन ट्रेड के लिए एंशियंट टाइम में। पाल घाट पास कहाँ है? ये है आपका साउथ इंडिया के जितने भी पासेस है वो। तो ये देखो पाल घाट जो है वो एकदम साउथ में पड़ता है ना। यही केरला और इसको, ये जो गैप है पलक्कड़ गैप, ये जो पूरा वेस्टर्न घाट से नीचे के पर्वत रेंजेस, अनामलाई हिल्स, कार्डामोम हिल्स, उसको अलग करता है ना। नीलगिरी से अनामलाई को कौन अलग करता है? पलक्कड़ गैप या पाल घाट गैप जिसको बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। ऊपर है थाल घाट, उसके नीचे है भोर घाट। तो ये सारे देखो, यहाँ विंद रेंज, सतपुरा रेंज, कैमूर, कलुमार पीक हो गया, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। फिर इधर ईस्ट में अरमाकोंडा। तो ये सारा आपको एक बार याद रखना है कि इधर ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है। कार्डमम हिल है, दोदा बेत्ता बहुत ऊंची चोटी है, अनाई मुडी सबसे ऊंची है, साउथ की चोटी 2695 मीटर, है ना। ये अनामलाई हिल्स का पार्ट है। फिर पलानी हिल्स यहाँ पे है। ये सब आपको एक बार इमेज रहेगा दिमाग में तो हिस्ट्री भी सही से समझ में आएगा। साउथ के अगर अलग अलग एम्पायर की बात करो तो कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच में, है ना। कृष्णा तुंगभद्रा नदी कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है ना। तो कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में सातवाहनों ने वो किया अपना। तुंगभद्रा जो है, देखो ऊपर से नीचे अगर नदी जाओ तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे आती है, जी के सी। तो कृष्णा और तुंगभद्रा यहाँ से, इसके बीच में यहाँ पे सातवाहन ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और उसके नीचे वाले एरिया में अभी का जो है वो वहां पे राज किया। हालांकि सातवाहन बीच में पटना भी आ गए थे, है ना, शुंग और कन्वों के बाद। ये सब हम देखेंगे। कावेरी नदी इज द सीट ऑफ चोल का। चोल की पावर कहाँ पे थी? मेन कावेरी नदी से उनका होता था। यहाँ पे कावेरी नदी है, तो चोला ने अपना पूरा साम्राज्य इसी के आसपास डेवलप किया। अब देखो प्री हिस्टोरिक इंडिया और हड़प्पन कल्चर के बारे में। पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज चालू होता है 10,000 बीसी से। इस समय ऐसे ही भटकते रहते थे लोग, रेयरली। हम लोग कभी भी एक जगह नहीं रहते थे। जैसे आप इंपॉर्टेंट ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक साइज देखो तो पोतवार पैलियोलिथिक याद रखना है, पी से पोतवार, पी से पैलियोलिथिक। सोन वैली हो गया, शिवालिक हिल्स, भीमबेटका। भीमबेटका तीनों में आएगा, देखो यहाँ पे भीमबेटका पैलियो मेसोलिथो,
नियो, तीनों में आएगा, है ना। कुरनूल, अतिरम पक्कम जो अति पिछड़ा मतलब अति पुराना, सबसे पुराना मतलब पैलियोलिथिक आ गया, ऐसे आप याद रख सकते हो। आदमगढ़, आदम था उस समय, आदिम आदमी आदम था, आदम मतलब क्या होता है, एडम मतलब बहुत पुराना, तो पैलियोलिथिक है। पूछ देगा कि ये एक पैलियोलिथिक साइट है कि मेसोलिथिक साइट है कि नियोलिथिक साइट है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बना रहा हूँ कि सोवन पोतवार, है ना, सोन नदी में आप पतवार से नाव चलाते हो, है ना। शिवालिक, शिवा कितना पुराना है, शिव जी कितने पुराने हैं, ओल्ड स्टोन, तो शिवालिक बहुत टाइम से बैठे हैं। आदमगढ़, कुरनूल जो है ये भी पैलियोलिथिक है। उसके बाद आता है मीसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, ये लंगनाज, लंगनाज गुजरात में है। और ऐसे आप याद रखो कि जो लंग, जो गुरुद्वारे में लंगर वगैरह चलता है उसको मिडिल क्लास के लोग करते हैं, है ना, मिडिल क्लास के लोग उसमें ज्यादा वो करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो लंगनाज मिडिल स्टोन से रिलेटेड है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, आदम पुराना वाला तो था ही, मिडिल वाला भी आ जाएगा, मेसोलिथिक। एंड थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए हम लोग सेटल होना चालू कर दिए, फिशिंग बो एरो का यूज होता था, प्राइमेटिव कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। मतलब शुरू शुरू में धीरे धीरे हल्का खेती भी चालू हो गया, और तीर धनुष, यहाँ पे तो हम लोग पत्थर का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग तीर धनुष अब थोड़ा थोड़ा बनाने लगे थे, ये आप ध्यान देना है आपको, है ना। एंड फिशिंग वगैरह भी थोड़ा करने लगे थे, ये देखो मछली हम लोग खाने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल जानवर खाते थे, लेकिन यहाँ पे पानी वाले जानवर भी खाने लगे। उसके बाद है नियोलिथिक, इसको जीवी चिल्ड्रे ने एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा तो ही हैज कॉल्ड इट अ रिवोल्यूशन। नियोलिथिक एक ऐसा रिवोल्यूशन हुआ कि अभी का जो इंसान है उसके हम मतलब उसकी तुलना कर सकते हैं। एग्रीकल्चर चालू हो गया, है ना, घड़ा बनाना चालू हो गया, प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब एग्रीकल्चर मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, और जानवरों को पालतू बनाना यहीं से चालू हुआ बेसिकली, है ना। हालांकि पहला पहला जो जानवर था कुत्ता हमने पाला था, यहीं पे मेसोलिथिक में पाला था, लेकिन जो मेन मास स्केल पे हुआ यहीं पे हुआ। विलेज कम्युनिटी का इमरजेंस हो गया, बहुत सारे पॉलिश टूल्स आने लगे, मतलब थोड़ा डिजाइन वगैरह बनने लगा, घर वर बना के लोग रहने लगे, और बड़े बड़े बॉक्स कॉफिन के तौर पे बनाए जाने लगे, कॉफिन जैसे ब्यूरियल वगैरह को वो करने के लिए, ये सब सोर्सेस मिले हैं। कॉटन एंड वूल के कपड़े दिखने लगे। उसके बाद न्यूलिथिक के बाद और उसके साथ ही आया है चैल्कोलिथिक, मतलब यहाँ तक तो सिर्फ लिथिक था, सिर्फ पत्थर का यूज हम लोग कर रहे थे जैसे तैसे, है ना। बट यहाँ से हम लोग पहला मेटल अपना यूज करना चालू करते हैं, विच इज कॉपर। कॉपर स्टोन पीरियड जिसको बोलते हैं, चैल्कोलिथिक कॉपर और स्टोन को मिला के हम लोग करते थे। मेटल ओर को, कॉपर के ओर को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर रहे थे चैल्कोलिथिक में। एंड हड़प्पन कल्चर इज ऑल्सो अ चैल्कोलिथिक कल्चर, क्योंकि यहाँ पे कॉपर कल्चर था। हड़प्पा के लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था, ये चीज आपको याद रखना है, मैं आगे बताऊंगा अभी। आयरन एज कब से चालू हुआ, वैदिक एज से चालू हुआ। आयरन इज फ्रिक्वेंटली रेफर टू इन द वेदास, लॉ वगैरह करके इनको बोलते हैं वेदों में। आगे आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सबको पता ही है, ज्यादा डिटेल में वो करने की जरूरत नहीं है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, क्योंकि मोहनजोदड़ो नाम ही इतना बड़ा है। अमरी और कोटदीजी का साइट, दे आर इवेंट्स फॉर द अर्ली हड़प्पन स्टेज, है ना। अमरी कोटदीजी मतलब यहाँ पे अगर मैप आप बनाओगे राजस्थान वाला, तो इधर है कोटदीजी अमरी, ये अर्ली हड़प्पन है। फिर यहाँ पे बीच में मैच्योर हड़प्पन हुआ, और बाद में धीरे धीरे हड़प्पा खत्म हो गया, है ना। 2350 से 1750 ये इसका एज माना जाता है हड़प्पा का, ये बीसी में, ठीक है। लोथल वाज एन इंपोरियम फॉर ट्रेड बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज मेसोपोटामिया, ईरान अफगान, मतलब क्योंकि लोथल यहाँ पे कहाँ पे है, ये गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ से लोथल का जो डॉक था, डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है, शिप वगैरह का पोर्ट मिला है, चावल भी मिला है यहाँ पे। तो इससे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, है ना। इट वॉज सराउंडेड बाई अ मैसिव ब्रिक वॉल एज द फ्लड प्रोटेक्शन लोथल में, क्योंकि बाढ़ आ जाता था, समंदर के पास था, तो यहाँ पे फ्लड के लिए। कोट डीजी कहाँ है, सिंध में है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, काली काली चूड़ियां राजस्थान में महिलाएं पहनती हैं। रोपड़ कहाँ है, आईआईटी रोपड़ पंजाब में, आपको पता है। बनवाली कहाँ है, बनवाली और राखीगढ़ी ये दोनों हरियाणा में है। पूछा था अभी इस बार बीपीएससी एंथ्रोपोलॉजी में कि जो राखीगढ़ी साइड है वो किस जिले में पड़ता है, तो उसका आंसर होगा हिसार। बाकी लोथल, लोथल सुरकोटाडा, यहाँ पे घोड़ा मिला है, घोड़ा का, और धोलावीरा, ये सब गुजरात में है। धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यूटीसी का क्वेश्चन है 2 साल पहले का। अगला है सैलिएंट फीचर्स, कौन कौन से सैलिएंट फीचर है, जैसे मतलब ग्रिड में टाउन प्लानिंग होती थी, सबको पता है ना कि यहाँ पे एकदम घर घर ऐसे ऐसे हैं, बीच में गली रहती थी, जले हुए ईंटों का प्रयोग होता था। स्टोन बिल्डिंग्स का अभाव था, पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं थी, सिर्फ ईंट और मिट्टी की बिल्डिंग थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, सारे स्ट्रीट ड्रेन को मेन जो नली है उससे कनेक्ट किया जाता था। और सबसे बड़ा बिल्डिंग कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में मिला है, इट इज ग्रैनरी। हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज मिली हैं, बट मेन जो बड़ा वाला ग्रैनरी है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। इकोनॉमिक लाइफ क्या था इनके पास, गेहूं और जौ ये बहुत ज्यादा उगाते थे, बिसाइड सीसमीज, मस्टर्ड एंड कॉटन। तो मतलब राइस वाज रिलेटिवली लेसर नोन, चावल से ज्यादा उन लोग रोटी खाते थे, तभी उन लोग इतने तगड़े थे, इतना ज्यादा दिमाग इनका डेवलप था। रोटी खाने वालों का दिमाग डेवलप होता है। हॉर्स का यूज अभी कंफर्म नहीं हुआ है, यूपीएससी यही मानता है कि हॉर्स उनको पता नहीं था। मतलब यूज ऑफ हॉर्स मतलब मास लेवल पे अगर हो तभी बोलेंगे। सुरकोटाडा से घोड़ा का खुर मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे मास लेवल पे होता था। शीप, गोट, बफेलो, देखो आप इमेजिन करो कि यहाँ पे भैंस है, लोग भैंस भी खाते हैं, लोग भेड़ों का मांस भी खाते हैं, लोग बकरी का मांस भी खाते हैं, तो तीनों को डोमेस्टिकेट करते थे, तभी तो अभी तक खाते हैं। गोल्ड स्मिथ, ब्लैक, ये सारे मतलब मैन्युफैक्चरर्स थे। ब्रॉन्ज, कॉपर वेसल्स, हड़प्पन के मेटल, मतलब सारे वेसल्स वहां के मेटल क्राफ्ट के एग्जांपल है। गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस।
बहुत जगह गोल्ड भी मिला है। ये देखो गोल्ड था उस समय, याद रखना है, गोल्ड और सिल्वर भी मिला है। हम कह सकते हैं कि सिल्वर का पहला यूजर जो है वो हड़प्पा के लोग ही थे, है ना। पॉटरी, प्लेन पॉटरी होती है, रेड एंड ब्लैक कहीं कहीं में मिलता है, बट जनरली प्लेन ही पॉटरी है। बीड्स वेयर मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स। मन के भी बनाए जाते थे बीड्स, जो हाथ में ऐसे पहना जाता है ना, बीड्स, ये वाला हो गया मन का। मन के मेरे ये भरम, वो वाला मन के नहीं है, मन के, है ना, मन का फेर दे, मन का डारी दे, वो वाला नहीं है। ये बीड्स मतलब मन का है। गोल्ड, कॉपर, टिन और बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स को इंपोर्ट भी किया जाता था। वीट, बार्ले हम लोग इतना उगाते थे कि एक्सपोर्ट तक कर देते थे। ऑयल सीड, कॉटन गुड्स, पॉटरी, टेराकोटा फिगर्स, इवोरी प्रोडक्ट्स। ट्रेड लिंक बिटवीन द इंडस एंड सुमेरियन पीपल। सुमेरिया कहाँ पे है? वो मेसोपोटामिया को बोलते हैं। मेसोपोटामिया वहां पे जहाँ पे दजला फुरात अभी जो मिडिल ईस्ट है, वहां पे होता है मेसोपोटामिया। तो वहां से हम लोग ट्रेड करते थे सुमेरिया, सुमेरिया के लोगों से। एंड इंडस सील, क्योंकि इंडस वैली का सील जो है वो वहीं पे प्राप्त हुआ है, इसलिए बार्टर सिस्टम से करते थे। एंड यूज ऑफ बुलक कार्ट, हम लोग एक बुलक कार्ट का मैप भी तो वो मिला है, खिलौना मिला है। बैलो का भी वो मिला है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए इसका यूज होता था, रिवर सी के ट्रांसपोर्ट के लिए बोट और शिप का यूज होता था। अगला है सोशल लाइफ कैसे थी। मेन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ टू पीसेस ऑफ क्लोथ। दो दो कपड़े अलग अलग, उससे पहचान होती है कि मैन वुमेन की लाइफ कैसी थी, है ना। बेड्स वेयर वर्न बाय मेन एंड वुमेन, मतलब दोनों पहनते थे। ऐसा नहीं है कि मन के सिर्फ महिलाएं पहनती थी। चूड़ियां, ब्रेसलेट, ये सब, एंकलेट्स, ईयर रिंग्स, ये सब महिलाएं पहनती थी। और ज्वेलरी में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये याद रखो, आयरन का यूज नहीं होता था, बाकी सबका यूज होता था। और स्टील तो भूल ही जाओ यार, स्टील वगैरह तो अभी आया है। कॉस्मेटिक्स का यूज बहुत कॉमन था। आप देखो कि जो नाचने वाली महिला है, ब्रॉन्ज मूर्ति जो है, उसमें कितना ज्यादा कॉस्मेटिक्स लगा हुआ है, हाथ में हर जगह ये लगा हुआ है, पूरा का पूरा ज्वेलरी। स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम्स, फिश हुक्स, नाइव्स, ये सब कॉपर के बनते थे। कॉपर बहुत ही फेमस मेटल था, इसीलिए तो चैल्कोलिथिक एज का है। छोटे छोटे क्ले आर्ट्स, मार्बल, बॉल, डाइल्स यूज होता था, है ना। बच्चे खेलते थे अपने खिलौने से। फिशिंग बहुत पॉपुलर फिनोमेना था इस समय। बुल फाइटिंग पास टाइम था। एस, स्पीयर हेड्स, डैगर्स, बोज, एरोस। आप अगर मोहनजोदड़ो मूवी देख लोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये सब। लोथल में 3 डबल ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड, याद रखो। डबल ब्यूरियल्स मतलब सोचो, कपल को एक साथ ही दफना दिया गया। दोनों हो सकता है साथ में मरे होंगे, या फिर हो सकता है सती टाइप का कोई सिस्टम रहा होगा, इसमें साथ में दोनों को मार दिया जाता होगा। तो लोथल में डबल ब्यूरियल, लोथल में डबल ब्यूरियल मिला है। अच्छा, आर्ट, अगर आप देखो कि राइट हैंड जो एक महिला मिली है ना, नाचती हुई महिला, इसका त्रिभंगा पोजीशन है, ऐसे हाथ जो है वो इसके हिप पे है ना। महिला जो है वो शी इज अ न्यू डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की महिला है, मोहन महिला, याद रखो। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज की ये मूर्ति मिली है, कांसे की। द पॉट एंड जार्स वेयर पेंटेड विद वेरियस डिजाइन एंड कलर्स। मेल टॉर्सो कहाँ पे? हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा, हड़प्पा, अप्पा अप्पा, कटप्पा। कटप्पा का धड़ कहाँ पे मिला है? टॉर्सो, ये हड़प्पा में मिला है। The pictorial motifs consisted of geometrical patterns like historical lines, circle, leaves. On some pottery pieces were figures of fish or peacock. ठीक है, इतना जा डिटेल। स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट बुस्ट्रोफेडॉन लिपि लिखा जाता था, ऐसे लिखते थे हम लोग, ऐसे। नहीं सॉरी, ये तो हम लोग नॉर्मल वाला लिखते हैं, आई एम कंफ्यूज। हाँ, ऐसे लिखते थे इधर से, जैसे अभी उर्दू लिखते हैं ना वैसे, लेकिन वही है कि एक लाइन पहले ऐसे लिखो लेफ्ट से राइट, फिर अगला लाइन ऐसे लिखते थे, फिर अगला लाइन ऐसे। इसको बुस्ट्रोफेडॉन लिपि बोलते हैं। कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि हड़प्पन का लैंग्वेज द्रविड़ियन था, जो अभी द्रविड़ साउथ वाला है वैसा था। एंड कुछ बोलते हैं कि ब्राह्मी था। ठीक है, रिलीजन कौन सा था भैया? इनका जो चीफ डिटी था वो पशुपति था। पशुपति मतलब अभी का जो शिवा जो है वो मॉडर्न शिवा हम लोग बोल सकते हैं। ही वाज सिटिंग इन योगिक पोस्चर। इसके चारों तरफ ना अ, अच्छा, इसके 3 फेसेस हैं और 2 सींग हैं। ऐसा ऐसा पशुपति है कि मतलब 3 फेसेस, इधर भी देख रहा है, इधर भी, जैसे पशुपति हनुमान वगैरह, त्रिमुखी हनुमान होते हैं ना वैसे। और इसके 2 सींग भी ऐसे देखने को हमें मिलते हैं पशुपति के। एंड इसके 4 एनिमल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। सब अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। क्या है? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस। जो मोटे होते हैं उनको लोग क्या क्या बोल के चढ़ाते हैं? हाथी बोल के चढ़ाते हैं, गैंडा बोल के चढ़ाते हैं, भैंस बोल के चढ़ाते हैं। और वो खुद अपने आप को बाघ समझते हैं। तो बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस, ये चारों जो है वो जानवर पशुपति के नीचे मिले हैं। चीफ फीमेल डिटी कौन थी? मदर गॉडेस। ठीक है, फर्टिलिटी गॉडेस इनको माना जाता था। टेराकोटा फिगर में इनका वो था। लिंगा और योनि, इसकी पूजा बहुत प्रेवलेंट थी। ट्रीज एंड एनिमल्स को भी वर्शिप किया जाता था। वही तो फर्टिलिटी गॉडेस हो गया, कि मतलब पूरे धरती को जो चला रहा है। घोस्ट पे भी बिलीव करते थे, तभी तो वो ताबीज वगैरह का यूज करते थे कि भूत भाग जा। ब्यूरियल मेथड क्या क्या था? कंप्लीट ब्यूरियल एंड पोस्ट क्रेमेशन ब्यूरियल होता था, मतलब पूरा का पूरा दफना देना। जलाते नहीं थे वो आग को, है ना। कभी कभी क्रेमेशन मतलब जला के भी दफनाते थे। कॉफिन का यूज होता था। वुडन कॉफिन्स भी हड़प्पा में मिले हैं। पॉट ब्यूरियल्स भी मिला है, जिसमें पेयर ऑफ स्केलेटन लोथल में मिला ही है। नो क्लियर एविडेंस ऑफ सती, सती पर नहीं देखने को मिला है। सती तो बाद में वैदिक कल्चर वगैरह में आ गया, वो भी पोस्ट वैदिक में। भानुगुप्त के एरन इंस्क्रिप्शन से मिलता है सती 510 ईस्वी में। एनीवे, डिक्लाइन कैसे हुआ? तो नेचुरल कैलेमिटीज, ओवर एक्सप्लोइटेशन, लॉस इन फर्टिलिटी, बहुत सारी थियरी है इसका। ऋग्वेद में बताया गया है कि हम लोग जब आए थे, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी ऋग्वेद से पता चलती है कि जब आए थे तो वो सारे किले को डिस्ट्रक्ट करते हुए आए थे। ऐसा कुछ सतपथ ब्राह्मण में पता चला है उनका।
द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आपस में हडल्ड टुगेदर एट मोहनजोदड़ो इन केस दैट द सिटी वाज इन्वेडेड बाय फॉरेनर्स। मतलब एक जगह बहुत सारे स्केलेटन मिले, मतलब क्या हुआ कि फॉरेन कोई ना कोई अटैक करेगा तभी तो सबको एक साथ मार देगा। आर्यन के पास सुपीरियर वेपन्स था, उनके पास बहुत तेज हॉर्सेस भी थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस रीजन का आर्यंस जो मास्टर बन गए। अभी जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा मतलब लोग इंडिया में आर्यंस ही हैं। आर्यंस कैसे आए इसकी अलग अलग थ्योरी है। तिलक ने बोला कि आर्यन आर्कटिक से आए, आर्य आर्कटिक, इन्होंने ऐसे निमोनिक बना दिया, लेकिन रियली में ऐसा है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है कि साउथ ऑफ रशिया से आए थे, मतलब मिडिल जो है ना मंगोलिया वगैरह से आए थे। लेकिन यार एक एविडेंस मिला है, उसको कौन सा बोगस कोई इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। ये मिला है हमारा कहाँ, ये हमारा मिला है रोम, इटली, यूरोप के टाइप में। तो मतलब पता चलता है कि सेंट्रल एशिया वगैरह से आए थे, सेंट्रल एशिया यूरोप वगैरह से आए थे। ठीक है, वैदिक लिटरेचर, वेद मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद में अलग अलग गॉड्स के लिए आप लोग गाना गाओ। यजुर्वेद में क्या होता है कि जब यजुर मतलब होता है सेक्रीफाइस, यजुर मतलब सेक्रीफाइस, सामा मतलब म्यूजिक, एंड अथर्वा मतलब रिचुअल्स के डिटेल्स की। अथर्वा कैसे पूजा पूजा प्रार्थना करोगे। ब्राह्मणा क्या होता है वैसा प्रेयर्स और सेक्रिफिशियल सेरेमनी जिसके ट्रिटीज है, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण लोग क्या करते हैं वही सेरेमनी वगैरह करवाते हैं। उपनिषद मतलब देखो इसका ट्रिक है, वी बी वी बाउ, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, ऐसे ही ट्रिक है, ऐसे ही करके आया है ना। उपनिषद मतलब होता है फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, अरण्यक मतलब होता है जंगल वाले बुक, मिस्टिसिज्म, राइट्स, रिचुअल वगैरह। और एपिक्स है, रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। अगला है ऋग्वेदिक एज, 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वेदिक एज चला, और 1000 से 600 तक चला है पोस्ट वैदिक, अर्ली वैदिक नहीं, लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक जो है वो अभी हम पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक में आप याद रखो, इमेज बना लो कि सब कुछ अच्छा था, मतलब राम राज्य टाइप का था, बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सोचो, कैटल उस समय एक तरह से बहुत बड़ा संपत्ति हुआ करता था, जिसके पास जितनी गाय वो उतना ज्यादा खुश रहता था, उतना ज्यादा वेल्थ होता था वो, है ना। नॉलेज एंड यूज ऑफ आयरन की वजह से वो सारे जंगल साफ करके आए, और सब जंगल मतलब सारा जमीन पे कल्टीवेशन करने लगे। कारपेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां पे लकड़ी का काम होता था। कॉपर के आर्टिकल्स बनते थे, ब्रॉन्ज और आयरन पहली बार यहाँ देखने को मिला था। स्पिनिंग वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कॉटन वूल की स्पिनिंग होती थी। गोल्ड, अच्छा कॉटन सबसे पहले किसने उगाया था, आप मुझे कमेंट करके बताओ। कॉटन, कॉटन सबसे पहले किसने उगाया था, अभी मैंने बताया ना हड़प्पा ने उगाया था इसको। उन लोग सिंडन वगैरह बोलते थे, हिंडन पता नहीं क्या बोलते थे। गोल्ड स्मिथ होते थे वहां पे, मतलब अलग अलग काम के हिसाब से लोग बटे हुए थे। पॉटर्स, बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था। गोल्ड कॉइन को निष्का बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड कॉइन को निष्क बोलते थे, लार्जर बड़े बड़े ट्रेड के लिए। रिवर ट्रांसपोर्ट होता था। टैक्सेशन वॉलंटरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑफिसर मार पीट के टैक्स लेने नहीं आता था, अपना मन है तो टैक्स दे दो। अमीर लोग देते ही थे वैसे, अपना मतलब चौड़ दिखाने के लिए, भौकाल बचाने के लिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था कि कुल, एक कुल मतलब होता है ना कि ये विश्वामित्र कुल के हैं, ये अगस्त्य कुल के हैं, तो एक एक कुल किसी भी आदमी से शुरू होता था, उसके बाद धीरे धीरे ग्राम का लीडर ग्रामणी बोलते थे। अलग अलग ग्रुप ऑफ विलेजेस को विशु बोलते थे, विलेज मतलब विशु विशु विशु, बहुत सारे विलेज, है ना। लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस कॉल्ड विशु। हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट को हम लोग जाना बोलते थे या ट्राइब बोलते थे। पॉलिटिकल यूनिट वॉज जना और ट्राइब। मतलब एक तरह से अर्ली जो वैदिक पीरियड है पूरा का पूरा ट्राइबल सोसाइटी थी, कि मतलब ये ट्राइब है। जैसे कैसे आप अगर अवतार या अवतार 2 मूवी देखोगे, तो एक क्लैन से हटके, एक ट्राइब से हटके दूसरे क्लैन पे ही जाता है ना। रिवर पीपल, सी पीपल, इस तरह से बोला ही है ना, रिवर सी सी पीपल, फॉरेस्ट पीपल। तो सबसे ज्यादा एक एक ट्राइब में, ट्राइब 1, ट्राइब 2, ऐसे पूरा का पूरा अर्ली वैदिक सिस्टम डिवाइडेड था, है ना। और बहुत सारे गांव को बोलते थे विशु, मतलब विशु मतलब 20 गांव, एक तरह से ले लो, विशु मतलब 20 गांव। ऋग्वेद की पॉलिटी नॉर्मली मोनार्किकल थी, एंड हेरिडेटरी सक्सेशन होता था। ठीक है, उतना उन लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यू समझ में नहीं आया था। किंग के पास पुरोहित होता था, वो सारा गाइड करता था। सभा और समिति, समिति तो जनरल होता था, लेकिन सभा जो है वो एक तरह से राज्य सभा अभी होता है ना, वैसा ही काउंसिल ऑफ एल्डर हुआ करता था, सोचो उसी समय। मोस्ट ऑफ द ये जो ऋग्वेदिक वॉर गायों के लिए होता था, कि मुझे गाय ज्यादा चाहिए। एंड रेगुलर आर्मी मेंटेन नहीं की गई थी कोई भी ऋग्वेदिक किंग के द्वारा, मतलब उतना तो लड़ाई झगड़ा था ही नहीं यार, अपना सिंपल ट्राइब था। अब अवतार 2 में देख लो, उनकी कोई रेगुलर आर्मी तो नहीं होती है ना, सब लोग अगर जरूरत पड़ता है तो सब लोग आके लड़ते हैं। अगला है रिलीजन। रिलीजन इट पर्सनिफाइड नेचुरल फोर्सेस इनटू मेनी गॉड, मतलब जितना भी आग पानी, है ना, बिजली कड़कना, बारिश, ये सबको इन्होंने गॉड बना दिया। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स है पृथ्वी, अग्नि, वायु, यमुना, इंद्र। वायु वरुण इंद्र, इंद्र वरुण वायु पृथ्वी अग्नि। इंद्र वॉज द मोस्ट पॉपुलर, तभी तो इनको देवताओं का राजा बोलते हैं। अग्नि इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड पीपल, मतलब अगर आदमी आग में लास्ट में जलता है तभी तो उसको भगवान की याद आती है, तो गॉड्स पीपल के बीच में। वरुण वॉज द अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर। फीमेल गॉड्स लाइक अदिति, अदिति और उषा, ये देखो अदिति और उषा भगवान भी हुआ करते थे उस समय। नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे। देयर वाज नो टेम्पल्स एंड देयर वाज नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूजा नहीं करते थे, लेकिन ऐसे एक इनविजिबल भगवान हुआ करते थे। मूर्ति नहीं बनी थी, ना ही मंदिर थे। मंदिर तो गुप्तों के काल में आया है यार, मंदिर तो अशोका मौर्य किसी ने नहीं लाया, मंदिर तो मतलब उतने बीसी में आया ही नहीं है। घी मिल्क और ग्रेन इसको दिया जाता था, मतलब ऑफरिंग्स, मतलब भगवान सिंपल, हम लोग हवा को पूजा करते थे, ऐसा कोई मूर्ति उनकी नहीं थी। सोशल लाइफ पेट्रियार्कल था, पेट्रियार्कल था, लेकिन महिलाओं को भी बहुत जगह था, महिलाएं गॉडेस हुआ करती थी। वुमेन पोएट्स लाइक अपाला,
है ना, विश्वरा घोष, लोपमुद्रा बहुत बड़ी पोएट थी, है ना। मोनोगैमी उसमें प्रैक्टिस होता था, एक आदमी एक से ही शादी करता था। पॉलीगैमी रॉयल फैमिली में होता था, राजा बहुत सारी रानियां रखते थे। वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती थी महिलाओं के लिए फॉर देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वुमेन कुड अटेंड द पॉपुलर असेंबलीज, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी यार, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, सोचो। सती भी एब्सेंट था उस समय। मेन एंड वुमेन बोथ वोर अपर एंड लोअर गारमेंट्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल, यही टू पीस क्लोथ दोनों पहनते थे, है ना। वन पीस कोई नहीं पहनता था, इतना फैशन उतना एडवांस नहीं था, ना ही हड़प्पा में भी था। व्हीट एंड बार्ले मिल्क, ये सारे प्रोडक्ट, घी दही वगैरह चीफ फूड आर्टिकल्स थे। काऊ की मीट को ईट करना, क्योंकि काऊ बहुत सैक्रेड था उस समय और काऊ ही सब कुछ था, तो गाय के मीट को ईट करना प्रोहिबिटेड था। और रथ दौड़, घुड़दौड़, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, इसी समय तो रामायण महाभारत वाला टाइम है ये, वही सब हुआ। फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। सोशल डिवीजन वाज नॉट उतना रिजिड। लेटर वैदिक एकदम खतरनाक हो गया आके, इसके बाद ये सब कुछ जो है वो डिक्लाइन धीरे धीरे करने लगा, जो एकदम होता है ना, जैसे जब वेदों की ओर लौटो बोला था दयानंद सरस्वती ने, तो वो अर्ली वैदिक के बारे में बोला था। देखो कितना सब कुछ सही है, मतलब कोई उतना बड़ा बड़ा मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा है। अब लेटर वैदिक में सब कुछ होने लगेगा, मतलब आर्यन जो है वो, अच्छा एक और बात कि आर्यन अभी ईस्ट में नहीं मूव किए थे, मतलब ये जो पाकिस्तान है, मतलब देखो सोचो उस समय गंगा नदी का यूज एक ही बार हुआ है। आर्यंस जो अर्ली वैदिक में थे, ऋग्वेद वगैरह जहाँ रचा गया वो सारा इंडस नदी के आसपास ही रचा गया था, है ना, एट द रूइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन लेटर वैदिक वाले 1000 बीसी से 600 बीसी में दे मूव्ड ईस्ट इन द लेटर वैदिक पीरियड। कुरु और पंचाल किंगडम शुरू में आया, उसके बाद कौशल काशी, तो मतलब सबसे पहले कुरु, यही तो है कौरव, और पंचाल मतलब पंचाली, द्रौपदी, तो द्रौपदी कौरव, यही सब तो जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी वहीं से आता है ये सब। जनक वॉज द किंग ऑफ विदेह, विदेह का कैपिटल मिथिला था। यही जनक, राम, जनक जी कौन है, राम जी के ससुर जी हैं, इन्हीं की बेटी तो सीता है। लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी 3 इंडिया का डिवीजन बोला गया है, आर्यावर्ता नॉर्थ इंडिया को, मध्य देश सेंट्रल को, और दक्षिण पंथा साउदर्न इंडिया को। जैसे पहले ट्राइब्स होता था ना जिसको जन बोलते थे, वो अब जन धीरे धीरे मिलने लगा लेटर वैदिक पीरियड में, और बड़े बड़े किंगडम मतलब आपस में शादी ब्याह होके ऐसे जन से जनपद बनने लगा। अभी महाजनपद नहीं आया है, महाजनपद तो वैदिक पीरियड के बाद आता है। वैदिक अलग अलग रिचुअल्स हुए, जैसे राजसूय, अश्वमेध, राजसूय मतलब कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होता था, हॉर्स सेक्रीफाइस, वाजपेय में मतलब चैरियट रेस होता था, वाजपेय रेस मतलब पोजीशन को मजबूत करने के लिए कि तू मुझे हरा के दिखा दे, मतलब जैसे स्वयंवर वगैरह हो रहा है तो जो जीता वही रानी को लेके जाएगा, ऐसे करके नए नए ऑफिशियल्स आए, जैसे ट्रेजरी ऑफिसर, देखो ऐसा कुछ नहीं था ना उस समय, हड़प्पा में तो था ही नहीं, अर्ली वैदिक में भी नहीं था सब। टैक्स कलेक्टर, रॉयल मैसेंजर, किंगडम बड़ा हुआ तो मेंटेन करने के लिए ऑफिसर भी चाहिए। समिति और सभा का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो गया और राजा के हाथ में ज्यादा पावर चला गया था। ये पूछ सकता है कि उनका पावर बढ़ा कि घटा, तो घटा था पावर, क्योंकि पहले डिसेंट्रलाइज था, अब सेंट्रलाइज धीरे धीरे हो रहा था। इकोनॉमिक कंडीशन था, आयरन का यूज बहुत ज्यादा हो रहा था, लोग जंगल क्लियर करते थे, एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था। मैन्यूर का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, मतलब प्रोडक्शन, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाना था। मेटल वर्क, लेदर वर्क, अलग अलग तरीके का कारपेंट्री, पॉटरी सब बढ़ रहा था, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। वैदिक लोग जो थे दे वर फेमिलियर विद द सी एंड बेबी लोन से, बेबी लोन वगैरह से ये करते थे, मतलब उधर यूरोप में ग्रीस वगैरह में जो पड़ता है। वैश्यास, वैश्य थे, अपने आप को गिल्ड्स में रखते थे, जिसको गण बोलते हैं, मतलब व्यापारी का गण। यही तो आगे चल के श्रेणी बनेगा, श्रेणी हम लोग देखे हैं ना, यूपीएससी में पूछा भी है, दिस इज अ मर्चेंट गिल्ड। सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर लैंड भी किया था ऑफिशियल्स के द्वारा, जिसको रज्जू गाहक हम लोग बोलते हैं। रज्जू गाहक क्या करते थे, रज्जू गाहक मतलब रज्जू मतलब इतने सारे जितने भी लैंड है सबका सर्वे करो और सबसे टैक्स कलेक्शन करो, धीरे धीरे होने लगा था। भागा दुहा, है ना, भाग दूह मतलब ये भाग कलेक्ट करता था, भाग मतलब होता है कि शेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक भाग भागा दुआ को आपको देना पड़ेगा। निष्का गोल्ड कॉइन तो था ही, साथ साथ सिल्वर कॉइन जैसे सतमन और कृष्णाला, सतमना एंड कृष्णाला ऐसे सिल्वर कॉइन्स भी आ गए थे। सतमना कृष्णाला लेटर वेदी का सिल्वर कॉइन है, आपको याद रखना है। सोशल लाइफ में था वर्णा सिस्टम स्टैब्लिश हो गया था बहुत अच्छे से। वर्ण सिस्टम, अलग अलग जो 2 हायर क्लास ब्राह्मण क्षत्रिय, इनको प्रिविलेज मिलता था। फादर की पावर बड़ी थी, महिलाओं को अभी भी इंफीरियर माना जाता था और भी ज्यादा सबॉर्डिनेट माना जाने लगा, है ना। नोबे महिलाओं को हालांकि कुछ प्रिविलेज मिलता था, लेकिन वुमेन की जो पॉलिटिकल राइट्स थी वो खत्म हो गई, असेंबली वगैरह नहीं जा सकती थी, चाइल्ड मैरिज होने लगा धीरे धीरे। ऐतरेय ब्राह्मण के हिसाब से बोला जाता था कि डाउटर सारे मिजरी का सोर्स है। अभी भी कुछ लोग, बहुत सैड है ऐसा कि अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बेटी होने से घर में जो है वो दुख ही दुख आता है, बट कितना ये गंदी सोच है यार, मतलब उन पर लानत है, हद हो गई। किसी कोई कोई बेटी के रूप में जन्म ले रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है यार। और बेटियां मतलब आजकल बहुत आगे कर रही हैं, मतलब बहुत ही आगे बढ़ रही हैं। और देखो अगर सरकारी नौकरी जॉब वगैरह में देखो, यूपीएससी का कल रिजल्ट आया है ना, टॉप टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं, टॉप 4 चारों लड़कियां ही हैं। तो यार बेटी कभी भी ऐसा नहीं है कि उनको इस नजर से देखना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण में ये चीज बोला गया है, अब पता नहीं हर चीज को, इसीलिए तो बोलते हैं कि हर जो रिचुअल है, हर वैदिक टेस्ट है। अब हिंदू धर्म, सनातन धर्म के नाम पे बहुत लोग जो भी है अपना हिंदू धर्म में लिखा हुआ सब कुछ आंख बंद करके मानने लगते हैं। इवन इस्लाम में भी, इस्लाम में शरिया लॉ में जो भी लिखा हुआ है आज से हजारों लाखों साल पहले लिखा गया है, उसको आप कैसे मान सकते हो? आज के सोसाइटी में वो फिट होता ही नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण में तो लिखा है कि डॉटर इज अ सोर्स ऑफ मिजरी, तो क्या हम लोग अब पूरा ऐतरेय ब्राह्मण को या फिर पूरा
हिंदू कल्चर को एकदम खत्म कर दें कि नहीं नहीं गलत है, या फिर क्या इसको हम सही मान के और इसी के हिसाब से करने लगे नहीं नहीं डॉटर्स आर रियली सोर्स ऑफ मिजरी। तो ये सब है। राजा राम मोहन राय क्या बोलते थे कि लॉजिक के साथ सब कुछ आप लोग पढ़ना चाहिए, मतलब हर चीज हमारा वेदों की ओर लौटो, हमारे जो पुराने सैक्रेड टेक्स्ट है वो सब पढ़ो, बट विथ अ बिट ऑफ मिर्च, नमक एंड मसाला लगा के, विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट आपको सब कुछ लेना चाहिए, लॉजिक के साथ पढ़ना चाहिए। एनीवे, रिलीजन क्या हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, प्री वैदिक के गॉड्स जो है वो धीरे धीरे उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। प्रजापति अब आ गया, प्रजापति मतलब क्रिएटर। विष्णु, रुद्रा, रुद्रा इज द डिस्ट्रॉयर, मतलब वही ब्रह्मा विष्णु महेश आ गया यार। प्रजापति क्रिएटर, विष्णु इज द प्रोटेक्टर एंड रुद्रा इज द डिस्ट्रॉयर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर डिक्लाइंड एंड द ऑफ सैक्रिफाइसेस, मतलब गंदा गंदा सब कुछ होने लगा। सैक्रिफाइस मतलब अब बलि वली दी जाने लगी, है ना। प्रीस्टहुड एक प्रोफेशन बन गया, हेरिडेटरी यहीं से हो गया, सब कुछ हेरिडेटरी हो गया था, वर्ण से जाति सिस्टम इसी में लेटर वैदिक में आया है। एंड ऑफ पीरियड में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द प्रिस्टली डोमिनेशन, अगेंस्ट द सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स, है ना। अच्छा हाँ, वैदिक पीरियड के लास्ट में क्या हुआ कि जो पंडित जी जो पुजारी थे वो बहुत ज्यादा अपना दिखाने लगे थे, मतलब कि हम ऐसे सेक्रीफाइस करो, इतना चंदा चढ़ाओ। तो इसी के अगेंस्ट में जो शमनिज्म आया था, शमन, समन मतलब होता है ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का राइज, है ना। इट वाज द रिजल्ट ऑफ दीज एलेबोरेट सैक्रिफाइसेस। उपनिषद जो कि हिंदू फिलोसफी का एसेंस है, इट टर्न्ड अवे फ्रॉम द यूजलेस रिचुअल्स एंड इंसिस्टेड द ट्रू नॉलेज, पीस एंड साल्वेशन। उपनिषद में बोला गया कि असली नॉलेज है वो लो, है ना, ज्ञान लो और साल्वेशन लो। तो यहीं पे हम लोग मौका आता है कि वैदिक पीरियड के लास्ट में जैनिज्म बुद्धिज्म आया है, तो कहीं ना हम उसको देख लेते हैं। देखो 1000 से 600 हुआ, और बुद्ध भगवान का जन्म क्या हुआ 563 में हुआ था, 563 से 483, ये है बुद्धिज्म। तो हम कह सकते हैं ना कि लगभग 600 के थोड़ा थोड़ा बाद या थोड़ा पहले जाओ आसपास उसके, बुद्ध भगवान आए हैं, और बुद्ध महावीर दोनों का लगभग एक साथ ही जन्म हुआ था, है ना। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का राइज का कारण क्या था, क्योंकि रिलीजियस अनरेस्ट हो गया था। ये चीज आप देखो ना कि धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा मतलब रिचुअल पाखंड वगैरह किया जा रहा था, कॉम्प्लेक्स रिचुअल की वजह से कॉमन मैन जो है वो खुश नहीं था। सैक्रिफिशियल सेरेमनीज बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे। सुपरस्टिशियस बिलीव्स लोगों को कंफ्यूज करते थे कि यार ये मंत्र पढ़ रहा हूँ तो ये ठीक हो ही नहीं रहा है, पंडित जी तो बोलते हैं ठीक हो जाएगा। उपनिषद की टीचिंग ऑल्टरनेटिव्स टू रिचुअल्स हाईली फिलोसॉफिकल फॉर कॉमन पीपल। क्या जरूरी था कि एक सिंपल शॉर्ट और इंटेलिजिबल वे चाहिए था जो कि मासेस समझ सके, है ना। जैसे मैं जो करता हूँ वो तो यही करता हूँ, बुद्धिज्म जैनिज्म वाला काम मैं कर रहा हूँ। एक तरह से आप देखो जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारा चीज विजन वगैरह है इतना फॉर्मल तरीके से देता है कि स्टूडेंट को ना एक गैप लगता है कि मतलब ये पढ़ाई वाली जो दुनिया है और मेरा अपनी दुनिया है, यार दोस्तों वाली दुनिया, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो मैं उसी गैप को ब्रिज करने के लिए इस चैनल को शुरुआत किया था कि मतलब कॉमन लैंग्वेज में लोगों को चीजें समझाई जाए। जैसे खान सर वगैरह हैं, ये सब मतलब एकदम कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज में चीजों को समझाते हैं। तो यही एम लेके मैंने इस चैनल को शुरू किया था। एनीवे, कास्ट सिस्टम की वजह से टेंशन होने लगा, क्षत्रिय प्रीस्ट के डोमिनेशन, क्षत्रिय पंडित आपस में लड़ गए। वैश्या वांटेड सोशल स्टेटस अपना बढ़ा हुआ चाहते थे क्योंकि उनको पैसा बहुत ज्यादा था उनके पास, बट रिजिड सिस्टम था, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है, अभी भी रिजिड है बहुत ज्यादा। कास्ट आप इधर से उधर चेंज नहीं कर सकते हो, इंटरकास्ट मैरिज को लोग अभी भी जो है वो गलत नजर से देखते हैं। तो इसी के अपोज में आया जैनिज्म बुद्धिज्म। सबसे पहले जैनिज्म आया 539 से, ये देखो एक एक चीज आप देखो कि 563 में बुद्ध का जन्म हुआ, 63 को अगर आपस आपस में उलट दो तो हो जाएगा ये 36, और इस 6 को भी आपस में उलट दो तो ये हो जाएगा 39। ठीक देख रहे हो। तो 539 से 467, 467 अगर आप तेलंगाना बोर्ड से हो तो आपको पता है कि 467 इज द हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल, 470 आउट ऑफ 500 आता है, ठीक है। तो 539 से 467 बीसी में इनका जन्म हुआ था, वर्धमान महावीर का। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। ये देखो मैं आपको बिहार का मैप से समझाता हूँ, ये बिहार का मैप है, ये पटना है, गंगा के उस पार जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा वैशाली। वैशाली, वो से वैशाली, वैसे वर्धमान, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ यहाँ पे। क्षत्रिय पेरेंट्स से, एक बात आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध भगवान और ये महावीर दोनों क्षत्रिय ही थे। और ये क्षत्रिय, मैंने आपको बताया ना कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में पहले लड़ाई होने लगा था डोमिनेशन के लिए, तो यही सब क्षत्रिय में से ही कुछ लोग ऐसे निकल गए जो कि बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह की स्थापना करते हैं। सिद्धार्थ और त्रिशला के ये बेटे थे, 24वें तीर्थंकर थे ये जैन ट्रेडिशन का। 13th ईयर ऑफ हिज पिनांस, 13वें साल में इन्होंने 13 साल तक तपस्या की, तब जाके इनको हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज केवल्या की प्राप्ति हुई। इनके बाद से इनको महावीर, जिनेन्द्र, जैना वगैरह बोला जाता है। ही डाइड एट पावा नियर द राजगृह, यहाँ पे जन्म हुआ, और यहाँ पे आके, यहाँ पावापुरी है, यहाँ पे आके इनकी डेथ हो गई। मतलब बिहार ऐसे है, यहाँ पे नालंदा में है। महावीर की टीचिंग है केएफसी। केएफसी मतलब ये नहीं कि मुर्गा खाओ जाके केएफसी में, केंटकी फ्राइड चिकन। इनका है जैनिज्म की फिलोसफी, त्रिरत्ना इनको बोलते हैं, 3 जेम्स, मतलब राइट के नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। ये है राइट नॉलेज, मतलब कि ये नॉलेज को आप एक्सेप्ट करो कि कोई भगवान नहीं है और बिना क्रिएटर के ही दुनिया चल रही है, मतलब दुनिया बस है। क्या है ये नॉलेज है कि दुनिया बस है, और दुनिया में हर चीज के अंदर एक सोल होता है। राइट फेथ क्या है कि महावीर की टीचिंग में हम लोग फेथ दिखाएंगे। राइट कंडक्ट क्या है कि किसी को हम लोग, कंडक्ट मतलब किसी को परेशान नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करेंगे, इमोरल लाइफ हम लोग नहीं जिएंगे। ये लास्ट वाला ये जो है, नॉट टू स्टील, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, नॉट टू इंज्यूर लाइफ,
ये सब महावीर जी ने लास्ट वाला एक जोड़ा था, उसके पहले पार्श्वनाथ ने इसको बनाया था, एक जो पहले थे वो वाला। महावीर ने सारे ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट सबको बोला कि सबके पास एक सोल होता है और अलग अलग सब में कॉन्शियसनेस, मतलब इवन आपके सामने जो पंखा है, कुर्सी है, सब में कोई ना कुछ कॉन्शियसनेस है। वेदा की अथॉरिटी को इन्होंने रिजेक्ट किया और वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट ये थे पूरा का पूरा। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को भी सिंफुल माना जाता था, क्योंकि इससे हमारी धरती माँ को जो है वो उसमें हम लोग छेद करते हैं, तभी तो उगता है फसल वगैरह, तो सिंफुल माना जाता था। ऑल्दो ये खाना तो खाते ही होंगे यार, वॉर्म्स एनिमल सबके लिए खतरनाक है। स्टारवेशन, न्यूडिटी, ये सब सिर्फ टॉर्चर बहुत ज्यादा जैनिज्म में देखने को मिलता है। जैनिज्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? महावीर ने संघ को ऑर्गेनाइज किया था, संगम, संगम, है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए ओपन होता था। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल ऑफ कलिंगा एंड गंग कदम्ब चालुक्य राष्ट्रकूट, ये सब जैनिज्म थे, जैनिज्म वाले थे, तो इसको आपको याद रखना है अभी। चंद्रखार जी के सी आर, चंद्रखार जी के सी आर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला, जी गंग, के से कदम्ब, सी से चालुक्य और आर से राष्ट्रकूटा, ये सारे जैनिज्म को पैटर्नाइज करते थे। गंगा की वैली में बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा वो आ गया था, अकाल आ गया, जिसकी वजह से भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य भाग गए। देखो भद्रबाहु भाग गए, ऐसे आपको याद रखना है ना। और स्थूल बाहु, स्थूल बाहु बाहु स्टे कर गए थे। तो जो मगध वैली में पहले था इनका, वहां से ये साउथ में श्रवण बेलगोला में चले गए थे, है ना। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही आ गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका बेटा तो है ही, बिंबिसार, अशोक, ये सब संभाल रहे थे राजपाट ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जिसने स्थापित किया था सिकंदर को हरा के, है ना, महापद्मनंद को हरा के, इतना बड़ा राजा आके, एंड ही प्रैक्टिस्ड स्टारवेशन, सलेखना विधि से इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। सोचो इतना बड़ा राजा, इतना महान आदमी जो एकदम कुछ नहीं से पूरी दुनिया को, इसने भारत को जीत लिया था, इसने लास्ट में छुपे रह के अपनी जान दे दी। अच्छा, जो स्टे बैक कर गए थे नॉर्थ इंडिया में, दे वेयर स्थूल बाहु के शिष्य, इन्होंने मॉन्क्स के कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज कर दिया। जो स्टे किया, मतलब इन लोग गए गए थे नंगे, है ना, भद्रबाहु, वापस आए तो देख रहे हैं अरे तुम लोग तो कपड़ा पहन लिया यार। तो वापस जो थे स्थूल बाहु और श्वेतांबर, याद रखना है, स्थूल बाहु स्टे किया, श्वेतांबर, ट्रिपल स्ट्रिक है, स्थूल बाहु स्टे किया, श्वेतांबर। जैनिज्म को दो भाग में बांट दिया गया इसी के बाद से। श्वेतांबर मतलब वही कि व्हाइट कपड़ा पहनना है, और महिलाओं के लिए मोक्ष, और दिगंबर मतलब स्काई क्लेड और नेकेड। महिलाओं के लिए मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर आप उजला कपड़ा पहनोगे तब। पहला जैन काउंसिल स्थूल बाहु ने ऑर्गेनाइज किया था वहीं पे पाटलिपुत्रा में 300 बीसी में, याद रखो 300 बीसी में पहला जैन काउंसिल, और सेकंड जैन काउंसिल 5वीं शताब्दी में वलाभी गुजरात में हुआ था, जिसमें पहला जैन लिटरेचर 12 जो अंग होते हैं जैन के, उसको कंप्लीट किया गया था। तो ये सब आप देख लो। अगला है बुद्धिज्म, 563 483, ये 3 है, 8 इसमें दिया है, कहीं कहीं में बुक अलग अलग देता है, बट 563 इज द एनसीईआरटी वाला। 563 और 483 लूसेंट में भी दिया है। ये लुम्बिनी गार्डन में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? अभी नेपाल में पड़ता है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, सिक्किम, भूटान, ये हिमाचल हो गया, तो यहाँ पे है लुम्बिनी गार्डन, लुम्बिनी में यहाँ इनका जन्म होता है। इनके पिताजी शुद्धोधन थे, ये शाक्य क्लान के थे, एंड इनकी मदर माया देवी थी। यहाँ देखो इनका क्लान एक बार देख लो आप, महावीर का क्लान कौन सा था? ही वॉज फ्रॉम विच क्लान? ही वॉज फ्रॉम क्षत्रिय पेरेंट्स, बट इनका क्लान नहीं दिया है, बट ठीक है। आप इनका देखो ना, बुद्ध का शाक्य क्लान था, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी बोलते हैं। और इनकी अंटी प्रजापति गौतमी इनका इनका पालन पोषण किया था। इनकी वाइफ यशोधरा थी, यशोधरा से जो बेटा हुआ था उनका नाम था राहुल। बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद इनलाइटमेंट, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, और इनका डेथ कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर क्या है? लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, और कुशीनगर यहीं पे यूपी में ही है। तो यहाँ पे इधर भी पूरा घूमे और यहाँ पे इनका डेथ हो गया बुद्ध भगवान का। ये है बुद्ध भगवान का लाइफ साइकिल। इट इन्वॉल्व इन फ्रूटलेस कंट्रोवर्सीज, मतलब इनसे लोग पूछे कि भगवान है कि नहीं है, तो ये आगे बढ़ गए। सोल है कि नहीं है? कर्मा रिबर्थ, गॉड सोल कर्मा रिबर्थ में ये डिड नॉट बिलीव, है ना। इनका प्रैक्टिकल अप्रोच था कि भाई 4 नोबल ट्रूथ फॉलो करो। दुनिया में सबम दुखम, दुख बहुत ज्यादा है, और दुख का कारण है कि भैया हम लोग डिजायर करते हैं। अगर आप यूपीएससी में रैंक चाहते हो, नहीं आएगा तो आपको दुख होगा ही होगा। अगर डिजायर ही नहीं रहे तो सफरिंग खत्म किया जा सकता है। और कैसे खत्म किया जाएगा? तो भैया 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो। 8 फोल्ड पाथ: राइट व्यू, रिजॉल्व, स्पीच, कंडक्ट, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। लगे हाथ तो मैं आपको 8 फोल्ड पाथ का ट्रिक भी बता देता हूँ यहाँ पे। इसका ट्रिक है इविल स्कैम। ई से एफर्ट, वी से व्यू, आई से इंटेंशन, एल से लाइवलीहुड, स्पीच, कंसंट्रेशन, एक्शन, माइंडफुलनेस। इस चीज को याद रखो, एफर्ट, व्यू, इंटेंशन, लाइवलीहुड, स्पीच, कंसंट्रेशन, एक्शन, माइंडफुलनेस। तो यही है हमारा इविल स्कैम, मतलब 8 फोल्ड पाथ जिससे सफरिंग खत्म की जा सकती है। बुद्ध नाइदर एक्सेप्ट्स गॉड नॉट रिजेक्ट्स द गॉड, क्योंकि ये आगे बढ़ जाते थे ना, कर्मा के लॉ पे ये मानते थे, हालांकि इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते थे। इन्होंने बोला कि सोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन आप अहिंसा तो फिर भी करो, ऐसा नहीं है कि सबको मार पीट दो, सोल नहीं है किसी में तो। He was a rationalist who explained things in the light of reason and not on the basis of blind faith. यही मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि किसी चीज को आपको रीजनिंग के हिसाब से देखना पड़ता है। He was against any social distinctions and threw open his order to all. There was no direct attack on caste system. लेकिन उन्होंने बोला कि सारे लोग मेरे पास आ जाओ, है ना, धर्मम
संघम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब इनका था। इन ये एक सोशल रिवॉल्यूशन था रादर देन रिलीजियस रिवॉल्यूशन, कि मतलब समाज में हम लोग कैसे रहेंगे। बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ? इनके दो तरह के डिसाइबल थे, एक मॉन्क जो कि भिक्षु थे और दूसरा ले वर्शिपर्स जो कि उपासक थे। तो ले वर्शिपर्स तो अपना काम करते थे, उपासक, लेकिन मॉन्क्स जो थे वो पूरा टकला वकला हो गया और भीख वगैरह मांगते थे। नन्स के लिए स्पेशल कोड, बुद्धिस्ट नन यार, इनके लिए स्पेशल कोड था। उनका रेसिडेंस मोमेंट सब कुछ रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। इन बुद्धिस्ट नन को हम लोग भिक्षुनी भी बोलते हैं, बहुत भिक्षुनी। मॉन्क्स को संघ में ऑर्गेनाइज किया जाता था, संघ को डेमोक्रेटिक लाइन पे गवर्न किया जाता था, मतलब उनका सब कुछ चुनाव से होता था। अपने मिशनरी एफर्ट्स से अशोका ने बुद्धिज्म को बहुत फैलाया वेस्ट एशिया, सिलोन में सरीपुट्टा, मोगलन्ना, आनंदा, ये सब बहुत फेमस मॉन्क्स थे। बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे पहले कहाँ हुआ? तो मैप बना लेते हैं ना, मैप से याद रहता है। सबसे पहले जहां पे महावीर जी मरे थे राजगृह में, वहीं पे बुद्धिस्ट काउंसिल होता है पहला, महाकश्यप के चेयरमैन में। पहला था महाकश्यपा, याद रखो, महान जो आदमी है वही पहले आता है ना, बुद्ध के मरने के बाद। तो 483 में मर गए बुद्ध जी, उनके बाद उसके बाद 100 साल के बाद फिर से उनकी सेटेनरी को मनाने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में। तो इनका जब अब जहाँ पे इनका जन्म जहाँ पे हुआ था महावीर का, वहां पे पहले जहाँ पे मरे थे वहां पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, महावीर का जहाँ जन्म हुआ है वहां दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ पे दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे पाटलिपुत्र, ये 250 BC में करवाया था, कौन? अशोक करवाया था यहाँ पे, है ना। फाइनल त्रिपिटक यहीं पे कंप्लीट किया गया था, त्रिपिटक तीसरे में हुआ था, याद रखो, है ना। मोगालीपुट्टा तिस्सा, ये अशोक का भाई या बेटा बेटा था, वही इसको प्रेसाइड किया था। एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट है, 78 AD में जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे हुआ। अमोघ वर्ष पार्टिसिपेट किए थे इसमें। एंड चेयरमैन कौन था? वासुमित्रा, याद रखो, वासुमित्रा वी से विक्ट्री साइन दिखा रहा है ना, क्योंकि यही चेयरमैन है इसका। एंड द न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड महायाना बुद्धिज्म, यहीं पे आ गया। एनी वन कैन गेट निर्माणा, ये इनका था। महायान बुद्धिज्म, महायान देखो, हीनयान मतलब बुद्ध की मूर्ति को पूजा करेंगे, महायान मतलब हम किसी की पूजा नहीं करेंगे। महायान मतलब बुद्ध की मूर्ति की पूजा करेंगे, सॉरी। हीनयान मतलब हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, ऐसे ही उनके चरण कमल, उनकी पादुका वगैरह को पूजा करेंगे। बुद्धिज्म प्रीच बाय बुद्धा एंड प्रोपगेटेड बाय अशोका वाज नोन एज हीनयाना, हीनयाना। अशोक भी हीनयान को ही करता था, मतलब सिर्फ फिलोसफी, ठीक है। और इसमें हीनयान को जो फॉलो करने वाले बुद्ध हैं वही उन्हीं को मिल सकता है निर्वाण, ये अशोक भी बोलता था, इसलिए सबको बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब चाहता था। लेकिन ये जो महायान है उसमें सबको निर्वाण मिल सकता है, और बुद्ध की मूर्ति की जो पूजा करेगा उसको मिलेगा। बुद्धिस्ट का लिटरेचर पाली में होता था। त्रिपिटक को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक बोलते हैं। बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन किया? क्योंकि भगवती कल्चर जो है वो बढ़ गया, मतलब फिर से ब्राह्मणिज्म और फिर से मतलब भगवान की पूजा वगैरह आने लगा। बुद्धिस्ट बिगन टू अडॉप्ट संस्कृत। अब सोचो, संस्कृत के अगेंस्ट वो आए थे, ब्राह्मण के अगेंस्ट, एलिट लैंग्वेज के अगेंस्ट, फिर से पाली को हटा के संस्कृत का आने लगे। बुद्ध का लैंग्वेज पाली होता है ना, पाली में आप बोलो, प्राकृत में बोलो आप, तब जाके लोग मानेंगे, लेकिन नहीं। महायान बुद्धिज्म की वजह से आइडल वर्शिप वगैरह हुआ, तो फिर से वही वाला ब्राह्मण वाला सारा हो गया, ऑफस्प्रिंग्स वगैरह होने लगा। एंड हून का अटैक होता है 5th and 6th सेंचुरीज में, एंड द टर्किश इन 12th सेंचुरी, जिसकी वजह से मोनास्ट्री सारे खत्म हो गए। खून कब अटैक हुआ था? स्कंद गुप्त के टाइम में, गुप्त के टाइम में अटैक हुआ था। तो खून गुप्त ने, हुनों ने गुप्त को हराया था, ये याद रखना है आपको। अब अगला है, बुद्धिज्म ने क्या कंट्रीब्यूट किया? तो अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया, है ना, पूरे इंडियन नेशन में। सांची, भारहूत, गया के स्तूप आर्किटेक्चर में भी किया इन्होंने, है ना। तो फिलोसफी मतलब वैल्यूज, आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट का योगदान है। चैत्य और विहारा को भी क्रेडिट जाता है बहुत सारा, है ना। जितना भी इंडिया में है अभी उन्हीं का योगदान है। एजुकेशन को भी प्रमोट किया, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सारे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नालंदा कुमार को बनाया था, विक्रमशिला धर्मपाल बनाया था। पाली लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा डेवलप किया, एंड इट हैज आल्सो प्रमोट द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। संघमित्रा और महेंद्र को अशोक ने भेजा था ना श्रीलंका में बुद्धिस्ट का प्रचार करने के लिए, तो वही बोल रहा है कि पूरा अदर पार्ट, इवन इंडो चाइना में भी इसका, वो चाइना में, जापान में भी जो बुद्धिज्म है, ये बुद्धिज्म है तो इंडिया से ही तो ओरिजिनेट हुआ है। तो अर्ली वैदिक खत्म हो गया, लेटर वैदिक खत्म हो गया, बुद्धिज्म जैनिज्म खत्म हो गया। अब देखेंगे मगध एम्पायर का कैसे राज हुआ। हम देख रहे थे कि पहले ट्राइब था, उसमें से फिर जन उसको बोलते हैं, फिर धीरे धीरे जनपद बहुत सारा बनने लगा। उसके बाद फिर ये बहुत सारा जनपद मिलकर महाजनपद बनाने लगा। देखो, ये मैं बोल रहा था ना, कंसंट्रेशन ऑफ मोनार्कीज, मोनार्की सारे कंसंट्रेट करने लगे गंगेटिक प्लेन में। द रिपब्लिक्स वेयर स्कैटर्ड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ऊपर ही थे। रिपब्लिक्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन ट्राइब लाइक द शाक्याज, लिच्छवीज, मल्लाज। पावर ऑफ डिसीजन किसके पास था? पब्लिक असेंबली के पास। कंपोज्ड ऑफ हेड ऑफ फैमिलीज, मेजोरिटी वोट रूल था। अच्छा, ये जो लिच्छवी थे ये सब गणतंत्र का एग्जाम्पल है, मेजोरिटी वोटिंग, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब का एग्जाम्पल है। तो ये आप दे सकते हो, मतलब ये जो 16 महाजनपद थे ना, उसमें से कुछ रिपब्लिक थे, कुछ नॉर्मल मोनार्की थे। 6th सेंचुरी BC बुद्धिस्ट में अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट में बोला जाता है कि 16 किंगडम है ना। ये जैन टेक्स्ट जो है उसका नाम है भगवती सूत्रा, मतलब जैनों के भगवती सूत्रा में, और बुद्ध के अंगुत्तर निकाय में बोला गया है कि भाई लास्ट लास्ट में 16 महाजनपद में पूरा इंडिया बटा हुआ था, ठीक है। इसमें से अलग अलग थे, जैसे वत्स, अवंती, कौशल, मगध। मगध ही लास्ट में फेमस होता है, फिर शिशुनाग, नंद वगैरह आता है, ठीक है। हम इसमें से कुछ को देखेंगे, जैसे देखो, वत्स कौन था? वत्स यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। वाई, वी यू, होता है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वी वत्स कहाँ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है।
कैपिटल वत्स की कौशाम्बी थी, अभी इलाहाबाद के पास है ये, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ना। हाँ, प्रयागराज, इसको काटो, अभी प्रयागराज लिखो, प्रयागराज, है ना। पॉपुलर रूलर कौन था? उदयन, उदयन, ये उदयन नहीं है, पटना वाला जो था वो अब आगे चल के हम देखेंगे। वत्स वाज एनेक्स्ड इनटू अवंती किंगडम। देखो, तो वत्स जो है, वत्स को कैसे लिखेंगे? VATA से, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको याद करना है। अवंती, AVANTI। आपको लग रहा है ना ये VA यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको इसमें मिलना ही था। आप देख सकते हो ना कि वत्स किससे मिला, अगर चार ऑप्शन में से एक छाटना है तो आप ऐसे छाट सकते हो। अब वत्स मिल गया अवंती में, तो ये कैपिटल सबका उज्जैन हो गया। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? रूलर प्रद्योत था, यहाँ पे रूलर लिखा हुआ है। ही प्रद्योत पैटर्नाइज बुद्धिज्म। एंड बाद में वत्स को निकल लिया अवंती ने, अवंती को निकल लिया मगध ने, है ना। धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। कुशल, कुशल की कौशल्या, कौशल्या माता कहाँ की थी? अयोध्या की थी, तो अयोध्या वाज द कैपिटल। कुशल के राजा प्रसेनजीत बहुत फेमस थे, मैट्रिमोनियल अलायंस था इनका मगध के साथ। तो मगध के सामने कोई चैलेंज, मतलब बेसिकली बड़ा बड़ा चैलेंज रहा ही नहीं, क्योंकि मगध ने देखो अच्छा संबंध बना लिया, अयोध्या से संबंध बना लिया, काशी नरेश से भी संबंध बना लिया था। बाद में सब मगध में मिल गए। तो वत्स, अवंती, कौशल और उस तरह से जितने भी महाजनपद थे सब बाद में मगध में मिल जाते हैं। मगध, मगध वॉज इनरोल्ड बाय नेचर, वहां पे ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था उसके पास, क्योंकि उसकी फर्टाइल सॉइल थी, तो वहां पे प्रोस्पेरिटी थी। आयरन कॉपर डिपॉजिट गया में आपको अभी भी मिलते हैं। राजगीर उसका कैपिटल था, सॉरी यहाँ पे राजगीर कैपिटल था उसका। और राजगीर जो है वो 7 पहाड़ी से घिरा हुआ था, तो उसको कोई अटैक भी नहीं कर सकता था, है ना। बड़े बड़े शहर वहां पे डेवलप हुए, कॉइन्स डेवलप होना चालू हुआ। एंड मगध, मगध सोसाइटी का अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर उसको बहुत फेमस कर दिया। सबसे फेमस मगध में था बिंबिसार। अच्छा, मैंने उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार बोला था, वो बिंदुसार होगा। चंद्र बिंदु होता है ना, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, तब जाके अशोक, ठीक है। ये मगध का सबसे पहला राजा बिंबिसार से ही पूरा राजा रजवाड़ा वाला सिस्टम चालू होता है, जहां से रियल एविडेंस है। उसके पहले रामायण महाभारत वगैरह है, बट इसका कोई मतलब रियल एविडेंस ऐसे लिखा हुआ ही है बस, इस टाइप का प्रूफ नहीं है। हर्यंक वंश स्थापित होता है। इसका ट्रिक है ना, हसीना माशुका, हसीना माशुका, मतलब हरियंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, उसके बाद तब जाके सातवाहन आते हैं। तो हरियंक वंश चालू हो गया 550 से चालू हो गया, जब बुद्ध का जन्म हुआ है तभी समझ लो हरियंक है। इन्होंने सारे पोजीशंस को मैट्रिमोनियल अलायंस से बढ़ाया। ये उतना भी खतरनाक नहीं था जितना अजात शत्रु था, अभी बताऊंगा। ये बुद्ध महावीर का कंटेम्प्ररी था। उसी समय तो 16 महाजनपद में हरियंक वंश सबसे तगड़ा हो रहा था, जब उधर बुद्धिज्म अपना आम जनता में प्रचार प्रसार कर रहे थे धर्म का। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था इसका। अजात शत्रु आता है 494 से 462, है ना। 4 हजार, 4 हजार अजात, अब याद रखोगे बस 400 BC के आसपास है ये, 400 BC से आगे है ये। अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए बहुत फेमस था ये। जो पाटलीग्राम नाम का जो पटना जगह था, गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ था ये, उसको इसने स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा उसको कैपिटलाइज किया। इन द बिगनिंग जैनिज्म को फॉलो करता था, बाद में इसने बुद्धिज्म का वो बन गया। तो सोचो ये पार्टी बदल ले रहे हैं हर बार। अजात शत्रु, देखो जे से पहले जैनिज्म था, बाद में ये हो गया बुद्धिज्म। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में यही करवाया था, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्ध भगवान के मरने के जस्ट बाद। अजात शत्रु का सक्सेसर जो था वो उदयन था, बहुत वीक सक्सेसर था। इसी ने चेंज किया राजगीर से पटना राजधानी, और पटना जो अभी का शहर है वो इसी ने बनाया। हालांकि रूलर्स ये सारे हरियंक वाले बहुत वीक थे, तो मगध कैप्चर कर लिया गया किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा, जो कि अंतिम राजा नाग दशक को मार के बैठा था। शिशुनाग के बाद कालाशोक, शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक वाज किल्ड बाय द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के पहले कौन था? कालाशोक। कालाशोक के टाइम पे ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, याद रखो। काला वैशाला सेकंड, काला वैशाला सेकंड, काला वैशाला सेकंड, वैशाली, वैशाली में कालाशोक के नेतृत्व में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। अब आते हैं नंदास। नंदास बहुत ही ज्यादा, मतलब इन्होंने एकीकृत कर दिया था इंडिया को। शिशुनाग तक तो चलो फिर भी पटनागर तक था, लेकिन नंद बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उसमें सबसे जो नंद का पहला राजा था वो महापदम नंद था, नंद डायनेस्टी का सबसे पहला राजा था। ही अपरूटेड द क्षत्रिय डायनेस्टीज, और इन्होंने बोला कि मैं एक राट हूँ। सम्राट विराट होता है, वैसे ही एक राट, मेरे अलावा कोई यहाँ पे राजा नहीं है। एक राट मतलब होता है ग्रेट एम्पायर बिल्डर, महापदम नंद। जो सबसे चोमू था, सबसे जो बदमाश था, वो था लास्ट वाला घनानंद, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य मिलके धनानंद के अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने मुहिम चलाई थी, और तब जाके वो मगध पे कैप्चर किया था चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य डायनेस्टी लाया था। बट सबसे पहले था महापदम नंद से ही चालू हुआ ये, बहुत ही तगड़ा था ये, और इसका वेल्थ बहुत ज्यादा था। तमिल संगम वर्ग आहानूरू में भी बोला गया है। आहानानूरू में पोएट मामूलानार ने बोला है कि कितना ज्यादा वेल्दी थे उस समय के नंद। देखो संगम वंश 300 BC से 300 AC तक चलता है ना, AD तक, उसी समय ये नंद वाले भी थे सारे, उस समय चालू हो रहा था। एंड नंद का लास्ट रूलर घनानंद था, ये बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन करता था, जनता परेशान थी, इसीलिए इसका फायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, वो पूरे कहानी आपको पता ही है कैसे चोटी पकड़ के निकाल दिया था। इसी बीच में जब ये था, जब अंधेर नगरी चौपट राजा, राजा वाला खेल चल रहा था, उस समय पर्शियन इन्वेशन बहुत ज्यादा हो रहा। सबसे पहला इन्वेशन हमारे पास फारस मतलब ईरान के लोगों ने किया, है ना। ईरान देखो, नंद
नंद इतना बड़ा, नंदों ने जो पूरा वो बनाया, मान लो ये गुजरात है, इंडिया है, सॉरी मैं अच्छे से थोड़ा मैप बनाता हूँ, इसको आप इंडिया का एक मैप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो नंदों ने जो यहाँ पे गंधार है, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा एम्पायर बनाने का किसी को रुतबा था ही नहीं, किसी के पास एक्सपीरियंस था ही नहीं। पर जब महापद्म नंद और ये सब ने इतना बड़ा एम्पायर बना दिया तो संभालना मुश्किल हो गया। तो उसी समय जो बाहर से लोग देख रहे थे कि अरे ये कौन है यार, इतना बड़ा एम्पायर बना रहा है, छोटे छोटे वाले पे तो कोई अटैक नहीं कर रहा था, उस समय उतना डेवलप ही नहीं था, लेकिन इधर भी बड़ा बड़ा एम्पायर हो रहा था वो, मतलब इनमें इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी बहुत थी। तो पर्सिया, यहाँ पे ईरान बगल में है, फारस, वहीं से अटैक होने लगा। इसमें सबसे पहले साइरस ने गंधार कैप्चर कर लिया, डेरियस प्रथम, जेरेस, ये इसी यही सब आपस में थे, ये सब मतलब इन्फेंट्री कवलरी ग्रीस तक पहुंचा दिए, है ना, ग्रीस में लेके चले गए। इंडस वैली को भी कैप्चर कर लिया था, मतलब इधर का पूरा जो है वो धीरे धीरे कैप्चर किया जाने लगा। पर्शियन इन्वेशन से क्या हुआ कि इंडो और ईरान, इंडिया ईरान के बीच में कॉमर्स बढ़ा। इन्वेशन वगैरह से होता है कि लोगों में पीपल टू पीपल कनेक्ट वगैरह भी बढ़ता है। अलेक्जेंडर के इन्वेशन के लिए ग्राउंड तैयार कर दिया। पर्शियन, अलेक्जेंडर कहाँ का था, वो मकदूनिया का था, मकदूनिया और पीछे है यहाँ पे, देखो ये जो ये किंगडम है, ये वाला पर्शियन किंगडम, अभी ये इंटैक्ट था, तभी तो ये अटैक कर रहे थे। लेकिन आप देखोगे कि ये वाला किंगडम जब फॉल डाउन इसका हो जाएगा तो ये फिर यहाँ से भी इसको मौका मिल जाएगा इंडिया में आने का, अलेक्जेंडर को, ठीक है। अलेक्जेंडर के इन्वेशन का रास्ता साफ हुआ पर्शियन इन्वेशन की वजह से ही, क्योंकि उसको लगा कि हम जीत सकते हैं। खरोष्ठी स्क्रिप्ट, इट्स अ फॉर्म ऑफ ईरानियन राइटिंग, इट बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। खरोष्ठी में लिखी हुई थी, अशोक के बहुत सारे स्क्रिप्ट खरोष्ठी में भी आपको देखने को मिलेंगे। यही मौर्य के टाइम पे ही हो रहा था ये सब, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और पर्शियन आर्ट्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है अशोका के पिलर में, मौर्यन के आर्ट में। पारसी स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, पारसी ईरान का ही है, फारस। तो फिर वही मैं बोला है कि 326 में अलेक्जेंडर ने हम पे अटैक कर दिया, मकदूनिया से ही आया था। इसका यही था कि हेरोडोटस जैसे ग्रीक ऑथर्स ने बोला कि इंडिया में बहुत ज्यादा वेल्थ है। हेरोडोटस, हिलियोडोरस नहीं, हेरोडोटस, इसने अलेक्जेंडर को इसने अट्रैक्ट किया कि धन संपत्ति हमको लूटना है, शासन करना है किसी तरह से। बहुत बड़ा इंपेरियलिस्ट था। ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में इसको लगता था कि बहुत ज्यादा, मतलब समुंदर है, तो इसको लगता था कि मतलब इंडिया को अगर हम कॉन्कर कर लेंगे तो पूरी दुनिया की ईस्टर्न बाउंड्री को हम लोग कॉन्कर कर लेंगे। यहीं पे होता है झेलम में हाइडेप्सिस की लड़ाई, ये पोरस के अगेंस्ट लड़ाई होती है। एक्चुअली सबसे पहली लड़ाई पोरस के साथ नहीं हुई थी, एक और राजा था, उसको हरा के इसने तब पोरस, पुरु जो राजा थे वहां पे इसने प्रोटेक्ट किया था। ही फॉट ऑन द प्लेन्स ऑफ कर्री। पोरस लड़ाई हार जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसको, उससे इंप्रेस हो जाता है और उसको बहुत जेनरसली ट्रीट करता है और उसको अपनी गद्दी पे वापस बैठाता है। अलेक्जेंडर का के सैनिक जो है वो झेलम नदी से आगे बढ़ जाते हैं, बट सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, अभी का जो ब्यास नदी है उसको क्रॉस करने से अलेक्जेंडर के सैनिक रिफ्यूज कर देते हैं, तो वो वापस चला जाता है। 326 में वो किया था, 323 में वो बेबीलोन में मर जाता है। तो अलेक्जेंडर के इन्वेशन से क्या हुआ कि मतलब देखने को जनता को पता चला कि जो महापद्मनंद है, धनानंद है जो लास्ट वाला, वो यूनिफाई नहीं कर पा रहा है। तो मौर्यों को एक अच्छा मौका मिल गया कि अलेक्जेंडर जैसा अटैक अगर बचाना है आगे फ्यूचर में, तो आप मौर्यों को शासन दो, है ना। स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, छोटे 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 रहने से अब काम नहीं चलेगा, पूरा इंडिया को एकीकृत करना पड़ेगा। तो मौर्यों ने पहली बार यूनिफाई किया था पूरे इंडिया को। इट पेव्ड द वे फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड द ग्रीस। द रूट्स ओपन्ड बाय हिम एंड हिज नेवल एक्सप्लोरेशंस इंक्रीज द एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज फॉर ट्रेड इन इंडिया। अलेक्जेंडर आके ट्रेड वगैरह ही बढ़ाया। कहीं पे भी अटैक होता है ट्रेड वगैरह बढ़ता ही बढ़ता है यार। अब देखते हैं मौर्यन एम्पायर कैसे पता चलता है। अर्थशास्त्र, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, तो सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पता चलता है। अच्छा, अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब सब बहुतों को लगेगा कि इकोनॉमी की बुक है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है। इट डील्स विथ किंग, कहीं पे भी सोचो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं है, किंग एंड हिज काउंसिल, पूरा एक तरह से फिलोसफी है ना, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। द सेकंड विद सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, मतलब सोचो ये किंग, लॉ, एंड थर्ड विद डिप्लोमेसी। पहले तो किंग हो गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड आईआर, तीनों से डील करता है ये। चाणक्य, इंडियन मैकियावेली। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस भी बड़ा फेमस है, ये बाद में लिखा गया था, संस्कृत ड्रामा है ये, कौटिल्य पे ही लिखा गया था, व्हेन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में लिखा गया था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बताया गया कैसे मौर्य। मेगास्थनीज का इंडिका भी बड़ा फेमस है, क्योंकि मेगास्थनीज जो है वो आया था, है ना। अकाउंट गिव्स डिटेल्स ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यही मेगास्थनीज दिया था, जब सेल्यूकस से लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसने मेगास्थनीज को भेजा था और अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करवा दिया था। सेल्यूकस अटैक किया था यार, वही यूनानी था। अशोका के एडिक्ट से भी बहुत सारा मिलता है, जैसे जैसे 13वां रॉक एडिक्ट में बोला गया है कि कलिंगा के साथ मैंने वॉर किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। 7वां एडिक्ट में बोला गया है कि कैसे मैं धर्म को प्रमोट करूंगा। पाली, प्राकृत, खरोष्ठी, ब्राह्मी, हर जगह लिखा हुआ है। मतलब ये जो पाली है वो लैंग्वेज है, और पाली का जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और प्राकृत का भी स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और खरोष्ठी ये स्क्रिप्ट है। मतलब पाली और प्राकृत लैंग्वेज है, और स्क्रिप्ट जो है वो खरोष्ठी ब्राह्मी है, ठीक है। खरोष्ठी वाला वही नॉर्थ ईस्टर्न में, सारा नॉर्थ वेस्टर्न में मिलता है। अगला है मौर्यों की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298, इसने जैनिज्म को एम्ब्रेस कर लिया था लास्ट में। उसके बाद चंद्र बिंदु, चंद्र के बाद बिंदु आता है, बिंदुसार, है ना। बिंदुसार, इसने देखो पहले वाले ने 320 से 298,
दूसरे वाले ने 298 से 273। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसने आजीविका को बहुत ज्यादा बढ़ाया, एक रिलीजियस सेक्ट होता है, और इसने सीरिया के साथ रिलेशन बनाया, बिंदु सीरिया, इसका नाम बिंदु सीरिया होना चाहिए था। फिर आता है 273 से 273-232, क्या 273-232 से अशोक का शासन चालू हो जाता है। कलिंग का वॉर 261 में किया था, 61 एक सटाक से मारा, है ना। अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मैंक, उपगुप्त, ये याद रखना है, उपगुप्त ने ही पूरा ये जो है बुद्धिज्म का अशोक के दिमाग में भरा था। इन्होंने श्रीलंका, महेंद्र को और संघमित्रा को भेजा, मैंने बताया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने करवाया था 240 या 250 बीसी, बहुत लोग लिखते हैं पाटलिपुत्रा में। अशोका ने भेरी घोष को धम्म घोष से बदल दिया था, मतलब वही कि वॉर को हम लोग कल्चरल कॉन्क्वेस्ट से बदलेंगे। अशोक के धम्म में था कि मदर फादर की सेवा करना है, अहिंसा, ट्रूथ, जितना भी लॉजिकल चीजें हैं, टीचर्स की पूजा करना है ना, गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स। अगला है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड फेस्टिव गैदरिंग्स, अवॉइडिंग एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा मैं तामझाम में नहीं रहता हूँ भैया, सेरेमनी रिचुअल में नहीं करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, लोगों से कॉन्टैक्ट कैसे कनेक्ट करूंगा मैं, अपने धर्म महामात्रा से करूंगा, धर्म यात्रा से। ह्यूमन ट्रीटमेंट, जो दास है मेरे सर्वेंट्स, तो ऐसा नहीं कि उनको मैं एकदम बिना खाए पिए उनसे काम करवाऊंगा, है ना। प्रिजनर्स वगैरह का अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब एक तरह से ह्यूमन राइट्स, ये सबको देख रहा था, फंडामेंटल राइट्स। कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टू एनिमल्स एंड कर्टसी टू रिलीजियस रिलेशंस एंड लिबर्टी टू ब्राह्मण्स, ठीक है। नॉन वायलेंस मैं किसी पे दिखाऊंगा, मतलब वायलेंस मैं कहीं पे नहीं दिखाऊंगा, एनिमल्स हो या फिर ब्राह्मण वगैरह हो, किसी के साथ हो, ये बात हो गई। उसके बाद है टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स एंड कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर। लास्ट मॉडर्न किंग था बृहदत्त, इसका गला काट दिया गया था किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और अशोक बहुत ज्यादा बुद्धिज्म फैलाया था, तो इसी से गुस्सा होकर ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए पुष्यमित्र शुंग आया था, बहुत स्टॉन्च ब्राह्मण था ये। हालांकि इसने भी बहुत सारा बुद्धिस्ट स्तूप वगैरह बनाया है, कहा जाता है कि स्तूप, सांची स्तूप में भी इसने बहुत काम करवाया था। मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सेंट्रलाइज था, मोनार्किकल गवर्नमेंट था, राजा सब कुछ होता था, लेकिन रॉयल एब्सोल्यूटिज्म नहीं था, मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज थोड़े थे, साथ साथ राजा भी मतलब सभा समिति के उस पर काम करता था। कौटिल्य ने बोला कि राजा को अपने मिनिस्ट्री का एडवाइस लेना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मंत्री परिषद बोलते हैं, जो किंग को असिस्ट करता था, उसी समय मंत्री परिषद था। और सिविल सर्वेंट्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था, जो आईएएस हैं उस समय अशोक के टाइम पे अमात्य इसको बोलते थे। अशोक ने धर्म महामात्रा को भी वो किया, धर्म को बढ़ाने के लिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट समाहर्ता और सन्निधाता। समाहर्ता कौन है, और सन्निधाता होता है कि मतलब वो ट्रेजरी ऑफिसर होता है, और समाहर्ता ही इज द चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। समाहर्ता मतलब सबसे कलेक्ट करता है, सन्निधाता मतलब उसके सामने बैठा रहता है, देखते रहता है। लैंड रेवेन्यू 1/6 था, अधिकतर में आपको 1/6 ही देखने को मिलेगा, हालांकि 1/3 1/2 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा खतरनाक जो हो जाता है उसमें। आर्मी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज थी, सैलरी को कैश सबसे पहले दिया था, ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर मिडाइवल में आप देखो तो सबसे पहले कैश में सैलरी अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, उसके बहुत पहले अशोका ने सैलरी कैश में देना चालू कर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरी कैश में दी जाती थी, वहां पे कॉइन्स वगैरह होते थे। मेगास्थनीज ने 6 बोर्ड बताया है, और मिलिट्री के भी 6 विंग बताया है। सबको कंट्रोल करने के लिए 6 बोर्ड थे, मिलिट्री कंट्रोल करने, ये सब मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा है बुक में। जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट होता था कैपिटल में, राजा ही सबसे बड़ा वो होता था जस्टिस। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, हाँ यही है ना, कंटक शोधक और एक और धर्मस्थीय, दो तरह के कोर्ट थे, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट को कंटक शोधक, और इसको धर्मस्थीय बोला जाता था। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स प्रोविंशियल कैपिटल्स पे होते थे, अमात्या के अंदर में होते थे, उस समय आईएएस ही कोर्ट था। और रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस अशोक के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि चलो तुम्हारी सजा हम माफ करते हैं। कॉमर्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, रिटेल और होलसेल प्राइसेस पूरा कंट्रोल था एकदम, बहुत ज्यादा सामान दाम पे नहीं बेच सकता है। हेडेड बाई अध्यक्षा, बाजार के अध्यक्ष होते थे। वेट मेजर का कंट्रोल बड़ा अच्छा होता था, कस्टम ड्यूटी लगता था, एंड फॉरेन ट्रेड को भी रेगुलेट किया जाता था। रेगुलर बहुत ज्यादा, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चाणक्य जैसे जहां पे उतने बड़े स्टेट्समैन हो वहां पे सेंसस तो होना ही चाहिए, जनता कितनी है देखा जाएगा। और स्पाइस के द्वारा क्रॉस चेक भी किया जाता था, ये जो गूढ़ पुरुष थे ना, वो एनिमल्स को भी काउंट किया जाता था उस समय, एनिमल का भी सेंसस होता था, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अर्थशास्त्र में एक पूरा चैप्टर ही है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगरिका जिसको बोलते हैं, सिटी सुपरिटेंडेंट, उस पे। प्रोविंशियल गवर्नर्स रॉयल फैमिली से होते थे, मतलब राजा का ही बेटा बेटा राज्यों का गवर्नर बनता था। एंड राजूकाज, जो राजूकाज थे वो कलेक्टर होता था उस समय। मतलब देखो, आईएएस जो हो गया वो अमात्यास हो गया, और डीएम जो हो गया वो रजुका हो गया। रजुका मतलब जिले का राजा। रजुका को युक्ता से युक्ता को आप एसडीएम मान सकते हो, सबऑर्डिनेट थे उनके। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंदर ग्रामणी, एंड हिज सुपीरियर गोपा वाज इन चार्ज ऑफ 10 और 15 विलेज। जो विशु था ना, वैदिक काल में जो विशु था, विशु विशु मतलब 20 विलेज ना, लगभग 20 विलेज में इसमें गोपा, गांव का हेड ग्रामीणी, और बहुत सारे गांवों का हेड कौन हो गया, गोपा हो गया, याद रखना है। अगला है कि अशोक के टाइम पे पत्थर का यूज चालू हुआ, उसके पहले पत्थर था ही नहीं, उसके पहले मतलब कुम्हरार में जैसे मिला है वुडन पिलर वगैरह मिला है, तो पिलर्स अशोका ने पत्थर का यूज करना चालू किया, उसके पहले वुडन भवन वगैरह मिले थे। टॉप्स को एनिमल फिगर जैसे लायन, एलिफेंट, बुल वगैरह से क्राउन किया करता था अशोक। सारनाथ पिलर में 4 लायन है स्टैंडिंग बैक टू बैक, इट्स द मोस्ट मैग्निफिकेंस, और यही हमारे देश का वो सिंबल भी है।
सांची स्तूप ब्रिक्स से बना था, ईंट से, ईंटों, जली हुई ईंटों से। अंदर जो है वो कच्ची ईंटें हैं, बाहर पक्की ईंटें हैं। एंड केव्स मॉन्क्स के रेसिडेंस के लिए बनता था। मॉन्क्स के रेसिडेंस के लिए चैत्य और विहार अशोक नहीं बनवाए थे। मौर्य का डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि अशोक की पॉलिसीज बहुत वो मतलब कि सॉफ्ट पॉलिसी आ गई, तो कोई भी आपको अटैक कर ही देगा यार। पुष्यमित्र शुंग वगैरह कर ही दिए उसको बाद में अटैक। सक्सेसर जैसे बृहदरथ बहुत वीक मिला। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस उसके पास उतने नहीं थे कि मतलब इतना बड़ा वास्ट एम्पायर, मौर्य एम्पायर अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, पूरे इंडिया को कवर करने वाला। तो उसको सस्टेन करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अशोक की बुद्धिस्ट पॉलिसी की वजह से ब्राह्मण गुस्सा हो गए और रिवॉल्यूशन पुष्यमित्र शुंग के अंदर में लाया। अब देखते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसमें शुंगों ने मौर्यों का कत्ल कर दिया। पुष्यमित्र शुंगा वॉज द कमांडर इन चीफ अंडर द मौर्याज, वही उसके अगेंस्ट चला गया। और शुंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं मतलब इंडो बैक्टीरियन, जो अभी बैक्टीरिया का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच और ईरान यूनान का जो एरिया है उसी को बैक्टीरिया रीजन बोलते हैं। तो शुंग आते के साथ ही परेशान थे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया लोग जो है वो इन पे नजर रखे हुए थे कि मतलब इनको लगा कि अशोक जब खत्म हो गया तो अब कोई भी अटैक कर सकता है, तो बैक्टीरिया अटैक करने लगे। ही वॉज द स्टॉन्च ब्राह्मणिज्म, मैंने आपको बोला था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया है कि ही वॉज द प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा इसने परेशान किया। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्ट आर्ट को रियल में पैटर्नाइज भी किया था। ये सब मतलब कहीं कहीं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में विक्टिम कार्ड खेला गया है कि मतलब पुष्यमित्र शुंग जब से आया तब से अशोक के बाद बुद्धिस्ट को पैटर्नाइज नहीं मिला। अंतिम शुंग रूलर देवभूति था, जिसको वासुदेव कन्व ने, मैंने आपको मशहूर ट्रिक बताया था ना, मौर्य शुंग कन्व। तो शुंग के बाद कन्व आता है, वासुदेव कन्व ने देवभूति को मार के बना। कन्व डायनेस्टी 45 साल तक चलती है, बहुत कम टाइम तक चला यार। गंगेटिक वैली को थोड़ा बहुत इसने फॉरेन इन्वेशन डिफीट भी किया। ब्राह्मणिज्म को शुंग कन्व दोनों ने वो किया, हॉर्स सेक्रीफाइस वगैरह किया। इसने वैष्णविज्म का ग्रोथ भी प्रमोट किया, संस्कृत लैंग्वेज को भी बढ़ाया। बाद में हम कह सकते हैं कि गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास जो है उसका प्रिकर्सर हम लोग कन्व को मान सकते हैं, तभी जाके वहां पे अब पूरा संस्कृत वंस्कृत चालू हुआ। अच्छा, कन्व वगैरह बहुत कमजोर पड़ गए थे, तो डेक्कन इलाके से मैंने आपको बोला था ना सातवाहन आए और इंडिया पे इन्होंने कुछ दिन तक रूल किया था। सातवाहन, इसको सातवाहनों को आंध्राज भी बोलते हैं। सीएपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सिमुक था। ही वॉज द नहीं 17 किंग जो था सातवाहन का। हला, हला बहुत फेमस था। हला 17 हला, आप याद कर सकते हो। 17 हला मतलब 17वां, 17वां कौन था? हला था। तो हल की बुक है गथा सप्तशती या सतसई, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्राकृत लैंग्वेज, पाली में नहीं, प्राकृत। बाद में प्राकृत आ गया था, पहले पाली था बुद्ध भगवान के टाइम पे। अशोक वाला तो प्राकृत था पूरा। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये भी सातवाहन, सातवाहन सातकर्णी, सातवाहन सातकर्णी। ही पैटर्नाइज ब्राह्मणिज्म एंड ही गिव डोनेशन टू द बुद्धिज्म। नेवल पावर बहुत तगड़ा बढ़ गया था क्योंकि ये साउथ के एक्सपर्ट थे पूरा डेक्कन इलाके के, है ना। इसका मेट्रोनाइमिक्स एक फेमस सातवाहन के टाइम में इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब माँ के नाम पे, माँ के नाम पे जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, गौतमी बालाश्री, तो उसके नाम पे ऐसे पूरा पड़ता था। इकोनॉमिक कंडीशन क्या था सातवाहन के टाइम पे कि रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ। ट्रेड इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता ही है समय के साथ साथ। इसमें सातवाहन में सिल्वर, सात से सातवाहन, सात से सिल्वर, क्या करस्पान का यूज होता था। दीज आर द सिल्वर कॉइन्स। एंड ओवरसील कमर्शियल एक्टिविटी होती थी। कल्याणी पोर्ट था वेस्ट डेक्कन में, और गंडा केसला पोर्ट और गंजम ईस्ट कोस्ट में था। बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट। कल्याणी जो पोर्ट था वो इधर ही था डेक्कन में, और यहाँ पे गंडा केसला और गंजम उड़ीसा में पड़ता है, ये ईस्ट कोस्ट में पोर्ट था। सातवाहन दे वर द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। पहली बार जमीन किसने दिया? सातवाहनों ने दिया, याद रखना ये। सातवाहनों का कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था कि दे पैटर्नाइज बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। दे आल्सो पैटर्नाइज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, ये सब पैटर्नाइज करते ही हैं। बट सातवाहन क्या, शुंग के टाइम से ही बैक्ट्रिया, शक, कुषाण, ये देखो पूछ सकता है ना, बीएस के ट्रिक आपको याद करना है। बीएस के बसक, बासक, अनिल बसक सर टॉपर है ना यूपीएससी के, बसक याद रखना। बैक्ट्रिया, शक, तब कुषाण आए थे। तो बैक्ट्रियस, ही डेमेट्रियस जो ग्रीक रूलर था, हु वाज स्टॉप्ड बाय द आर्मी ऑफ वासुमित्रा, जो कि पुष्यमित्र शुंग का ग्रैंडसन था। द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ हिलियोडोरस बिकेम अ वैष्णवाइट एंड इरेक्टेड द गरुड़ा पिलर एट बेसनगर। तो बेसनगर में बैक्ट्रियन कौन आया था? हिलियोडोरस। ये मैंने आपको नाम बताया था ना थोड़ी देर पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब इतना फेमस फैक्ट है कि जो विदेश से हम पे अटैक करने आया ग्रीक एम्बेसडर, मतलब हमारा जानकारी लेने आया हिलियोडोरस, लेकिन ये बाद में वैष्णवाइट बन गया। हमारे कल्चर से इतना ये प्रभावित हुआ कि ही इरेक्टेड द गरुड़ा पिलर एट बेसनगर। कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है मीनेंडर। मीनेंडर भी था, बैक्टीरियन ही था, याद रखना है आपको। ग्रीक ग्रेको बैक्टीरियन होता है ना, बैक्टीरियन मतलब ग्रीक ही एक तरह समझ लो। ग्रीस देश देख रहे हो ना, ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, वही ग्रीस देश, वहीं से लोग आते थे। तो इसको मिलिंद भी इंडिया में बोलते हैं। ही एनविंस्ड मच इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म। ठीक है, हिलियोडोरस वैष्णवाइट बन गया, मिनेंडर जो है वो बुद्धिज्म बुद्धिस्ट बन गया। डेमेट्रियस को तो चल रोक दिया था, आने ही नहीं दिया, आता तब ना कुछ बनता। तो यहाँ आके बुद्धिज्म से बहुत प्रभावित हुआ, और बुद्धिस्ट मॉन्क से जो इसका बातचीत हुआ उसको पाली वर्क मिलिंद पन्हो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, उसमें वो किया गया है, कंपाइल किया गया है। अगला है हमारा शक और कुषाण।
शक जिनको स्किंथियंस भी बोलते हैं, तो शक का संस्थापक माओइस्ट था, और उसका बेटा एजिस, इसको विक्रम इरा, शक होता है ना, शक संवत विक्रम संवत, तो शकों ने विक्रम संवत चालू किया, ये बस याद रखना है, उतना ज्यादा नहीं पूछेगा। अगला है कुषाणों के बारे में। कडफिसेस द्वितीय, इसने पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एज फार एज मथुरा तक ये पहुंच गया था। ये अगर इंडिया है तो यहाँ से ये मथुरा तक आगे पूरा ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इसने पंजाब, ये राजस्थान, मथुरा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो कैप्चर कर ही लिया था। कुषाण था ये। ये कडफिसेस जो कुजुल कडफिसेस, ही वाज द डिवोटी ऑफ शिवा, ही वाज अ शैवाइट। सबसे लेजेंडरी राजा इसमें था 78 से 120 एडी में कनिष्का। कनिष्का, ही वॉज रूलर ऑफ कुशाना, इसने बुद्धिज्म को इम्ब्रेस किया। इसका एक सर कटा हुआ मूर्ति प्राप्त हुआ है। इसके कॉइन में बुद्धा के ही नहीं, साथ साथ ग्रीक और हिंदू गॉड्स के भी इमेज मिलते हैं, है ना। इसी के टाइम पे तो गंधार आर्ट और वो दोनों आर्ट वो हुआ था, डेवलप हुआ था। ही कन्वीन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन श्रीनगर में। महायाना डॉक्ट्रिन पहली बार फाइनल शेप दिया गया था। एंड चरक चरक बुद्धिस्ट जो थे कनिष्क, इन्होंने चरक को भी पैटर्नाइज किया था, याद रखना। अभी मैं कनिष्क के सारे पैटर्नाइज आदमी का एक ट्रिक बताऊंगा आपको। कनिष्क के कोर्ट में अश्वघोष भी था, ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर, और अश्वघोष इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में भाग भी लिया था। ही वाज अ ड्रामेटिस्ट एंड ही वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा था। देखो अब ये वाला पेज देखो कि कौन कौन से उसको इसने वो कराया, अश्वघोष, चरक, वासुमित्र, इसमें से कौन कौन सा कनिष्क ने पैटर्नाइज किया था। तो कनिष्क वाज द ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म एंड ही हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया था, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ वासुमित्र प्रेसिडेंट था। ही आल्सो पैटर्नाइज ग्रेट स्कॉलर्स एंड पर्सनालिटी जैसे अश्वघोष, चरक, वासुमित्र, नागार्जुन, मराठास, मथाराज एंड एगिसलियस। तो मेन चरक, वासुमित्र और नागार्जुन इंपॉर्टेंट है। वासुमित्र चलो हेड था ही, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये सब इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत इस समय नहीं थे, चरक थे, यही याद रखना। दो तरह के आर्ट डेवलप हुए कनिष्क के टाइम में, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट। ये दोनों हम देखते हैं, पूछता है यूपीएससी में बार बार। गांधार आर्ट का कहाँ घर था, कहाँ से ये आया था? इट वाज इन द टेरिटरी इन एंड अराउंड पेशावर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। गांधार कहाँ है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ही, इधर ही पेशावर के पास ही पड़ता है। उसको उस समय पुरुषपुर बोलते थे। तो इंडो ग्रीक जब अटैक हो रहा था इंडिया में, उस समय धीरे धीरे बढ़ा था, लेकिन बाद में शक और कुषाण जैसे कनिष्क वगैरह ने इसको बहुत ज्यादा गांधार आर्ट को बढ़ा दिया। इट इज द मिक्स ऑफ इंडियन एंड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स, मोल्डिंग ह्यूमन बॉडी इन रियलिस्टिक मैनर विथ माइन्यूट अटेंशन टू फिजिकल फीचर्स लाइक मुस्टाच, मसल्स एंड कर्ली हेयर। ह्यूमन बॉडी को एकदम रियलिस्टिक बनाया जाता था। आपको आप फोटो वोटो देख सकते हो गांधार आर्ट का नेट पे सर्च करके। और जो शॉल ओढ़ते थे वो बहुत मोटा थिक थिक ड्रेपरी हुआ करता था, बहुत बोल्ड फोल्ड लाइन हुआ करती थी। कार्विंग जो था बहुत रिच, बहुत एकदम माइन्यूट कार्विंग हुआ करती थी। एलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस। द मेन थीम वाज द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, महायानिज्म। गंधार का महायान, क्योंकि महायान का फैन था शुरू से ही। कौन फैन था? कनिष्क वगैरह शुरू से ही फैन था, इसलिए महायान का इफेक्ट देखने को मिलता है किसमें? हमारे गंधार आर्ट में। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट साइमल्टेनियसली डेवलप हुआ था, ये इंडिजिनियस लाइन पर डेवलप हुआ था। जिस समय कनिष्क के अंडर में पेशावर और मथुरा दोनों इसकी राजधानी हुआ करते थे। तो जो पेशावर में डेवलप हुआ उसको गंधार आर्ट बोलते हैं, जो मथुरा में डेवलप हुआ उसको मथुरा आर्ट बोलते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं था। बुद्धा इमेजेस एग्जिबिट द स्पिरिचुअल फीलिंग इन हिज फेस व्हिच वाज लार्जली एब्सेंट इन द गांधार स्कूल, है ना। गांधार स्कूल में बुद्ध के फेस में स्पिरिचुअल फीलिंग नहीं मिलता है। बुद्ध थोड़ा सा एंग्री या थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव टाइप के दिखते हैं बुद्धा, लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में एकदम स्पिरिचुअल, सारे अपनी समस्याएं त्याग दो, है ना, इस टाइप का पूरा एकदम शांत फेस देखने को मिलता है। इसमें शिवा और विष्णु के इमेज भी कार्व आउट किए गए थे, पार्वती लक्ष्मी के साथ हुआ था। तो मतलब शिव की पत्नी पार्वती और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी भी यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिली थी। यक्षिणी की फीमेल फिगरीन्स एंड अप्सराज ऑफ द मथुरा स्कूल, बहुत ब्यूटीफुली इनको बनाया गया था, बहुत अच्छे से इनकी डिजाइन वगैरह किया गया था। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मौर्य चैप्टर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं संगम एज। पूरा एंशिएंट मेडिएवल करा के ही मैं जाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो और बने रहो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। तो बारी आती है अब संगम एज की। संगम मतलब होता है तमिल पोएट्स का संगम, एक साथ सबका मिलन। दिस वाज द एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स एंड इट वाज फ्लोरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द पांड्यास। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि संगम चोल चेर पांड्य में किस उस समय चोल चेर पांड्य थे, बट पांड्य के टाइम पे मेन तमिल पोएट्स थे। एंशिएंट तमिलनाडु पॉपुलरिटी कॉल्ड मुच्छंगम। ठीक है, तमिलनाडु को बोलते हैं, तमिलनाडु को क्या बोलते हैं? मुच्छंगम। पहला संगम हुआ था मदुराई। देखो ये पहला दूसरा जो संगम था ना, ये मतलब ऐसा ही है जैसे रामायण महाभारत, मतलब उस टाइप का कि मतलब भगवान टाइप का हुआ था, भगवान वगैरह ने अटेंड किया था, मतलब ये दंत कथा टाइप का है। नो लिटरल वर्क अवेलेबल। सेकंड संगम भी कपाटापुरम में, पहला मदुरई में और अंतिम वाला मदुरई में हुआ था, ध्यान रखना। सेकंड वाला कपाटापुरम में हुआ था। तोलका पीएम ये जो है सेकंड से आया है, तोलका पीएम इट्स अ ग्रामर बुक, है ना, सेकंड से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तोलका पीएम तोलका पीआर ने लिखा है, और ये सेकंड संगम का एकमात्र बचा हुआ लिटरल वर्क है। और मुदती, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके द्वारा थर्ड संगम फाउंड किया गया था। कौन? मुदती रमन। संगम लिटरेचर में तोलका पीएम, एटुटोगई, पाटुपट्टू, ये सब दो एपिक भी आते हैं, सिलप्पादिकारम और मणिमेखलाई। ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा अच्छे से। सिलप्पादिकारम और मणिमेखलाई, ये मणिमेखलाई जो है वो सिलप्पादिकारम का सीक्वल है।
इसी में कल्लगी और कोवलम की कहानी है ना। सिलप्पादिकरम, इसी को इसको इलांगो अडिगल ने लिखा था। मनी मेघलाई को सीतालाई सत्यनारायण ने लिखा था। तो यहाँ पे आप लिख लो, ये पूछ सकता है, आगे दिया भी होगा शायद। तुल्कापियम इट वाज ऑथर्ड बाय तुल्कापियार, तमिल ग्रामर का ये वर्क है, बट इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द संगम पीरियड। फिर दूसरा है पातिनेन कलेक्कू, ये इसमें 18 वर्क है मेनली। यहाँ पे जहां भी कनक्कू आएगा वहां पे 18 वर्क है। इसमें एथिक्स और मोरल से डील किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर है तिरुकुरल, तिरुकुरल तिरुवल्लुवर के द्वारा। तो तोल्कापियम तोल्कापियार के द्वारा पहले लिखा हुआ था, बाद में जो आया पाथी नेन किल कलक्कू। ये सब नाम यार तमिलनाडु वाली बुक में ना थोड़ा सा दे दिया है, क्योंकि ये उन लोग का मतलब लोकल लेवल का है ना, इसलिए थोड़ा डिटेल में दिया है, बट इतना यूपीएससी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। ठीक है, तिरुकुरल का तिरुवल्लुवर देखना है, तिरुवरुवर का तिरुकुरल बुक है ये देखना है। सबसे मोस्ट प्रोबेबल डेट किसका है, तो 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एसी तक हम लोग आ सकते हैं। अगला है पॉलिटिकल हिस्ट्री, हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा किसका, संगम पीरियड का, 3rd सेंचुरी बीसी से एसी। तो चेर, फिर संगम चोल, जो चोल बाद में जो इंपीरियल चोल आए लगभग 1000 एडी के अराउंड, वो वाले नहीं, ये 300 बीसी वाले चोल है। चेल, चेर, चोल और पांड्या। ये देखो चेरल, केरल मिलता है ना, तो केरल में रूल करते थे चेर। इनका कैपिटल वंजी था और इनका इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स टोंडी और मुसीरी था। ठीक है, सेन गुट्टुअन ने यहाँ पे पत्नी कल्ट इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे कन्नगी को आइडियल वाइफ माना जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में मैंने आपको बताया ना कि ये कन्नगी कोलम की कहानी इसमें है, सिलप्पादिकरम में, है ना, सिलप्पादिकरण। तो यही कन्नगी कोलम की कहानी की वजह से कन्नगी अपने पत्नी के लिए इतना सेक्रीफाइस करती है कि इसकी पूजा होने लगी। तो ये सेन गुट्टुअन चेर वाले ने अपनाया था यहाँ पे, या इमेज बनाना है सब। पहला वाला कहाँ है, यहाँ पे केरला में। ठीक है, दूसरा वाला है संगम चोल। संगम चोल जो है वो आंध्र प्रदेश, जो जो एंशियंट चोल थे वो मेन तमिलनाडु के थे भी नहीं, आंध्र प्रदेश इधर सदर्न आंध्र प्रदेश के इधर के थे संगम चोल वाले। करिक्कल सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस किंग था संगम चोल का, कराइक्कला। ही वाज द फेमस किंग, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ब्रॉट देम अंडर कल्टीवेशन। तो लोगों में ये इसने बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी ले गया था। पांड्या, ये होते हैं मेन तमिलनाडु के जो वासी, जो रियल में है सबसे पुराने वासी, ये है पांड्याज। रूल्ड ओवर द प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु, कैपिटल इसका मदुराई था। मदुराई कंजी रिटन बाय मानगोडी मथुरार डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पांड्या कंट्री। कोरकई इनका सी पोर्ट था, यहाँ पे इधर है कोरकई, के लिख दो कोरकई। एंड कलब्रा की वजह से, कलब्राज का इन्वेशन हुआ जिसकी वजह से डिक्लाइन कर गए। कलब्रा कौन है, जो बाद में आने वाले चालुक्य ये सब आते हैं ना, चालुक्य चोलाज ये सब, मतलब कलब्रा आसपास के ही कोई वंशज थे, इन्होंने इनको खत्म कर दिया था पांड्यों को। अब संगम में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देख लो आपकी, इनमें हेरिडेटरी मोनार्की होती थी, अभी तक इसके अलग कहीं नहीं मिला है। हेरिडेटरी मोनार्की हर जगह मिला है। यहाँ पे मिनिस्टर्स होते थे, प्रीस्ट, मिलिट्री कमांडर्स होते थे, सेनापति, इनवॉइस एंड स्पाइस। स्पाइस को ओआर बोलते हैं, बस इतना याद रख लो। और यार क्या चल रहा है ऐसे बोल के आएंगे, लेकिन आपकी ही जासूसी कर लेंगे, ऐसे ओआर स्पाइस, ये जासूस थे। हर रूलर के पास एक अपनी आर्मी होती थी, है ना। और ये पट्टिन पलाई रेफर्स टू कस्टम ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन द सी पोर्ट ऑफ पुहर। पुहर एक बहुत बड़ा सी पोर्ट था, बस इतना जानो। यहाँ पे थोड़े टफ वर्ड आपको मिलेंगे आगे चल के, बट इसका मतलब ये नहीं कि सबको याद करना है, क्योंकि ये तमिलनाडु बुक है तो तमिलनाडु के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, चोल संगम पॉलिटी इतना डिटेल में। लैंड रेवेन्यू वाज द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम, कस्टम ड्यूटी भी इंपोर्ट किया जाता था। ऑफकोर्स करेंगे यार, ऐसा मतलब कि नहीं करेंगे अगर बोले तब उसमें सोचना है। रोड्स हाईवेज वे आर वेल मेंटेन एंड गार्डेड नाइट एंड डे टू प्रिवेंट रॉबरी। लेकिन ऐसा पूछ दे कि एकदम रॉबरी होती ही नहीं थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक भी रॉबरी हुई होगी तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है संगम सोसाइटी। संगम सोसाइटी समाज कैसा था उस समय, तो तोलका पीएम में संगम ग्रामर के बारे में तो बताया गया है, साथ साथ वहां की सोसाइटी के बारे में बताया गया है। तोलका पीएम, तोलका पीएम, 1 2 3 4 5, तोलका पिया, तोलका पियाम, 5 लेटर है इसमें तो 5 बन गया। कुरिंजी, जिसका चीफ डिटी मुर्गा, मतलब लैंड अलग अलग, कुरिंजी जमीन हो गया, मरुडम, नेडल, पलाई, ये सब जमीन। आपको बस ये याद रखना है, पलाई वाला पूछता है, पलाई भूमि थी, इट वाज पलाई भूमि के रहने वाले लोगों का चीफ डीटी कौन था, कोरावाई, और ये बस चोरी करके अपना काम चलाते थे। वैसे ही कुरुंजी जो भूमि थी, इनका चीफ ऑक्यूपेशन हनी कलेक्शन था, मतलब ये थोड़ा सा रिस्पेक्टेड इनका ऑक्यूपेशन था। वैसे ही मुल्लई, मुल्लई जो है वो केटल रियरिंग थे। मरुडम, ये एग्रीकल्चर करते थे, मरुडम खेत को एकदम मरोड़ के कोड़ के उसमें खेती करते थे। नेडाल, फिशिंग, नेडाल मतलब नेट डाल, समंदर में नेट डाल के फिशिंग हो सके। ठीक है, तोलकापिया में 4 कास्ट भी बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अरासार, अंतनार, वनीगर, वनीगर ये यार मतलब जो वाणिज्य करता है, तो ये तो ट्रेडर आपको पता चल जाएगा, है ना। और वेल्ला लार, वेल्ला बैठा है, सब समझ रहे हैं कि वेल्ला बैठा। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है, खेती में होती है ना, मतलब वेल्ले लोग भी आके अपने आप को बोलते हैं कि हाँ हम एम्प्लॉयड हैं, और खेती करने लगते हैं घर परिवार की खेती वाले में। तो वेल्ला लार वॉज द फार्मर्स। उसके बाद ये अरासार रूलिंग, ये था अरा मतलब सबसे ज्यादा इनके पास पावरफुल है अरासार, और अंतनार मतलब रिलीजियस वाले थे, तो वही ये क्षत्रिय हो गया अरासार, अंतनार मतलब पंडित। अंतनार जिनका कोई अंत नहीं है, जिनके नॉलेज का, वो हो गया रिलीजियस वाले। रिलीजियस क्या था इनका, प्राइमरी डिटी मुरुगन सबसे प्राइमरी गॉड था इनका। और हीरो स्टोन नाडुकल वाज इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ ब्रेवरी
बाय द वॉरियर। तो इनकी पूजा की जाती थी जो भी लड़ाई में जीतता था। वुमेन का पोजीशन क्या था? वुमेन की को बोला था कि चेस्ट लाइफ, मतलब वन मैन वुमेन जो रहती थी उनको हाईएस्ट वर्चू माना जाता था, कि मतलब सबसे सही गर्ल्स हैं जिसने कभी भी मतलब इरोटिक थॉट्स जिनके मन में नहीं आए हो। लव मैरिज वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस उस समय, और विडोज की लाइफ मिजरेबल ही थी यार, सिर्फ अर्ली वैदिक में सही थी। सती का प्रैक्टिस भी प्रेवलेंट था, हायर स्टेटस में भी था इवन। एंड डांसर्स को किंग्स और नोबल पैटर्नाइज करते थे। उसी का तो अभी बचा हुआ पार्ट देवदासी सिस्टम है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है देवदासी वर्ड, कि देवदासी वगैरह बैन किया गया है। इसको एक तरह से आर्टिकल 23 के अंदर वो बेगारी माना गया था। आगे है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में रॉयल कोर्ट्स वेयर क्राउडेड विद सिंगिंग बार्ड्स कॉल्ड द पनार एंड विरलियार। पोएट्री, म्यूजिक, डांसिंग था। कुथु वाज द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट। ठीक है, कुथु, नाटू कुथु होता है ना, कुथु कुथु मतलब एक तरह का डांस फॉर्म है। संगम एज में इकोनॉमी का एग्रीकल्चर वाज द चीफ, क्योंकि 320 से 300 एडी यार, इसके अलावा और करेंगे ही क्या? मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर तो था ही नहीं उस समय। वीविंग, मेटल वर्क्स ऑफ कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स बनाते थे बीड्स वगैरह से। शिपिंग, वीविंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ अटेंड हाई क्वालिटी। इंटरनल ट्रेड मोस्टली इन बार्टर सिस्टम में होता था। ठीक है, अब हम देखते हैं गुप्ता सिस्टम, द गोल्डन एज। गुप्ता सिस्टम, इसके बाद थोड़ा सा हर्षा वर्षा का आएगा, फिर खत्म ही हो जाएगा यार ये एंशियंट मेडाइवल को हम लोग दूसरे वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है और मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी रिवाइज करवाना है। ठीक है, गुप्ता हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो गुप्ता का सोर्स क्या है? देवी चंद्रगुप्तम एंड द मुद्रा राक्षसम। देवी चंद्रगुप्तम ये तो लिखा हुआ था, मुद्रा राक्षसम मैंने आपको बताया था विशाख दत्त ने लिखा था, ये गुप्त के टाइम के ही थे। बाकी चंद्रगुप्त टू के टाइम में आया था फाहियान, इसने इंडिया विजिट किया था। मेहरौली का जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये किसने बनवाया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया है। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में। अभी आयरन पिलर जो नहीं खड़ा है ऐसे कुतुब मीनार के सामने, वही वाला। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे समुद्रगुप्त लिखवाया था। इलाहाबाद याद रखना, ये समुद्रगुप्त इलाहाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपोलियन है ना समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त क्या है? नेपोलियन है पूरे इंडिया का। तो ये हर जगह जहां जहां कॉन्कर करता था, इलाहाबाद में हरिसेन से लिखवाता था। एंड दिस इंस्क्रिप्शन इज engraved ऑन अशोकन पिलर। इट इज रिटन इन क्लासिकल संस्कृत यूजिंग द नागरी स्क्रिप्ट। तो नॉर्मल जैसे संस्कृतम ऐसे होता है ना, संस्कृतम, ऐसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। कहाँ पे? समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है। गुप्त डायनेस्टी में सबसे पहले चंद्रगुप्त वन आता है 320 से 330, है ना। मतलब जैसे मान लो कि बहुत खत्म हो गया था ना पूरा, शुंग, कर्ण, सातवाहन वगैरह के बाद पूरा एकदम छोटे छोटे भाग में बट गया था। लेकिन फिर से गुप्तों ने इसको वो किया। श्री गुप्त इसका फाउंडर था, है ना। ये पटना वगैरह से वो करके और धीरे धीरे पूरा एक बार फिर से यूनाइट करने का इसने प्रयास किया था। गुप्त का फाउंडर था चंद्रगुप्त वन, जिसको हम लोग महाराजा धीराज भी बोलते हैं, है ना। महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त वन 320 एडी। एक्चुअली श्रीगुप्त ऐसा कोई महाराजा का टाइटल नहीं लिया था, छोटा मोटा राजा था, लेकिन उसके आगे बढ़ के 320 से, ये 420 नहीं था, ये 320 था, तो 320 से हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त वन। उसके बाद है समुद्रगुप्त। इसका एक ट्रिक है CSCKS, CSCKS, ये मैं बनाता रहता हूँ सब। चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 330 से 380, 50 साल तक समुद्रगुप्त ने शासन किया। और समुद्र नाम से ही लग रहा है ना कि समुद्र वगैरह घूमा होगा, तो छुट दुनिया ये घूमा। इसको इंडियन नेपोलियन बोलते हैं। सारे किंग्स इसकी सुजेरेनिटी एक्सेप्ट करते थे कि यही हमारे राजा हैं। इलाहाबाद के एडिक्ट में इसको कविराज भी बोला गया, क्योंकि ये बहुत सारे कविताएं भी कंपोज करता था। ये खुद ही मतलब ऐसे सिक्के चलवाता था जिसमें ये वीणा वगैरह बजा रहा है। बहुत सारे पोएट्स स्कॉलर्स का पैटर्न था, संस्कृत को पैटर्नाइज किया था। एंड ही वाज द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म। ये याद रखना है। समुद्र, समुद्रगुप्त, विष्णु जी, वाराह अवतार जो है विष्णु जी का, या फिर कच्छप अवतार है, कछुआ अवतार, कहाँ पे रहता है? समुद्र में रहता है। तो समुद्र और विष्णु को जोड़ना है आपस में। पैटर्न ऑफ ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर वासु बंधु, ये याद रखना है, वासु बंधु। सु और समुद्र यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, जिसको 380 से 415 एडी तक था। तो चंद्रगुप्त ऐसे याद रखो, चंद्रगुप्त 400 एडी में कौन था? चंद्रगुप्त टू था, विक्रमादित्य। फिर थोड़ा टाइम लाइन याद रखने से क्या होता है कि मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने में मजा आता है। सबसे ज्यादा मिलिट्री अचीवमेंट इसने किया, एंड ही इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मतलब जैसे यहाँ शक, ऐसे ये गुजरात है, यहाँ पे मान लो पटना है, यहाँ पे मगध वगैरह इनका राजधानी है, यहाँ पे शासन कर रहे हैं ये। यहाँ से ये इधर इसने चंद्रगुप्त टू ने शकों को हराया था, शक को हरा के वापस खदेड़ दिया। जो कि शुंग के टाइम से ही शक, मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, बैक्टीरियन, शक और कुषाण। तो ये जो शक था इनको इसने खदेड़ दिया, और इसीलिए अपना नाम इसने शकारी रख लिया। उज्जैन इनका ट्रेड सेंटर था, सेकंड कैपिटल था इनका। पहला तो भाई ऑफ कोर्स मगध ही था। द ग्रेट वेल्थ ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज मैनिफेस्टेड इन द वैरायटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय चंद्रगुप्त टू। इसने ही, वही तो बोलते हैं सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किसने निकाला था? गुप्तों ने निकाला था। और सबसे शुद्ध गोल्ड कॉइन निकाला था, तो ये निकाला था किसने? कुषाण ने, कनिष्क ने। कंट्रीब्यूटेड टू द जनरल कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ द एज एंड पैटर्नाइज ग्रेट लिटरेरी फिगर्स लाइक कालिदास। ये याद रखना है, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही कालिदास थे। तो कालिदास 400 के आसपास थे, इतना याद रखना है। कालिदास 400 के आसपास, कालिदास 400 के आसपास थे। फिर CSCK कुमारगुप्त होता है, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी, मैंने बताया था, नाकू नाकू गाना आया था, नाटू नाटू नहीं, नाकू नाकू, नालंदा कुमारगुप्त ने स्थापित किया था। और एंड लास्ट में जो यशोधर्मन वगैरह था, यशोधर्मन की जीत मालवा में होने की वजह से और हून इन्वेशन की वजह से पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो जाता है। कौन? गुप्त एम्पायर। अब गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन क्यों था?
क्या था कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ और थोड़ा सा वहाँ का लिटरेचर आर्ट वार्ट देखेंगे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन भैया वही थोड़ा सा लिबरल समझ लो कि हो गया था, हालांकि ये मौर्यों की तरह ही था। नहीं, मौर्यों की तरह पूरा पूरा नहीं था, यहाँ पे सामंता फ्यूडलिज्म बहुत बड़ा था। मौर्यों में क्या था कि एक आदमी के हाथ में ही सब कुछ रहता था। जैसे मान लो अशोक के पास उसके सारे बेटे अलग अलग राज्य के गवर्नर हैं, लेकिन सबका पावर सेंट्रलाइज है मौर्यों में, लेकिन गुप्तों में थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया था। हालांकि किंग की एक काउंसिल होती थी, एक संधि विग्रह बोलते थे गुप्त के काल में। संधि विग्रह मतलब संधि विच्छेद करना, मतलब दोस्ती यारी वगैरह करना इंटरनेशनल दोस्तों से, तो वो था संधि विग्रह, जिसको संधि विग्रह का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछ चुका है भाई, याद रखना, ध्यान देना। अगला है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किससे किया जाता था, कुमार अमात्या से। तो देखो जो अमात्या थे, अमात्या अमात्या तो पहले डीएम होते थे ना मौर्य काल में, डीएम आईएएस ऑफिसर्स अमात्या मौर्य काल में। और बहुत सारे, अगर एक राज्य को वो कर रहा है तो कुमार अमात्या उसको बोलते हैं, पूरे राज्य का ही वो हेड है। प्रोविंसेस कॉल्ड एज भुक्तिस एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज उपरिकाज, याद रखो, गवर्नर को उपरिका और भुक्ति, तो भुक्ति के ऊपर ऊपर उपरिक होते थे। जब मान लो प्रोविंसेस में कौन ऑफिस, प्रोविंस के जो स्टेट ऑफिसर जो भी है ना, स्टेट का इंस्पेक्टर, सबको हम लोग भुक्ति बोलते हैं, भुक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए मैं इसको घेर दे रहा हूँ। मुक्तिस वेयर सब डिवाइडेड इनटू विषयाज और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत सारे प्रोविंस, एक एक राज्य हो गया, मान लो बिहार राज्य है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। तो ये वाला पूरे को हम लोग बिहार को, बिहार नहीं, बिहार को भुक्ति बोलेंगे उस समय के टाइम पे, गुप्त के टाइम पे भुक्ति गुप्ती। और इस एक एक जिले को क्या बोलेंगे, विषय, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नगर श्रेष्ठी फॉर सिटीज एंड ग्रामिका फॉर विलेजेस, लार्ज डिग्री ऑफ पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम बहुत ज्यादा था मौर्यों के काल में, पर्सनल फ्रीडम नहीं था, मतलब स्लेवरी वगैरह नहीं था, स्पाई सिस्टम भी नहीं था, बड़ा बढ़िया से मतलब वो किया जाता था। स्लेवरी उतना ज्यादा भी नहीं था, है ना। देयर वाज नो स्टेट इंटरफेरेंस इन द इंडिविजुअल्स लाइफ। पर्सनल फ्रीडम के लिए जाना जाता है भाई, ये तो आप याद रख लो। पर्सनल फ्रीडम सबसे ज्यादा गुप्तों में था, पनिशमेंट उतना सीवियर नहीं था, स्पाई सिस्टम भी था, नहीं था, कोई चोर डाकू का कोई भी उस तरह का मतलब क्राइम वाइम ज्यादा नहीं होता था। लिबरल था सिस्टम देन द मौर्य, ये इंपॉर्टेंट है। और गुप्तों के काल में सामंतवाद सिस्टम भी आया था, टेरिटोरियल वेसल और गवर्नर हु रेंडर मिलिट्री एड टू द एम्पायर, मतलब सब लोग अपना अपना मिलिट्री मिलिट्री सर्विस जो है वो एम्पेयर को देंगे, राजा को जरूरत पड़ने पे। यही था सामंतवाद सिस्टम। इनकी सोशल लाइफ क्या था यार, सोशल लाइफ धीरे धीरे खराबी होती जाएगी, जो अर्ली वैदिक सिस्टम है ना उसके बाद खराबी होती जा रही है। रिजिड सिस्टम हो गया, अनटचेबिलिटी, सोचो छुआछूत यहाँ पे आ गया, छुआछूत कब आया, गुप्त, छूत गुप्त, छूत गुप्त, याद रखना है आपको। वेमेन का पोजीशन धीरे धीरे मिजरेबल हो गया, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ सकती थी वेमेन, मेन के अंदर सब्जुगेटेड थी। इट वाज इंसिस्टेड दैट दे शुड बी प्रोटेक्टेड एंड जेनरसली ट्रीटेड बाय मेन, लेकिन कोई ट्रीट नहीं कर रहा था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवरा वाज गिवन अप, स्वयंवर प्रैक्टिस नहीं था। मनुस्मृति में बोला कि गर्ल्स का अर्ली मैरिज किया जाए। अब ये देखो मनुस्मृति कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट है। अगर कोई एकदम स्टॉन्च हिंदू हो अभी बोले कि नहीं नहीं मैं मनुस्मृति में जो लिखा है वो मानूंगा, फिर तो महिलाओं का क्या होगा। ठीक है, उसमें चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट किया गया है, इसीलिए अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया था। मतलब कोई भी धर्म के बुक को मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप रीजनिंग के साथ पढ़ो, है ना। इवन अल्लाह ईश्वर सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो उसको रीजनिंग के साथ पढ़ना चाहिए, तब जाके अभी के हिसाब से कैसे वो फिट बैठता है उसके हिसाब से देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द गुप्ता किंग्स वेयर वैष्णवाइट्स। ठीक है, तो वैष्णव हमें बहुत सारे मिल गए। गुप्ता किंग जैसे अभी मैंने बोला ना कि ये भी वैष्णव ही था, कौन, समुद्रगुप्त वैष्णव था। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन द गंगेटिक वैली, बट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक द वासुबंधु ही वाज पैटर्नाइज्ड। मैंने बोला वासुबंधु, वासुबंधु को किसने पैटर्नाइज किया था, यहाँ पे देखो समुद्रगुप्त ने पैटर्नाइज किया था वासुबंधु को। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने बताया था ना समुद्रगुप्त को इसने पैटर्नाइज किया था। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट एकदम पूरा डिक्लाइन हुआ था, हालांकि फाहियान ने बोला है कि बुद्धिस्ट डिक्लाइन हो गया था। जैन काउंसिल वलाभी में गुप्तों के काल में ही हुआ, जहाँ पे जैन कैनन ऑफ द श्वेतांबर वाज रिटन। अगला है आर्ट एंड कल्चर, इसका गोल्डन एज था हमारा गुप्ता। क्यों भाई, इतना आर्ट एंड लिटरेचर कैसे डेवलप हो गया गुप्तों के काल में। सबसे पहले इस समय का आर्ट आर्किटेक्चर देखो, आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या हुआ, नगरा और द्रविडियन स्टाइल दोनों इसी टाइम पे, जो टेम्पल मैन्युफैक्चरिंग का होता है ना, नगरा आर्ट और द्रविडियन आर्ट, मैं आपको पूरा बताऊंगा। नगरों में विमान होता है कैसे, द्रविड़ में मतलब पंचायतन स्टाइल में मंदिर मंदिर बनता है। तो ये सब मंदिर निर्माण का पूरा कला का श्रेय हम दे सकते हैं किसको, गुप्तों को दे सकते हैं। गंधारा स्टाइल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, मथुरा स्टाइल एकदम अपने आप अलग तरीके से डेवलप हुआ था, बाद में कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, अपना इंडिजीनियस डेवलप हुआ गुप्तों के काल में। तो गोल्डन एरा बोलेंगे ही। बुद्धा स्टैचू कहाँ पे, सारनाथ में मिला था। इट वॉज एन यूनिक पीस ऑफ गुप्ता आर्ट। मेटलर्जी हैड आल्सो मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। द दिल्ली आयरन पिलर को देख लो, ऐसा ये मेटलर्जी का एग्जांपल है कि आज तक जंग नहीं लगा है। गुप्ता की पेंटिंग बाग केव्स ग्वालियर में मिलती है। ग्वालियर कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश का मैप, यहाँ है ग्वालियर, है ना, इधर है ग्वालियर ना, यहाँ है ग्वालियर। तो ग्वालियर में बाग केव्स है, वहीं पे मिलता है। इधर तो अजंता केव्स है जो बाघोरा नदी के किनारे है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अजंता की म्यूरल पेंटिंग देखो, पेंटिंग में कितना आगे है। तो जितना भी केव्स है, बाग केव्स हो गया, अजंता केव्स हो गया, उस समय बहुत सिग्निफिकेंट काम हुआ गुप्तों के टाइम में। एंड गुप्त का कॉइनेज बहुत रिमार्केबल है। समुद्रगुप्त ने खुद अकेले 8 तरह का कॉइन जारी किया था। लिटरेचर में क्या हुआ, संस्कृत लैंग्वेज बहुत प्रोमिनेंट हो गया। सोचो गुप्त काल में इतना मंदिर वंदिर, पूरा मतलब समझ लो कि पूरा देवों का राज चल रहा था, देव भगवान सब कुछ यही सब चल रहा था। संस्कृत लैंग्वेज बहुत
फेमस हो गया उस समय। पोएट हरिसेना, ही वॉज द इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। विशाख दत्ता, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा था, विशाख दत्त दोनों लिखा था। कालिदास का मास्टरपीस वॉज संस्कृत ड्रामा शाकुंतलम। देखो, ड्रामा में शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रा, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मालविकाग्निमित्रा, अग्निमित्र शुंग और उसके बारे में लिखा, मालविका के बारे में लिखा हुआ है। एंड विक्रम और वशिया, ये सब कालिदास का है। उसके दो वेल नोन एपिक कौन कौन से हैं? एपिक मतलब रामायण होता है ना जैसे, वैसे ही रघुकुल रीति सदा चली आई, तो रघुवंशा एंड कुमार संभवम। जहाँ पे भी लड़का लड़की का नाम रहेगा ना, मालविका अग्निमित्रा, विक्रम और वसिया, विक्रम और उर्वशी की कहानी है, तो ये सब प्लेस हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, प्यार मोहब्बत का नाटक। उसके बाद ड्रामा जो है वो शाकुंतल हो जाएगा, और एपिक में रघुवंश कुमार संभव। ऋतु संहार एंड मेघदूता, ये इसके दो लिरिक्स है। ऋतु संहार, आदमी ऋतु चेंज होते हुए देखता है। मेघदूता, बादल गाना गा के बताता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, तो ये सब लिरिक्स में आ जाएगा। भरावी का किराटा अर्जुनीया, बहुत फेमस 67 बीपीएससी जो कैंसिल हो गया उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन। भरावी ने लिखा है किराटा अर्जुनीया, ये भी गुप्त काल में ही लिखा गया था। इट्स द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्जुन एंड शिव। पता नहीं ये महाभारत में कब हुआ था। दंडी वॉज द ऑथर ऑफ काव्यादर्श, दंडी का काव्यादर्श नहीं बोलना है। एंड दश कुमार चरित भी दंडी ने लिखा था। वसाव दत्ता, रिटन बाय सुबंधु। एक चीज मैं बता दूं कि दंडी जो है ये शायद गुप्त काल में नहीं थे। देखो, सेम चीज जो मैं बोल रहा था कि दंडी वॉज इन अराउंड 7th and 8th सेंचुरी, मतलब ये जब प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट जब आ गए थे, उस समय जब ट्रिपाटाइट स्ट्रगल चल रहा था, उस समय दंडी आए थे। ही वॉज नॉट फ्रॉम गुप्ता, तो ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है, तमिलनाडु में भी आई थिंक। एनीवे, काव्यादर्श और दस कुमार चरित दंडी ने लिखा है, वसाव दत्ता सुबंधु ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, सुबंधु का वसाव दत्ता। द बुद्धिस्ट ऑथर अमर सिम्हा कंपाइल्ड अ लेक्सिकॉन कॉल्ड अमरकोश, ठीक है, अमर सिंह का अमरकोश। नागरी स्क्रिप्ट इवॉल्व हुआ ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को थोड़ा तोड़ मरोड़ के नागरी देवनागरी स्क्रिप्ट जो अभी हम लोग लिखते हैं क वो ला हुआ। पंचतंत्र की कहानियां भी देख लो आप, विष्णु शर्मा ने बनाया था, गुप्त पीरियड में ही था ये। शूद्रक वॉज अ रिनोन्ड पोएट ऑफ हिज एज, एंड इसकी मृच्छकटिकम जो किताब है ये भी बहुत फेमस है, ये गुप्त के काल में ही था। 18 पुराण यहीं पे कंपोज किए गए थे। ये देखो, एक सेकंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे, कहाँ से, यहाँ से ना, हाँ, नागरिक स्क्रिप्ट आ गया। पंचतंत्र स्टोरी विष्णु शर्मा ने लिखा। शूद्रक की बुक है मृच्छकटिकम शूद्रक, एंड 18 पुराण इसी में कंपोज हुए थे। साइंस में क्या क्या हुआ? आर्यभट्ट बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे, 499 एडी में थे ये। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल इन शेप एंड रोटेट्स ऑन इन ओन एक्सिस। तो आर्यभट्ट ने क्या किया? लट्टू नचाया। लट्टू गोल होती है और वो अपनी जगह पे नचती है, तो आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी जगह पे नच रही है। वराहमिहिर ने क्या कंपोज किया? पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका मतलब 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम वाली बुक था। इनका ही बृहद जातक इज कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड वर्क ऑन एस्ट्रोलॉजी। बृहद जातक बुक हो गया, या फिर अगर पंच सिद्धांतिका बुक हो गया, ये सब किसका है? वाराहमिहिर का है। याद रखना, वाराहमिहिर, आर्यभट्टा, वाघभट्टा, ये सारे गुप्त के काल के साइंटिस्ट हैं, है ना। बृहद संहिता इज संस्कृत वर्क ऑफ वाराहमिहिर। वाराहमिहिर का बृहद संहिता भी है। तो वारा और व्रीहा ऐसे आप रख लो। अष्टगंग क्या है ये? अष्टांग समग्र, ठीक है। मेडिसिन के ब्रांचेस वाघभट्टा ने लिखा है। चरक, सुश्रुत दोनों गुप्त एज के पहले थे। ये बात मैंने आपको बताया था कि चरक जो है ही इज फ्रॉम कनिष्क के टाइम का, और जो सुश्रुत है वो आई थिंक, अगर टेक्स्ट बुक और गूगल के माने तो गुप्त पीरियड में ही आए थे। 320 से 550 एडी का जो गुप्ता एरा था, इसी समय ये आए थे। कौन? सुश्रुत। लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, आर्ट वगैरह का गोल्डन एरा इसको माना जाता है, सुश्रुत। अगर पूछे कि कनिष्क का रॉयल डॉक्टर कौन था, रॉयल कोर्ट फिजिशियन, तो ही वॉज चरक। आयुर्वेद का पिता भी चरक को ही बोला जाता है। चरक संहिता में इन्होंने 350 प्लांट और 200 एनिमल को बताया है। और अगर सर्जरी बोले तो सुश्रुता इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। लेकिन हाँ, सुश्रुत किस एज में थे ये पता करना थोड़ा कठिन है, तो हम कह सकते हैं कि चरक सुश्रुत गुप्त से पहले थे, लेकिन चरक तो बहुत ज्यादा पहले थे। अब जब गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ अराउंड 550 में, उसके बाद मतलब हुनों ने पूरा बर्बाद करके रख दिया। इधर नीचे से जो यशोवर्मन था, ये सब मतलब ऐसे छोटा छोटा इधर हो रहा था। एक बार अंतिम बार प्रयास जो हुआ पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करने का, फिर से हर्षा के काल में हुआ। ये जो पोस्ट गुप्त एरा है ना, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गुप्त जब खत्म हो गए लगभग 550 में, तो कौन कौन से लोग थे जो इंडिया में उस समय शासन कर रहे थे अराउंड द मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी। ये वाला मैप आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ अराउंड 600 एडी में। क्योंकि हर्षवर्धन कब आता है? ये पुष्यभूति, देखो यहाँ पे थानेसर, पुष्यभूति के जो थानेसर्स हैं, थानेसर्स पुष्यभूति ही था जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। थानेसर एक हरियाणा में जगह है, कुरुक्षेत्र के आसपास। तो ये सारे थे। फिर यहाँ पे कन्नौज के मौखरी थे, ये कन्नौज का जो रीजन है वहां के मौखरी थे। बाद में लेटर गुप्तास भी यहाँ पे थे। गुप्ता पूरा खत्म नहीं हुआ था, लेटर गुप्ता थे। इधर के कलचूरी वलाभी थे यहाँ पे, वलाभी के मैत्रक, गुर्जर प्रतिहार थे यहाँ पे। सिंध वाले भी लोग थे, ऊपर कश्मीर के थे। कमारपुरा, कामरूपा आसाम का एक जगह है, कामरूप हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहां पे था। उसके बाद ये समा टाटा था यहाँ पे। दक्षिण पांडुवंशीज, नालाज, गंगाज, कदम्ब, गंग और कदम बड़ा फेमस है ये, 600 के अराउंड गंग और कदम। फिर अलूपा, चेराज, पांड्याज और पल्लवाज, वेंगी के चालुक्य, कलिंगा, ये सब थे, है ना। मेन
पूछा था क्या कि ये सब, अब उस समय ऑप्शन दे दिया था देवगिरी के यादव थे कि नहीं थे, तो वो सब गलत हो गया था। ठीक है, कलचुरी, थानेसर, गुर्जर, वलाभी, और यहाँ पे गुर्जर आ गया है ना, कुछ देर के बाद हर्षा उर्षा के बाद क्या होगा, गुर्जर, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट नीचे होगा, और पाल, तीनों में ट्रिपाटाइट स्ट्रगल चलेगा। वो 750 के अराउंड चलता है, मतलब 1000 के अराउंड चलता है वो। तो तब तक हम थोड़ा हर्षा को देख लेते हैं। हर्षा का ये जस्ट पहले का है। यहाँ से ये हर्षा धीरे धीरे ऐसे डेवलप करते करते इसने पूरे नॉर्थ इंडिया को एक बार फिर से 50 साल के लिए यूनाइट कर दिया था। 606 से 647 हर्षा। हर्षचरित किसने लिखा था, बाण भट्ट ने लिखा था। ह्यूएन सांग, देखो एच से ह्यूएन सांग, एच से हर्षा, याद रखना। ये ट्रेवल डायरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। हर्षा खुद ही एक बहुत बड़ा पोएट है। इसने क्या लिखा, एनपीआर, नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इसने तीनों लिखा था। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद हर्षा की जो फैमिली का फाउंडर था वो पुष्यभूति था, थानेसर में रहते थे। ओल्ड कैपिटल कन्नौज इनका नया कैपिटल बन गया था। पहले हर्षा एक देवोट सैव था, लेकिन बाद में एक हीनयान बुद्धिस्ट बन गया था। सोचो, हीनयान मतलब अशोक के टाइम का, कि हम सीधा पैर की पूजा करेंगे, कमल की पूजा करेंगे। ह्वेन सांग ने इसको महायान में कन्वर्ट कर दिया था बाद में। ह्वेन सांग बोला कि यार चप्पल की पूजा करने में कुछ नहीं रखा है, मूर्ति वूर्ति की पूजा करो, थोड़ा खाओ पियो ऐश मौज करो। तो ह्वेन सांग इसको बदल दिया। हर्षा प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एनिमल फूड इन हिज किंगडम एंड पनिश दोज हु किल एनी लिविंग बीइंग। ठीक है, इनका मतलब जीवों के प्रति प्रेम दिखता है। हर्षा ऑर्गेनाइज रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज। कन्नौज की जो असेंबली थी बड़ा फेमस है। ये कन्नौज की असेंबली, यहाँ पे वायलेंस हो गया था। उसके बाद प्रयाग असेंबली इसने बनाया, और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इसने प्रयाग में असेंबली में इसको ही बुलाया था, हुएन सांग को ही बुलाया था, अपना इज्जत बढ़वाने के लिए। हर्षा का देखते हैं प्रशासन। प्रशासन गुप्ता के लाइन पे ही था इनका, सामंतवादी वगैरह था, इस समय डिसेंट्रलाइज था, टैक्सेशन बहुत कम था, फोर्स लेबर भी रेयर था। और ये विस्टी नाम का जो फोर्स लेबर है वो कहाँ रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि यूपीएससी में पूछा हुआ है ये विस्टी फोर्स लेबर। एनीवे, फोर्स लेबर कम था, लिबरल लाइफ थी लोगों की, पर्सनल फ्रीडम ज्यादा था, पनिशमेंट बहुत ज्यादा जो था, क्रूएल पीरियड, क्रूएल पनिशमेंट ऑफ मौर्य पीरियड, इट कंटिन्यूड इन द टाइम ऑफ हर्षा, मतलब जो गलती कर दिया उसको तो मिलता ही था। चलो, पब्लिक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना इसका एक सैलिएंट फीचर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिकॉर्ड्स मतलब कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नीलो पीटू। इसी अर्काइव में रखता था। फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज था, गुप्ता वाला ही। एंड लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा से मेंटेन नहीं था। भाई फ्यूडल है, डिसेंट्रलाइज है, सब लोग अपना अपना मनमानी करेंगे ही। हर्षा के अंदर सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी, फोर फोल्ड डिवीजन था, है ना। एग्रीकल्चर, खेती करते थे कौन, शूद्रा, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला था। वेमेन का पोजीशन फिर से गिरा हुआ था। स्वयंवरा, स्वयंवर वाला इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन कर गया। स्वयंवर बहुत पहले होता था, बाद में सब डिक्लाइन कर रहा था। वीडियो रीमैरिज परमिटेड परमिटेड नहीं था। डोरी कॉमन हो गया। सती प्रजनन मतलब महिला की स्थिति हर्षा ने एकदम खराब कर दी थी। और ट्रेड कॉमर्स भी डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंट विलेज चालू हो गया। तभी तो हर्षा लास्ट में डिक्लाइन कर जाता है, और अलग अलग जो राजपूत किंगडम है पूरे इंडिया में धीरे धीरे एकदम छिट जाते हैं जहां तक। कल्चरल प्रोग्रेस हुआ हर्षा के टाइम में। क्या कल्चरल प्रोग्रेस हुआ कि लक्ष्मण टेम्पल जो है सिरपुर में, ईंट ईंट का टेम्पल बना हुआ है। कादम्बरी, हाय मेरी परम सुंदरी कादम्बरी, एक गाना है ना, ए आर रहमान का है, वो बड़ा अच्छा गाना है। तो बाण बाण भट्ट का कादम्बरी, हर्षचरित भी बाण भट्ट ने लिखा है। मतंग दिवाकर एंड द फेमस भर्तृहरि हु वाज द पोएट फिलोसोफर एंड ग्रामेरियर। ठीक है, उसके बाद कल्चरल प्रोग्रेस में क्या हुआ, ही आल्सो पैट्रनाइज द नालंदा यूनिवर्सिटी बाय हिज लिबरल इंडोमेंट्स। चाइनीज ट्रैवलर ऑफन मेंशन, वही जो ह्यूएन सांग है वो बोलता है कि हीनयान यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, वलाभी में एस्टेब्लिश था। वलाभी एक बहुत बड़ा जगह भी था वहां पे बिजनेस का उस समय। हर्षा से जस्ट पहले मैंने मैप पे आपको दिखाया। महायान यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा था। नालंदा में कौन सा, महायान चलता था, और हीनयान वलाभी में चलता था, याद रखो। यहाँ पे हीन चल रहा है और यहाँ पे महा चल रहा है। नालंदा थोड़ा सा बड़ा यूनिवर्सिटी था इसलिए। नालंदा यूनिवर्सिटी एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, वहां पे सब लोग रहते थे। एजुकेशन वहां पे फ्री था, इंक्लूडिंग बोर्डिंग, लॉजिंग, रहना खाना सब फ्री था। सोचो कितना एजुकेशन के लिए हम लोग आ गए थे उस समय। लॉजिक, ग्रामर, सोचो लॉजिक भी एज पढ़ाया जाता था उस समय एज ए सब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, वेद, हीनयान डॉक्ट्रिन, सांख्य, योग, सब कुछ पढ़ाया जाता था। एडमिशन वाज मेड बाय मींस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। द एंट्रेंस टेस्ट वाज सो डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। इन आज यूपीएससी और जेई एग्जाम ज्यादा झंडा गाड़ के बैठे हैं, उस समय इतना डिफिकल्ट टेस्ट था कि नॉट मोर देन 30% ऑफ द कैंडिडेट्स वेयर सक्सेसफुल। बहुत टेस्ट होता था तगड़ा। मोर देन लेक्चर्स, डिस्कशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज संस्कृत। सोचो हर्षा के टाइम में भी संस्कृत बोलते थे, एंड डिसिप्लिन बहुत तगड़ा था नालंदा यूनिवर्सिटी में। अब देखो यहाँ पे पल्लवाज, पल्लव ये कौन है, पहले मैप देखो समझो। पहले हम पल्लव को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 625 में 606 से 647 तक हम देख रहे हैं कि ऊपर हर्षा था। हर्षा ने सबको खा लिया था, कन्नौज के मौखरी, जो लेटर गुप्ता है, सब इसके अंदर में आ गए थे। ये जो 600 तक थे ना छोटे छोटे किंगडम, सबको हर्षा ने कवर करके एक साथ मथुरा वगैरह को थोड़ा फेमस जगह बना दिया था। इसी समय गौड़ नरेश, बंगाल में गौड़ों का शासन, और वलाभी के मैत्रक, ये पोस्ट गुप्ता वाले सारे हैं, और हर्षा के टाइम पे भी थे ही, छोटे मोटे साम्राज्य उनके थे ही। हालांकि बाद में हर्षा इस सबको मिला ही लेता है। तो नॉर्थ इंडिया तो नॉर्थ इंडिया था। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि विंध्य पर्वत की वजह से साउथ इंडिया थोड़ा कटा हुआ रहता था। हर्षा के टाइम में कौन कौन से रहते थे, हर्षा है ना, पल्लव और चालुक्य, दो चीज आपको याद रखना है। पल्लवाज, पल्लव थे जो ईस्टर्न इंडिया में थे, वेंगी के चालुक्य, और चालुक्य जो थे वो तीन तरह के चालुक्य थे। कौन कौन, बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। और यहाँ पे ये लेटर चालुक्य वगैरह भी आते हैं। तो दो तरह के चालुक्य थे, बादामी चालुक्य, वेंगी चालुक्य।
पूरा का पूरा यहाँ जो विंध्य पर्वत से लेके यहाँ वाला जो पूरा मतलब है, ये कवर कर लिए थे इन्होंने। तो ये मान लो अगर नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, तो नर्मदा से कावेरी तक पूरा पूरा चालुक्यों का राज था। पूरा एकदम इस वाले पोर्ट से लेके इस वाले पोर्ट तक चालुक्यों का राज है। उसके नीचे पल्लवों का राज है। पल्लव ये अपने में वर्मन लगाते थे, वर्मन। और पल्लव देखो याद रखो, पल्लव कांची, पल्लव कांची, पल्लव मतलब होता है पत्ता। पत्ता पत्ता में अगर कैंची से लगाओगे तो पत्ता कट जाएगा ना, तो वैसे ही कैंची, पत्ता में कैंची लगा दिया, मतलब कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। इतना मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब 625 में हो रहा था, मतलब जब हर्षा था तभी ये पल्लव चालुक्य आ गए थे। बस इतना आप समझो, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ सबका। जिस रीजन में ये पल्लव अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया उसका नाम था टोंडई मंडलम, और कैपिटल इनका कांचीपुरम में था, जैसा मैंने बताया। इनका रूल तब तक रहा तब तक टोंडई मंडलम वाज कैप्चर्ड एंड अनेक्स बाय द इंपीरियल चोलास। मैंने आपको बोला था ना कि चोल जो थे, संगम चोलास, वो अलग थे। बाद में जो चोल आए 950 ईस्वी में, जब चोल वंश की स्थापना कर दी विजयालय ने, उसके बाद से ही चोल वंश जो नीचे तमिलनाडु से आके सबको ऐसे खा जाता है, पूरा मिला लेता है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि मतलब पल्लव तब तक रहे, 950 तक रहे, कब से, अराउंड 600 के अराउंड से, है ना। तब 300 साल तक पल्लव का शासन यहाँ पे ईस्ट आंध्र प्रदेश में था उस समय। और उस समय कांचीपुरम की राजधानी थी। तोंडमंडलम वाज कंकर्ड बाय द सातवाहन आल्सो, एंड द पल्लवास बिकेम देयर फ्यूडेटरीज। अच्छा, ये पल्लवास आए कैसे, पहले ये बता रहा है। हमने देखा ना कि सातवाहन, शुंग कर्ण के बाद आते हैं सातवाहन। ये वाला जो है आप मैप देखो सातवाहन को समझने के लिए। देखो ये मैप जो आपका कब का है, ये मैप है आपका सेकेंड से फर्स्ट सेंचुरी बीसी का। और ये जो ब्राउन वाला है ये है फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी सी का, मतलब -200 साल। ये पीला वाला मैप है जिस समय शुंग, मैंने आपको बोला था ना शुंग कन्व, तब जाके सातवाहन आता है यहाँ पे पाटलिपुत्रा में। और बाद में जब मैंने आपको बोला कि शुंग जब यहाँ पे आ जाते हैं, इधर से शुंग ऐसे ऊपर गए थे, तब उसके बाद यहाँ पे शक वगैरह या बैक्ट्रियंस, यहाँ पे ये देखो हिंदू कुश और ये सब का बैक्ट्रा, ये जगह है बैक्ट्रा। तो बैक्ट्रियंस का अटैक वगैरह होने लगा था शुंग के टाइम में। तो शुंग भी आए, कर्ण भी आए, लेकिन सातवाहन जो है वो इनकी राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करती थी। ये भी बड़ा फेमस है। तो ये पूरा का पूरा एरिया इन्होंने कवर कर लिया। और सातवाहन का टाइम कब तक था, सातवाहनों का टाइम था 0 से 200 तक। तो देखो यहाँ पे 0 है, इसके पहले यहाँ पे कौन है, शुंग कर्ण वगैरह सब आ गए, छोटा 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 कर रहे हैं। लगभग 50 से लेके 200 तक यहाँ पे सातवाहन थे पटना में। और उसी सातवाहन के ये सामंत थे कौन, पल्लवास। तो पूछेगा कि पल्लव किसके सामंत थे, पल्लव सातवाहन के सामंत थे। पल्लव किसके सामंत थे, पल्लव सातवाहन के सामंत थे। पल्लव क्या थे, पल्लव पत्ता वत्ता रखते थे अपने पास, एकदम चनामृत वगैरह के लिए, होता है ना पंचामृत खाने के लिए। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण थे सारे, है ना, पल्लव, देवियर ब्राह्मण्स। और इनके टाइटल में वर्मन लगता था, ये भी आपको याद रखना है। इनके टाइटल में क्या लगता था, वर्मन लगता था। पल्लव को स्टैब्लिश किसने किया, तो सिंह विष्णु ने स्टैब्लिश किया। तो हम इसका फाउंडर मान सकते हैं, है ना। ही डिस्ट्रॉयड द कलभराज। मैंने आपको बोला था ना कि जो संगम चोल थे यहाँ पे, जो पांड्य थे, उन पे कलभरा का अटैक हो गया था। तो कलभरा कब थे, लगभग 200 के अराउंड थे, 200-300। और हम देख रहे हैं कि ये जो सातवाहन है अराउंड, सातवाहन नहीं, वर्मन जो है, पल्लव जो है, ये 600 के अराउंड है। जब ऊपर हर्षा है, नीचे देखो यहाँ पे इंडिया का मैप अगर आप बनाओ, है ना, तो यहाँ पे राष्ट्रकूट है, यहाँ पे हर्षा है, यही तो पुलकेशिन द्वितीय इसको हराता है। अभी हम देखेंगे आगे हर्षा को कैसे हराता है। और यहाँ पे हमारा चल रहा है पल्लव, नहीं ये चालुक्य है, सॉरी राष्ट्रकूट नहीं है, चालुक्य है। चालुक्य का ही तो दंती दुर्ग इसको, चालुक्य का ही, सॉरी, चालुक्य का ही तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षा को हराता है, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी हम देख रहे हैं पल्लवास के बारे में ना। तो पल्लवास का सिंह विष्णु पहला रूलर था, इसने कलभरा को हरा दिया, जो कि पांड्या को हराया था, संगम पांड्या वालों को। पल्लव का सबसे इंपॉर्टेंट राजा 3 ही है, महेंद्र, नरसिंह और नरसिंह वर्मन टू। नरसिंह वर्मन वन और नरसिंह वर्मन टू के बारे में ध्यान दो। बट महेंद्र जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट राजा था। 600 एडी में था ये। पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट इसी समय चालू हुआ, महेंद्र वर्मन। यहाँ देखो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कलर वलर बदल देता हूँ। यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फाइट, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। ये हो गया चालुक्य, ये पल्लव, दोनों आपस में एरिया के लिए लड़ रहे हैं। ये कावेरी नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, तो इसके लिए कि कौन किस पे मूव करेगा। महेंद्र वर्मन, यहाँ पे अभी ये महेंद्र वर्मन की बात हो रही है। ही वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, बट बाद में ही वॉज कन्वर्टेड टू सैविज्म। तो जैन था पहले, लेकिन बाद में बन गया ये क्या, सैव बन गया था। तो ये ध्यान रखना है। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ केव टेम्पल्स, बहुत सारी गुफा इसने बनाया। एंड ही वॉज एक्सपर्ट इन म्यूजिक, ही ऑथर संस्कृत वर्क। मत्त विलास प्रहसन, देखो ये मैं ऐसे याद करता हूँ, म से महेंद्र वर्मन और म से मत्त विलास, बस इतना याद करना है। इतना बड़ा राजा ये कह रहा है कि मत दारू पी के हंस रहे हैं, मत्त हो गया है, मत्त विलास प्रहसन, वैसा इसने बुक लिखा है। और इसी का टाइटल है चित्रकार पुली। चित्रकार पुली मतलब बहुत बड़ा चित्रकार था। तो मत्त विलास और चित्रकार, मत्त विलास चित्रकार, आदमी अगर दारू के नशे में रहता है तो पेंटिंग वेंटिंग बहुत अच्छा कर लेता है, इंग्लिश अच्छा बोल लेता है। तो मत्त विलास और चित्रकार किसका है, महेंद्र वर्मन का है ना। 600-630। इसी समय ऊपर हर्षा भी है, ठीक है, 650 के अराउंड। फिर है ये नरसिंह वर्मन वन। ये नरसिंह वर्मन वन बड़ा मतलब खतरनाक था। इसी को शायद ममल्ला भी बोलते हैं, ममल्ला, ममल्लापुरम। इसका नोटेबल अचीवमेंट था ये था कि इसने श्रीलंका पे एक्सपेडिशन किया, नाव से गया था। इसी के टाइम पे हुएनसांग, पल्लव कैपिटल कांचीपुरम आया था। जो हुएनसांग ऊपर हर्षा के पास आया था, वही घूमते घूमते पल्लव कैपिटल कांचीपुरम में आ गया। एंड घटिका एट कांची इस समय बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल टाइप का हुआ करता था, घटिका।
नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन टू कौन था? ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। ये सोचो हर्षा वर्षा के बहुत बाद आया, मतलब ही वॉज बहुत ज्यादा बाद, इसने अपना नाम अपने दादा के नाम पे नरसिंह वर्मन टू रख लिया था। फेमस संस्कृत स्कॉलर दंडिन, दंडिन बोला जाता है कि यहीं पे थे, मैं उसको बता रहा था ना उस समय कि दंडिन गुप्तों के काल में नहीं थे, दंडिन गुप्त के बहुत बाद, हर्षा के भी बहुत बाद नरसिंह वर्मन टू जो है पल्लव का, उसमें आया था दंडिन। ही सेंट एम्बेसीज टू चाइना एंड मैरीटाइम ट्रेड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग। तो ये एक पूछ सकता है कि चाइना में किसने भेजा, तो राज सिम्हा या नरसिंह वर्मन टू ने भेजा, है ना, याद रखो ये। चोल किंग आदित्य वन, इसने डिफीट कर दिया लास्ट पल्लव रूलर अपराजिता को एंड सीज द कांची रीजन, विद दिस द रूलर और पल्लव डायनेस्टी केम टू इन। मैंने आपको बोला ना कि चोलों ने ही पल्लवा को हरा के, ये मान लो कि यहाँ से इधर से पूरा ले जाके कैप्चर ये वाला इलाका करके, और चोल के अंदर में आ गया, किसके, कौन उस समय था वहां पे राजा, आदित्य वन, आदित्य प्रथम ने इसको हरा दिया था। विजयालय ने चोल की स्थापना की थी 950 के अराउंड आते आते। अब ये 600-700 ही चल रहा है यहाँ पे, ऊपर जो आप देखोगे 600-700 ही चल रहा है ना, आते आते खत्म कर दिया। अब देखते हैं पल्लव उसका एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। स्टेट को अलग अलग कोट्टम में बांटते थे, कोल्लम कोट्टापुरम होता है ना, कोट्टम मतलब अलग अलग, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया। लैंड ग्रांट्स टू द टेम्पल्स आर नोन एज देवताना और टू द ब्राह्मण्स आर नोन एज ब्रह्मदेया। ठीक है, ब्रह्मदेया वाली भूमि टैक्सेशन से वो थी। सिंपल सी बात है, ब्रह्मा को जो दे रहा है, ब्राह्मण को जो दे रहा है वो ब्रह्मदेया, और जो देव को दे रहा है, भगवानों को, उसको देवदाना बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू द लैंड, विलेज असेंबलीज कॉल्ड सभाज एंड देयर कमिटीज मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल विलेज लैंड्स, लुक्ड आफ्टर लोकल अफेयर एंड मैनेज टेम्पल्स। ठीक है, पल्लव के अंदर सोसाइटी कैसी थी, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, सिंपल सी बात है। सैविज्म वैष्णविज्म का बहुत ज्यादा राइज हुआ था, ये चीज याद रखना है, पल्लव ने सैविज्म और वैष्णविज्म को बहुत राइज दिलाया था। एंड बुद्धिज्म जैनिज्म डिक्लाइन हो गया। आगे हम लोग एजुकेशन लिटरेचर के बारे में देखते हैं। कांची में, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, पल्लव की ना, तो इनका एक घटिका नाम का जगह था, वहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वगैरह आते थे पढ़ने के लिए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय अभी उस समय था बिहार में। म्यूजिक एंड डांस भी यहाँ पे होता था। पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है, मैं आपको बताऊंगा। ममल्लापुरम, महाबलीपुरम क्या है, तो नहीं, ये महाबलीपुरम आप देखो। ममल्ला मतलब क्या हो गया, एकदम मतलब महाबली है बहुत ज्यादा। नरसिंह जी कैसे महाबली थे, नरसिंह मतलब जिसका मतलब ऐसा आदमी जिसका सर जो है वो सिंह का हो, तो नरसिंह वर्मन जो है वो महाबली था। इसीलिए उसको ममल्लापुरम बोलते थे, वो एक तरह से पहलवान टाइप का आप समझ सकते हो। और इसी ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी, इसी ने उसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय को, और पुलकेशिन द्वितीय ने ऊपर हर्षा को हरा दिया, ये मैंने आपको पहले ही बताया। सब याद रखना है, सब चालुक्य पल्लव और हर्षा में ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब ये याद रखो। पीएचसी होता है ना, पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये एक साथ है, हर्षा, चालुक्य और पल्लव, ये सब एक साथ है। अराउंड 600 ये सारे एक साथ है, ठीक है, बस इतना याद रखो। तभी तो जाके एग्जाम में एलिमिनेट वगैरह होगा कौन किसके टाइम पे है, कौन किसके टाइम पे नहीं है। ठीक है भाई। रॉक से टेम्पल बनाना, गुप्तों के काल में तो हम देख रहे थे कि ईंट से मंदिर बनता है ना, यहाँ पे रॉक से मंदिर बनना चालू हो गया। टेम्पल को हम लोग एक्सकवेट करेंगे, मतलब ऐसे पहाड़ है बहुत बड़ा, इसको हम लोग ऐसे ऐसे काट काट के, ऐसे काट काट के तब जाके मंदिर यहाँ बना देंगे। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर चालू हो गया, द्रविडियन। अच्छा, नगर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल कहाँ से हुआ था, द्रविडियन स्टाइल भी गुप्तों के काल में ही डेवलप हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। नगर, नगर स्टाइल और द्रविडियन गुप्तों के काल में ही हुआ, लेकिन द्रविडियन मतलब अच्छे से अगर हुआ तो वो इनके टाइम पे हुआ, पल्लव। ये मैंने आपको बताया था, अगर अच्छे से हुआ तो इनके टाइम से हुआ। मोनोलिथिक टेम्पल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते थे, मोनोलिथिक रथास, एंड इट वाज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन फ्रॉम द केव टेम्पल, पहले बना गुफा के अंदर, अब धीरे धीरे उसके बाद एकदम एक ही पत्थर से बनाया हुआ रथ वगैरह भी आने लगा, रथ पे चढ़ के राजा वाजा आते थे, मतलब मंदिर में भगवान की मूर्ति होती रहती थी। केव टेम्पल से मोनोलिथिक रथास, 5 रथास जिनको हम लोग पंच रथास बोलते हैं, ये बताता है कि महाबलीपुरम में है ये, ममल्लापुरम यहाँ पे जो पल्लव के टाइम पे था इधर, उसको बोलते हैं। द मंडपास कंटेन ब्यूटीफुल स्कल्पचर ऑन इट्स वॉल्स, पल्लव के पास बहुत सारा स्कल्पचर का भी डेवलपमेंट हुआ उस समय। द डिसेंट ऑफ द गंगेज एंड द फिनांस ऑफ अर्जुना, इसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं इन स्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेंट ऑफ द गंगेज मतलब ये ऐसी पेंटिंग है ना कि पता ही नहीं चलता है कि गंगा नदी का ये मतलब जटा से निकल रही है या फिर अर्जुन जो है वो तपस्या कर रहा है, अर्जुन की तपस्या या डिसेंट ऑफ द गंगेज, तो इसको एक फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। ये बस ये याद रखना है कि पल्लव में है ये, महाबलीपुरम के बहुत सारे मंदिर का जो ग्रुप ऑफ मंदिर है, इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी शायद दर्जा मिला हुआ है, महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इसी में ये जो मूर्ति है, इसका आप लोग गूगल करके देखो, दोनों लगेगा आपको कि गंगा भी उतर रही है और अर्जुन भी तपस्या कर रहा है। साथ साथ एक बंदर जो है वो ढील खा रहा है, एलिफेंट ह्यूज साइज एंड द फिगर ऑफ एस्केटिक कैट स्टैंडिंग इरेक्ट रिमेन द प्रूफ ऑफ टैलेंट ऑफ द स्कल्पचर। सित्तन वसल पेंटिंग यहीं पे है, सित्तन वसल। और मैंने आपको बताया था ना, सीतालाई सत्यनार की बुक जो थी ऊपर, वो वाला मैंने बताया था आपको। फिर कन्नगी कोलम वाले जिसमें कहानी थी, वो सब अलग चीज है, संगम के टाइम का है। सित्तन वसल पेंटिंग अगर बोले तो ये है पल्लव का, ठीक है। कमेंट्री कॉल्ड दक्षिण चित्रा वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महेंद्र वर्मन वन, वही वाला पहला वाला, हु हैड द टाइटल चित्रकार कुली, ठीक है। अब पल्लव के साथ बगल में कौन थे ऊपर यहाँ पे, चालुक्य, तो चालुक्य के बारे में हम देख लेते हैं, और चालुक्य के बाद ही राष्ट्रकूट वगैरह आएगा, तो एक साथ हम देख लेते हैं पहले चालुक्य को, ठीक है। ये हो गया चालुक्य एंड राष्ट्रकूटाज, ठीक है। चारा याद रखो, चारा घोटाला हुआ था ना, पीएचसी एक साथ थे, याद रखना है, हर्षा, चालुक्य और पल्लव। उसके बाद चालुक्य के जो फ्यूडेटरी थे बाद में, यही हुए थे राष्ट्रकूटा, ये आगे चल के आएंगे।
ध्यान देना है सब। और राष्ट्रकूटा के टाइम पे तो प्रतिहाल पाल राष्ट्रकूटा वाला होता है, जो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल होता है, तीनों लड़ते हैं, है ना? तो वो हम अलग देखेंगे, वो लगभग 1100 में हुआ था, 1000 में। तब तक नीचे चोल वंश का शासन आ चुका था, है ना? तब से मतलब मिडाइवल इंडिया भी चालू हो गया यार। 729 में देख रहे हो आपकी मोहम्मद बिन कासिम आया हुआ है इंडिया में अटैक करने, है ना? पहला अटैक, फिर मोहम्मद गोरी अराउंड 1000 के अराउंड आ गया, फिर मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर लूटा। ये सारी चीजें हो रही है, ऊपर ऊपर मिडाइवल चालू है, नीचे चोल साम्राज्य और राष्ट्रकूट वगैरह भी चालू है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब टाइमलाइन का आपको आइडिया रहना चाहिए। चालुक्य 500 से 550 से 750, चालुक्य 550 रुपया देगा, एक मीम नहीं है, आप याद कर लो। जो चालू लोग होते हैं वो 750 का सामान 550 में लेते हैं, है ना? आप सबकी मम्मी होगी जो बाजार में मार्केट में बार्गेनिंग करती होगी। मम्मी लोग तो सीधा मतलब 800 का सामान बोलती है कि हमको चाहिए 150 में, भैया देना है तो दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ऐसा ऐसा पुलकेशिन वन वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। इसने एक स्मॉल किंगडम बनाया था विद बादामी एज इट्स कैपिटल। मैंने आपको मैप दिखाया ना, जिसमें बादामी और वेंगी दो तरह के चालुक्य थे। जो मेन चालुक्य अगर पूछे तो कहाँ के थे? बादामी के थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे इंपॉर्टेंट था। ही चेक द एम्बिशन ऑफ हर्षा टू कॉन्कर द साउथ। हर्षा बोला कि हम साउथ में जाएंगे लड़ने, लेकिन हर्षा को किसने हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट यही था कि हुएन सांग इसके किंगडम में भी आया था। तो हुएन सांग ऊपर वाला यहाँ पे देखो आप, पल्लव में किसके किंगडम में ह्वेनसांग आया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ह्वेनसांग जो है वो किसके किंगडम में पल्लव आया था? नरसिंह वर्मन के। नरसिंह ह्वेनसांग, आप इमेजिन करो कि ह्वेनसांग ऊपर से आ रहा है, ऐसे मूछ वूछ लटका हुआ है, चाइनीज है, ऊपर छाता लगा हुआ है, और ये इतना बड़ा नरसिंह को देख रहा है। उसके देखने के बाद उससे डर के भागा। तो वहां इसको कौन दिखा? पुलकेशिन द्वितीय। वो और डरावना था, तो वापस फिर से जाके वो चला गया हर्षवर्धन के पास। ठीक है, तो ह्वेनसांग आया था। द सक्सेसर ऑफ पुलकेशिन द्वितीय वाज विक्रमादित्य। कीर्तिवर्मन टू वाज द लास्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ चालुक्यास। ही वाज डिफीटेड बाय दंती दुर्गा। मैंने वही बोला ना कि चालुक्य के ही जो सामंत थे वो दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग, ही वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ठीक है। अच्छा, ये चीज अगर पूछ दे, कीर्तिवर्मन टू, देखो वर्मन से आप लोग कंफ्यूज मत करना, वर्मन हमेशा पल्लव का ही नहीं रहता टाइटल, वर्मन चालुक्य का भी टाइटल है यहाँ पे, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना। ठीक है। अब हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि इनका सोशल लाइफ कैसा था चालुक्य का। चालुक्य बहुत चालू थे, इन्होंने पावर अपने हाथ से बाहर जाने नहीं दिया। द पावर वाज हाईली सेंट्रलाइज, विलेज ऑटोनॉमी एकदम खत्म थी। और एकदम इसके उल्टा थी, आगे हम देखेंगे चोल साम्राज्य में जो चोलाज थे, उनके टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह भी था। बट चालुक्य अपने सेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत फेमस है। और चूंकि चालुक्य का दोनों साइड मैंने आपको बताया ना, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा चालुक्य का ही रीजन है। यहाँ पे वेंगी के चालुक्य यहाँ पे होगा, यहाँ पे बादामी के चालुक्य। तो इस साइड जो है वो पूरा का पूरा क्या है? पोर्ट। इस साइड पूरा समुद्र है, तो इनका मैरीटाइम पावर भी ऑफ कोर्स तगड़ा रहेगा। वैदिक राइट्स रिचुअल को ये देते थे वो। ह्वेनसांग ने मेंशन किया है कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो गया था वेस्टर्न डेक्कन में, लेकिन जैनिज्म धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर थोड़ा देख लो। अरे यार, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है क्या ये? वेट एक सेकंड, आई विल मेक इट लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। ये चालुक्य का मैप मैंने बना दिया। ह्वेनसांग ने क्या क्या मेंशन किया बता दिया। इन चालुक्य के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत बड़े पैटर्न थे। इन्होंने ही वेसर, देखो ये याद रखो, है ना? जो माई एक देवी है, थावे वाली मैया, थावे वाली नहीं, आपको चावे वाली लिखना है, चावे। मतलब चालुक्य के टाइम पे वेसरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग आया, जो कि द्रविड़ और नगरा, ऊपर जो नगरा होता है नीचे द्रविड़ होता है, उस पेंटिंग का सबका क्या था? ये मिक्सचर था। केव टेम्पल आर्किटेक्चर वाज आल्सो फेमस। देयर केव टेम्पल्स आर फाउंड इन अजंता, एलोरा एंड नासिक। देखो गुप्त काल में केव टेम्पल हुआ, हमने देखा ना, अजंता में हुआ था, बाग केव में हुआ था। ये जो एलोरा टेम्पल है, एक और बात, ये सारा केव टेम्पल जो है ना, इसको आपको ध्यान से देखना है। अजंता में बूढ़ी आजी होती है ना, तो सिर्फ बुद्ध भगवान की वहां पे टेम्पल वो मिलता है, मूर्तियां वगैरह। एलोरा में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर तरह का टेम्पल मिलता है। एंड नासिक में केव टेम्पल बना था, गोदावरी नदी जहाँ पे से निकलती है। चालुक्य पेंटिंग को हम लोग बादामी और अजंता में देख सकते हैं, बादामी के चालुक्य। और बहुत सारे अइहोल में भी देखो, अगर पूछे कि अइहोले ये कर्नाटक का एक जगह है, तो अइहोल के जो पेंटिंग है वो, उसमें 4 पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चालुक्य के अंदर थे। तो चालुक्य के 4 पेंटिंग, क्या चालुक्य के 4 पेंटिंग, चाचा याद कर लो। लाद खान टेम्पल है अइहोल में, ये सब यूनेस्को इस आई थिंक मिला भी है सबको। दुर्गा टेम्पल, देखो लद खान टेम्पल, सोचो खान नाम है, फिर भी उस समय मतलब ये मुस्लिम से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ और ही है। ये लद खान टेम्पल है, लो फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर जिसमें पिलर्ड हॉल है। दुर्गा टेम्पल में बुद्धा चैत्य है। और एक है कुची मल्लीगुड़ी टेम्पल और जैन टेम्पल एट मेकोटी। ये सारे जो ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं, ये सारे चालुक्य वाले टेम्पल हैं, अइहोल के ये टेम्पल ग्रुप है। एंड अ ग्रुप ऑफ फोर रॉक कट टेम्पल्स एट बादामी आर मार्क्ड बाय हाई वर्कमैनशिप। अब थोड़ा हम राजपूता के बारे में देख लेते हैं, एंड आई थिंक दिस विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर। नहीं नहीं, एक और इंपीरियल चोला बचा हुआ है, उसके बाद लेक्चर खत्म होगा। तो देखो राष्ट्रकूट जो है वो बाद में आए 4.5 से 9.5। तो देखो दो साल 100 साल सब लोग कर रहा है, 5.5 से 7.5 चालुक्य और चारा, उसके बाद राष्ट्रकूटा है 7.5 से 9.5। ऐसे आपको याद रखना है, इमेजिन करना थोड़ा। राष्ट्रकूटा भी यार कन्नड़ा ऑरिजिन और कन्नड़ा लैंग्वेज इनका मदर टंग था। तो दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट का फाउंडर था।
एंड ही डिफीटेड द गुर्जराज एंड कैप्चर द मालवा फ्रॉम देम एंड इन्होंने चालुक्य को भी एनेक्स कर लिया था। सोचो इनके सामंत चालुक्य अपने मास्टर्स को एनेक्स कर लिया, और देखो इसने गुर्जर को हराया था, गुर्जरों को राष्ट्रकूट ने हराया था, ये चीज आप लोग याद रखना, है ना। गुर्जर लोग बोलते हैं कि वी आर अनडिफीटेड और समथिंग, तो हराया था मतलब इतिहास में। कृष्णा वन कैलाश, एक ट्रिक है, कृष्णा वन कैलाश एलोरा, कृष्णा वन कैलाश एलोरा, एलोरा में लास्ट में क्या है, रा, तो कृष्णा वन किसका था, राष्ट्रकूट का था। एलोरा का मंदिर कहाँ पे बना है, राष्ट्रकूट ने के कृष्णा वन ने बनाया है, रॉक कट मोनोलिथिक कैलाश मंदिर है ये। अमोघवर्ष कौन था, ही वॉज अ वेरी फेमस किंग, ही वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, और 850 से 880 एडी तक इसने किया। ही रोड द फेमस कन्नड़ा लिटरेचर कविराज मार्ग, कविराज मार्ग अमोघवर्ष, कविराज मार्ग अमोघवर्ष, आपको याद करना है ये सब। कैसे याद करना है, कविराज मार्ग अमोघवर्ष, कविराज मार्ग अमोघवर्ष, अमोघवर्ष किसका है भैया, राष्ट्रकूट का है ना। कविराज, देखो यहाँ पे ध्यान दो, रा है, रा पे ज्यादा फोकस हो रहा है, कविराज मार्ग, रा मतलब राष्ट्रकूट के ही किसी राजा ने लिखा है। अब ऐसे कर लो, राष्ट्रकूट को के कैपिटल को किसने चेंज किया, मान्य खेत, मतलब दंती दुर्ग। इसका शुरू में कैपिटल कहाँ था, इसका शुरू में कैपिटल नहीं, गुलबर्गा नहीं था यार, वो तो बहुत बाद में आएगा बहमनी वाले में। इसमें बस इतना ही बोलता है कि राष्ट्रकूटों का कैपिटल कहाँ था, कि मान्य खेत कैपिटल था, तो इसको किसने बनवाया, अमोघवर्ष ने बनवाया था। अच्छा, कृष्णा वन का ही एक मतलब सस्ती कॉपी समझ लो, कृष्णा थ्री बहुत वीक सक्सेसर था, राष्ट्रकूट की पावर खत्म हो जाती है। राष्ट्रकूट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिसको राष्ट्र बोलते हैं, इसके नाम में ही राष्ट्र है यार, इसका जो हेड है पता है, उसको राष्ट्रपति बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग राष्ट्रों का हेड था राष्ट्रपति, और सबका मिला के राष्ट्रकूट थे ये। विषयाज और डिस्ट्रिक्ट, सोचो विषय डिस्ट्रिक्ट शुरू से ही, विषयपति सब डिवीजन ऑफ भुक्ति कंसिस्टिंग ऑफ 50 to 70 विलेजेस अंडर कंट्रोल ऑफ भोगपति। विलेज असेंबलीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, असेंबली से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सोसाइटी इकोनॉमी देख लेते हैं राष्ट्रकूट का, वैष्णविज्म एंड सैविज्म, इस समय ये फ्लोरिश हो गया, ठीक है। शैव वैष्णव साउथ में ज्यादा चलता है। अमंग द 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द डेक्कन वे आर जैन्स। बुद्धिस्ट सेटलमेंट जैसे कन्हेरी सोलापुर में हुआ था, अलग अलग रिलीजन में हारमनी थी। ये देखो राष्ट्रकूट, एक चीज तो है कि प्यार का राग अलापते थे राष्ट्रकूट। सतलोकी में एक कॉलेज था, मॉडर्न बीजापुर में है अभी, और डेक्कन और अरब में बहुत तगड़ा कॉमर्स होने लगा था, क्योंकि अरब धीरे धीरे बहुत तगड़ा एम्पायर बन चुका था। और 9:30 तक आप देखो ना कि इंडिया में अटैक वटैक हो रहा है, महमूद गजनी, कासिम वासिम का। अब देखते हैं हम कल्चरल कंट्रीब्यूशन इसका क्या हुआ। इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को पैटर्नाइज किया, थे कन्नड़ा लेकिन पैटर्नाइज किया संस्कृत को। राष्ट्रकूट बहुत बाद में है। त्रिविक्रमा रोड द नल चंपू, नल चंपू किसने लिखा है, त्रिविक्रम ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिविक्रम एक साउथ के मूवी डायरेक्टर भी है ना, तो उन्होंने नल चंपू लिख दिया क्या। एंड कवि रहस्य वाज कंपोज बाय हलयुद्धा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कवि रहस्य वाज कंपोज बाय हलयुद्धा, पूछ सकता है यूपीएससी में। लास्ट में ये सब कर दिया था इन्होंने, लास्ट में कृष्णा थ्री के टाइम पे। गुणभद्रा ने लिखा आदि पुराण, तो याद रख लो गुण आदि, गुण संधि होती है, अयादि संधि होता है, तो संधि का ही दोनों टाइप है। गुणभद्रा ने लिखा आदि पुराण, द लाइफ स्टोरीज ऑफ वेरियस जैन मॉन्क्स। फिर सकटयान, इन्होंने लिखा अमोघ वृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सकटयान का नाम तो कितनी बार सुन रखा है मैंने, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता ही है। सकटयान क्या क्या लिखा, अमोघ वृत्ति, है ना, सकटयान अमोघ वृत्ति। फिर वीराचार्य, वीराचार्य ही वॉज द ऑथर ऑफ गणित शास्त्रम, ठीक है। इनके नाम में वीर है, तो इससे पता चलता है कि जो मैथ अच्छा पढ़ता है वही एक वीर बालक होता है। अमोघ वर्षास कविराज मार्ग, तो पहला पहला पोएटिक वर्क है ही पूरे कन्नड़ा का पहला पोएटिक वर्क क्या है, अमोघ वर्षा, अमोघ वर्ष का कविराज मार्ग। अमोघ वर्ष किसके कवि थे, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों के कवि थे। कविराज मार्ग मैंने बताया था ना, रा। कन्नड़ा लिटरेचर विक्रमा सेन विजया बाई पंपा एंड शांति पुराना बाई पोमा। पंपा पूर्णा राणा ये तीनों कन्नड़ा के वो माने जाते हैं, मतलब त्रिरत्न टाइप के माने जाते हैं, ठीक है। विक्रमसेन विजय पंपा ने लिखा था, और शांति पुराण पोन्ना ने लिखा था, ठीक है भाई। हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस समय कैसा था, फिर उसके बाद हम चोलास के बारे में देख के खत्म कर देंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कैलाश टेम्पल, एक सेकंड रुक जाओ। कृष्णा वन कैलाश एलोरा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कृष्णा वन कैलाश एलोरा। आर्किटेक्चर में राष्ट्रकूट का सबसे बड़ा यही है कि एक मतलब मोनोलिथिक टेम्पल बना दिया कृष्णा वन ने। इसमें 4 पार्ट है, मेन श्राइन, एंट्रेंस गेटवे, इंटरमीडिएट श्राइन फॉर नंदी, नंदी के लिए श्राइन जरूर होता है क्योंकि शैवाइट थे ये, है ना। 25 फीट एक ऊंचा मतलब प्लिंथ है, इसका जो बेस रहता है। सेंट्रल फेस ऑफ प्लिंथ हैज फिगर्स ऑफ एलिफेंट एंड लायंस गिविंग द इंप्रेशन दैट द एंटायर स्ट्रक्चर रेस्ट ऑन देयर बैक, मतलब सेंट्रल में ऐसा लगता है कि ये हाथी के सूंड पे पूरा टिका हुआ है, ये हमारा हाथी हो गया, इसके सूंड पे पूरा मंदिर टिका हुआ है, ऐसा ये फील देता है। शिखर का 3 टायर है, एंड द टावर रिजेम्बलिंग द शिखर ऑफ द ममल्लापुरम रथास। उससे ही थोड़ा कॉपी किया था क्योंकि इन्हीं के तो पूर्वज थे, राजपूत के पूर्वज चालुक्य और पल्लव आपस में लड़ रहे थे। इट्स एन एंशियंट मार्वल, गॉडेस दुर्गा का स्कल्पचर दिखाया गया है एज स्लेइंग द बफेलो डेमन, महिषासुर को मारते हुए। इन अदर स्कल्पचर रावणा वाज मेकिंग अटेम्प्ट्स टू लिफ्ट माउंट कैलासा, द एबोर्ड ऑफ शिवा, शंकर जी के घर जाकर उनका कैलाश उठा रहा था ना रावण, तो ये वाला सारा देखने को मिला है। कौन सा, दुर्गा और रावण। दूरा, दूरा कहाँ मिलता है, दूरा मिलता है एलोरा में, दूरा मिलता है एलोरा में, ये याद रखना है। एंड रामायण का सीन भी वॉल पे डिपिक्टेड मिलता है। स्कल्पचर आर्ट ऑफ द राष्ट्रकूटास रीच्ड इट्स जेनिथ इन एलिफेंटा केव, राष्ट्रकूटा ने इतना ज्यादा स्कल्पचर तगड़ा बनाया कि एलिफेंटा
पोर्चुगीज ने इन्होंने श्रीपुरी ओरिजिनल नाम था, लेकिन एलिफेंटा केव्स किसने नाम रखा था? पोर्चुगीज ने नाम रखा था, क्योंकि हाथी वाथी का बहुत ज्यादा फोटो था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ दिस टेम्पल इज त्रिमूर्ति। तो एलिफेंटा के त्रिमूर्ति जो है वो किसने बनाया है? राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ इंपीरियल चोला के बारे में, जिसमें मैं आपको बता रहा था, ये वाला वो वाला अभी कहीं चला गया है, मतलब उसमें सही से हो नहीं पा रहा है वो वाले एप्लीकेशन जिसमें मैं खोलता था एज। तो एज ब्राउजर जो है वो थोड़ा धोखा दे चुका है, इसलिए मैं आपको दूसरे पीडीएफ रीडर में खोल के ये बता रहा हूँ। एनीवे, कैपिटल इनका कहाँ था? तंजौर कैपिटल था। ये इंपॉर्टेंट है, 9th सेंचुरी में ये 850 के अराउंड एक्टिव हो गया था चोला वाला। और इन्होंने अपना श्रीलंका, मलय पेनिनसुला बहुत ज्यादा, मतलब इन्होंने अपना इंपीरियलिस्ट एप्टीट्यूड के थे, इसलिए इनको इंपीरियल चोला बोलते हैं। इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य जो है वो साउथ और साउथ ईस्ट जो एशिया है वहां तक फैलाया था। इसका फाउंडर विजयालय था, 815 में इसने वो किया था। एक सेकंड, इसका फाउंडर कौन था? विजयालय था, 815 में इसने स्थापना किया था। आदित्य ने पल्लवा किंगडम को, मतलब मैंने बोला ना कि शुरू में कौन थे? चालुक्य और पल्लव आपस में लड़ रहे थे। इधर जो ईस्ट में था पल्लव बचा हुआ था, लेफ्ट साइड तो राजपूत था, ठीक है। आदित्य वन ने किसको हराया था? आदित्य पुट एन एंड टू पल्लवा किंगडम, ये इंपॉर्टेंट है। अपराजित को हरा के तोंडई मंडलम को मिला लिया था। परांतक बहुत टेम्पल, परांतक आतंक फैला दिया इसने, टेम्पल बहुत ज्यादा बनवाया इसने। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द विमाना फॉर फेमस नटराजा टेम्पल एट चिदम्बरम विद गोल्डन रूफ, ठीक है। तो ये देखते हैं अब राजराज चोल के बारे में देखते हैं। राजराज और राजेंद्र, यही दोनों चोल सबसे इंपॉर्टेंट है। राजराज वन, राजेंद्र वन। राजराज वन 985 से 1014, मतलब 1000 के 15 साल पहले, 1000 के 15 साल बाद, ये राजराज वन का काम है। इन्होंने श्रीलंका का इन्वेजन किया था और अपने बेटे राजेंद्र वन को बोला कि आप जाओ और नॉर्थ श्रीलंका वगैरह में शासन जो हो रहा है उसको देख रेख करो। तो नॉर्थ श्रीलंका तक को एनेक्स कर लिया था, पूरा श्रीलंका तो राजेंद्र वन ने एनेक्स किया है ना। तो इन्वेजन ऑफ श्रीलंका अगर बोले तो राजराज वन ने किया है। राजराजास लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट वाज अ नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द मालदीव आइलैंड विच वर कॉन्कर्ड। सोचो, मालदीव को भी इसने जीत लिया था, इतना ये खतरनाक था राजराज वन। सैविज्म का बहुत खतरनाक फॉलोअर था। इन्होंने राजराजेश्वर टेम्पल बनवाया था, और जिसको बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल 1010 एडी में बना था। इन्होंने नागापट्टिनम में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी बनाई थी, ये फेमस है सब, तो याद रखना है। राजेंद्र वन 1012 से 1044, ये भी लगभग 30 साल, और इनके पापा जी भी लगभग 30 साल तक शासन किए थे। ये जो राजेंद्र वन है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने महिंदा 5 को हराया और पूरा का पूरा होल ऑफ श्रीलंका इसने कवर किया था। होल ऑफ श्रीलंका, ये देखो, वॉज मेड पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। इन्होंने चोल की अथॉरिटी को चेर और पांड्य कंट्री, जितने भी बाकी सब लोग हैं, मतलब जो इधर थे चेर और पांड्य ऊपर लेफ्ट साइड, सबको बताया कि हमारी अथॉरिटी को स्वीकार करो। इसी ने, राजेंद्र वन ने, याद रखो, राजेंद्र वन ने गंगई कोंड चोलपुरम जो है वो शहर बनवाया। एंड इन्होंने राजेश्वरम टेम्पल भी बनवाया। इसी राजेंद्र नाम है तो राजेश्वर टेम्पल बनाएगा। इसने एक बहुत बड़ा टैंक भी, इरिगेशन टैंक भी बनवाया, जिसको चोल गंगम बोलते हैं, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी। हिज नेवल एक्सपेडिशन टू श्री विजय वाज क्वाइट सक्सेसफुल, जिसको हम लोग कदराम बोलते हैं। श्री विजय जाने के बाद इसने कदरम कोंडम वो रखा। श्री विजय उससे पहले इंडोनेशिया को बोलते थे, आई थिंक। Like his father, he was also a devout Seva and built a temple for that god and new capital at Gangai Konsulpuram. He made liberal endowments to his temple and Lord Nataraja temple at Chidambaram. ठीक है। He was tolerant towards Vaishnava and Buddhistic. और उसके बाद लास्ट में है राजेंद्र 3, ये लास्ट चोल किंग था। इसको किसने हरा दिया? ये सुंदर पांडे ने हरा दिया। वही चेर चोल पांडे का सब चलता रहता था, सुंदर पांडे ने इसको हरा दिया। कौन? राजेंद्र 3 को। He was the last Chola king. The Chol country was absorbed into Pandya Empire. ये याद रखो आप। देखो, संगम लिटरेचर भी पांडे से चालू होता है और खत्म भी पांडे पे ही होता है, साउथ वाला सारा, ये ध्यान रखना। चोल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे तगड़ा था, और यहाँ पे ऑटोनॉमस विलेज तो यूपीएससी में 10 बार पूछ चुका है। तो आप लोग अभी भी, इवन जीएस2 में भी आप आंसर लिखते हो ना, तो ये ऑटोनॉमस विलेजेस और चोल के काल से ही लिखते हो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था इंडिया में। एम्पायर को अलग अलग मंडल में बांटते थे। एक सेकंड, यहाँ पे इसको काटो। एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, और हर मंडलम को नाडूस, ठीक है, वलनाडु और नाडु। तो ये सबसे जो बड़ा हो गया वो है मंडलम, उसके बाद वलनाडु, तब जाके नाडु आता था। वलनाडु वाज अंडर पेरियंटार, नाडु अंडर नटार, ये सब नहीं पूछेगा इतना। टाउन वाज नगरम एंड इट वाज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल कॉल्ड नगरट्टर, ये भी नहीं पूछेगा इतना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हिलावत हाईलाइट नहीं करना है। दे अंडरटुक रॉयल टूर्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी कंप्राइजिंग वेरियस ऑफिशियल कॉल्ड द पेरुनंदम एंड सिरुनंदम। द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसको हम लोग बोलते थे पुरावुथानी कलम, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे लैंड को सर्वे, लैंड्स वेयर सर्वेड, ये इंपॉर्टेंट है। एंड रेवेन्यू के लिए क्लासिफाइड करते थे। भाई रेवेन्यू स्टेट में होगा ही लैंड सर्वे। रेसिडेंशियल पोर्शन ऑफ द विलेज वर कॉल्ड उरनट्टम, जहां पे लोग नाडु के अंदर जो लोग रहने वाली जगह है उर, उसको बोलते थे। उर मतलब सबसे अंदर, उर मतलब सबसे इनसाइड, है ना। ड्यूज लेवीज ऑन सेरेमोनियल ओकेजन लाइक मैरिज, शादी हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हार्ड टाइम
टैक्स में रिमिशन भी देखने को मिलता था, मतलब अच्छा राजा था ये सारा। मेंटेन द रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट, कैवेलरी, इन्फेंट्री, नेवी। नेवी तो इनका रहना ही चाहिए ना सबसे ज्यादा। रॉयल ट्रूप्स को हम लोग बोलते थे कई कोल्ला पेरुम पदई। पर्सनल ट्रूप जो कि राजा को बचाता था उसको वेल्लई करार बोलते थे। मैं वेल्लई करार मतलब एकदम गोल घेर लेता था, राजा को बचाता था। एंड आर्मी की ट्रेनिंग में अच्छा अटेंशन दिया जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे कटगम्स। आर्मी की ट्रेनिंग के लिए बनता था वो। बस 5 मिनट और ध्यान दे दो, सारा खत्म हो जाएगा। हर गांव को 30 वार्ड में बांटा जाता था, और हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर विलेज काउंसिल में जाके मेंबर बनता था, ठीक है। द कमिटी मेंबर्स जिसको हम लोग बोलते थे वेया पेरुमक्कल, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये 6 वारियम्स में बटे हुए होते थे। देखो, परांतक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिला है कि वहां पे ऑटोनॉमस विलेज होता था? तो परांतक वन का जो पीरियड है, परांतक वन, यहाँ से मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर दूंगा इसको, परांतक वन एंड उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से मिला है ये। उत्तर मेरूर को एक बार और हाईलाइट करने का मेरा मन कर रहा है। आई डोंट नो हाउ टू डू इट। चलो एक सेकंड, ये कर दो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से हो गया। अब आगे देखते हैं। कमिटी मेंबर्स वेर कॉल्ड, ये करते थे। क्वालिफिकेशन क्या था कि 1/4 लैंड होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। देखो, जमीन है, जमीन पे क्या होता है? घर होता है। घर पे लोग रहते हैं, 30 से 70 साल के बीच में एज होना चाहिए, एंड वेदों का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारा चीज जो है वो बोला गया था कि आपके पास रहेगा तभी आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। सारे का कलर बदल दो यार। नॉलेज ऑफ वेदा, ये इंपॉर्टेंट है यार, मतलब अनपढ़ लोग नहीं बन सकते थे राजा उस समय, ये इंपॉर्टेंट है। और 30 से 70 साल तो आप लोग ध्यान नहीं दो, जैसे अभी कैसे होता है कि मिनिमम 25 से 65 साल ऐसा करके कुछ होता है ना एज, हर चीज का, हर इंस्टीट्यूशन का। वैसे ही था उस समय। अब आगे हम देख रहे हैं कुछ नॉर्म्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन भी था उस समय, इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जैसे अगर 3 साल से ज्यादा कमेटी के मेंबर हो तो आप हट जाओगे। अगर आप अकाउंट नहीं सबमिट करते हो तो भी आप हट जाओगे। अभी भी है, एमपी एमएलए अगर अपना नहीं देता है इनकम सोर्स तो वो हट जाएगा। कोई किसी ने कमिट सिन कर दिया और सिन पाप कर दिया हो या फिर चुराया हो किसी का प्रॉपर्टी, सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सबको गिन गिन के डिस्क्वालीफाई किया जाता था इसमें। अब इनका सोशियो इकोनॉमिक लाइफ कैसा था? कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, ये पूछता है यूपीएससी में। कास्ट सिस्टम वाला पिछले साल ही पूछा था कि संगम काल में कैसा था, ये सब पूछा था। चोल रूल में 2 डिवीजन बताया गया था, वलनगाई और ईरनगाई। 2 ही कास्ट है बस, 4 कास्ट नहीं है। वुमेन का कंडीशन नहीं सही हुआ, प्रैक्टिस ऑफ सती बहुत प्रेवलेंट, सती प्रेवलेंट था। देवदासी सिस्टम ये इमर्ज हो गया था भाई, याद रखना। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फ्लोरिश हुआ था क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा व्यापार होता था। टेम्पल्स रिमेन द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मंदिर मंदिर में ही सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता था। रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन टैंक्स लेड टू एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। कांची में सिल्क वीविंग होती थी, बहुत फेमस है। एंड गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स बहुत ज्यादा निकाले गए थे। गोल्ड सिल्वर और कॉपर कॉइन्स, ये तो वैदिक काल से ही चालू हो गया था ये सब। एजुकेशन लिटरेचर में क्या हुआ? टेम्पल और मठ के अलावा बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आए, जैसे मंदिर मठ तो होते ही थे उस समय। डेवलपमेंट ऑफ तमिल लिटरेचर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तमिल लिटरेचर तगड़ा हुआ, जैसे सीवा काशी तमनी जो कि तिरुक्का देवार ने लिखा है, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा। रामायण कंपोज, कम रामायण बहुत फेमस है, मोदी जी ने कितनी बार नाम लिया है। एंड ये भी नहीं पूछेगा, सिक्कार वगैरह। फिर जयन कोंडा का ये नहीं पूछेगा। कुलोतुंग ने कलिंग वॉर लड़ा था, ये बस इतना जान लो। मुरुला इसने लिखा था, नवल वेंडा इसने लिखा था, ये सब नहीं उतना पूछेगा। द वर्क्स ऑन तमिल ग्रामर लाइक ये दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये बस इंपॉर्टेंट है। वीरा सोलियम बाई बुद्धमित्रा इसने लिखा था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो द्रविडियन स्टाइल डेवलप हुआ, मतलब डेवलप तो चालुक्यों के टाइम, पल्लवों के टाइम पे ही हो गया था, लेकिन पीक परफेक्शन जो पहुंचा अंडर द चोलास, हम ऐसा कह सकते हैं। चोलों के अंदर ये परफेक्शन पे पहुंचा था, ठीक है। परफेक्शन अंडर द चोलास टेम्पल मेकिंग। द चीफ फीचर ऑफ चोला टेम्पल इज अ विमाना। चोल टेम्पल का जो चीफ फीचर है वो क्या है? विमान। साउथ में विमान होता है और नॉर्थ वाले में शिखर होता है। द ब्रॉन्ज ऑफ द चोला पीरियड आर वर्ल्ड फेमस। द ब्रॉन्ज स्टैटूज ऑफ नटराजा और डांसिंग शिवा आर मास्टरपीसेस, ठीक है। अब ये हल्का सा ये दिखा रहा है कि इंडियन कल्चर कैसे एशियन कंट्रीज में फैला। सेंट्रल एशिया में कैसे फैला? सेंट्रल एशिया मतलब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह। तो सेंट्रल एशिया से ही फैला, मतलब इंडियन कल्चर तिब्बत चाइना में गया सेंट्रल एशिया के थ्रू। संस्कृत टेक्स्ट, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह हर जगह मिला है। इंडिया से चाइना में कैसे फैला? सी रूट से भी पहुंचा, और बुद्धिज्म चाइना में 1st सेंचुरी एडी में ही पहुंच गया था। अभी भी चाइना में बुद्धिज्म, जापान में बुद्धिज्म वगैरह तगड़ा होता है। इंडिया तिब्बत, तिब्बत में कैसे पहुंचा? तो 7th सेंचुरी में इन्फ्लुएंस हुआ बुद्धिस्ट किंग गाम्पो, इसने ल्हासा शहर फाउंड किया एंड ही इंट्रोड्यूस द बुद्धिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, गंपो ने लासा को बनाया था। एंड 11th सेंचुरी में पाल डायनेस्टी का भी अच्छा कॉन्टेक्ट था पाल का तिब्बत के साथ। फिर इंडस इंडिया श्रीलंका। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ने बहुत, दे हैड स्प्रेड नॉट ओनली रिलीजियस फेथ बट आल्सो कल्चरल ट्रेडिशन। श्रीलंका में तो बुद्धिस्ट मठ बहुत ज्यादा है, वहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशन वगैरह होता है। फेमस श्रीगिरिया की पेंटिंग, ये अजंता पेंटिंग पे बनाया गया था। श्रीगिरिया पेंटिंग ये श्रीलंका में है, ठीक है। श्रीगिरी उसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में। ये तो है, ये वाला जो हमने देखा ये अभी तक क्या था? नॉर्थ वाले में ना, इंडिया चाइना सेंट्रल एशिया।
अदर एशियन कंट्रीज में। साउथ ईस्ट एशिया में कैसे फैला, तो सबसे पहले कंबोडिया देख लो। कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे ये देखो अंकोर वाट टेम्पल द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है। इसको किसने बनाया, सूर्यवर्मन टू, जो कि वैष्णवाइट था, ये भी आपको याद रखना है। सेविज्म वैष्णविज्म बहुत सीधी प्रोग्रेस। कॉलोनियल कॉलोनाइज्ड बाय इंडियंस इन द फर्स्ट सेंचुरी। सोचो हम भी कॉलोनाइजर थे एक टाइम पे, इंपीरियल थे। अंग्रेज अपने आप को कॉलोनाइजर समझते थे, हमने खुद कॉलोनाइज किया था। चंपा चंपा द फर्स्ट इंडो डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश बाय श्री महाराज इन द सेकंड सेंचुरी। सेविज्म वैष्णविज्म वो किया। सुमात्रा जावा में क्या हुआ, ये सब जावा सुमात्रा क्या है, ये सारा इंडोनेशिया ही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम है कौन, श्री विजय का, जिसको शैलेंद्र वंश हम लोग बोलते हैं। शैलेंद्रा शैलेंद्रा एम्पायर, शैलेंद्रा वॉज रूलर्स, महायान बुद्धिस्ट है ये। शैलेंद्र किंग मारा विजयोत्तुंगम, इसने नागापट्टनी में एक मोनास्ट्री बनवाया था। ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इंडो जावा है बोरोबुदुर। बोरोबुदुर का भी टेम्पल बड़ा फेमस है, एकदम सीढ़ी तरह का इनका बना हुआ है। एंड बाली में भी इत्सिंग जो है वो बाली घूमते हुए गया था, 7th सेंचुरी में इसको रेफर करता है। इत्सिंग किसी भी हर्षवर्षा काल में नहीं आया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा चैप्टर एंशियंट, पूरा खत्म हुआ तमिलनाडु से। कैसा लगा आपको जरूर बताना कमेंट में, लाइक सब्सक्राइब करके रख दो ताकि आगे भी लेक्चर आते रहेंगे। वंस अगेन सबको ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स जो 28 मई को आने वाला है। एंड आई होप कि ऑल यू ऑल एंजॉयड दिस लेक्चर, है ना। ये पूरा नोट्स में अभी डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग इसको पढ़ लो और ध्यान से देख लो, है ना। पूरा का पूरा एंशियंट खत्म है, वो भी एकदम बहुत बड़े सोर्स तमिलनाडु हिस्ट्री से मैंने खत्म करवाया है टॉपर के नोट से। तो इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं होता हो सकता है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, अगर आपका अपना खुद का नहीं है तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।